लू फोंग एक ऐसी टाइम लूप में फंस चुका है जहां वो मजबूर है एक ही दिन को बार बार जीने के लिए। हर बार वो मॉन्स्टर से लड़ता है और सुबह होते ही सब कुछ रीसेट हो जाता है। ये सब तब शुरू हुआ जब दुनिया केओस में ढल गई। अचानक कहीं से शैडो रियल्म्स नाम के स्ट्रेंज गेट्स अपीयर होने लगे। इन गेट्स के साथ मॉन्स्टर्स तो आए ही, पर इनके अराइवल के साथ ह्यूमंस में सुपरनैचुरल पावर्स भी अवेकन होने लगी। जो लोग अवेकन हुए वो हंटर्स बन गए, एक तरह के वॉरियर्स जो अपनी जान दांव पर लगाकर इन रियल्म्स में मॉन्स्टर्स को खत्म करने जाते थे। इन्हीं में एक रूकी था लू फोंग, जो एक बार अपने सीनियर टीममेट्स के साथ ऑब्सिडियन रूइंस नाम के गेट में गया था। टीम का सबसे वीकेस्ट मेंबर होने की वजह से वो सिर्फ इसलिए जिंदा बचा क्योंकि उसके सीनियर्स ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बस वहीं से वो इस टाइम लूप में फंस गया। वो कुछ भी ट्राई कर लेता, हर सुबह उसे खींचकर वापस शुरुआत पर ले आती थी। और इस तरह कोशिश पे कोशिश करते हुए वो लड़ता रहा, डेस्परेट होकर अपने दोस्तों को बचाने की उम्मीद में। जो शुरुआत में एक हेल्पलेस स्ट्रगल थी, वो हजारों सालों की एंडलेस रेपिटेशन में बदल गई। काउंटलेस रीप्लेस के बाद लू फोंग ने सब कुछ मास्टर कर लिया। उसने हर वो रास्ता याद कर लिया जहां उसके कॉमरेड्स मारे गए थे। उसने फाइनल बॉस को अकेले हराना सीख लिया। हत्ता कि सदियों की रेपिटेशन ने उसे कुछ अब्सर्ड स्किल्स सीखने का भी मौका दिया, जैसे सर्जरीज करना, जेट्स पायलट करना, हैकिंग और बोर्ड गेम्स मास्टर करना। यू नेम इट, उसने वो सीख लिया। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। 3000 साल बाद भी वो उस कर्स्ड दिन से भाग नहीं पाया। हर जीत सुबह होते ही मिटा दी जाती थी। लेकिन एक पर्टिकुलर रन में लू फोंग पहले की तरह ही खेलता है, बॉस को हराता है और रीसेट होने का वेट करता है। पर इस बार रूइंस में जागने के बजाय वो अपने बेडरूम में आंखें खोलता है। 3000 सालों में पहली बार वो आजाद है। वो बाहर सड़क की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है कि आखिरकार वो वापस आ गया है। हमारा बॉय बेड पर बैठता है। उसके दिमाग पर काउंटलेस साइकिल्स का बोझ अभी भी भारी है। अपना स्टेटस पैनल ओपन करके वो डेटा चेक करता है और ऑब्सिडियन रूइन से निकलने के बाद अपनी प्रोग्रेस कंफर्म करता है। टेबल पर वो स्टील एग रखा है जो स्टील विंड कोलोसस ने ड्रॉप किया था। वो उसे उठाकर एग्जामिन करता है। इसे हैच करने की एग्जैक्ट कंडीशंस अभी भी क्लियर नहीं है। तभी दरवाजा खुलता है और लू याओ अपनी व्हील चेयर पर अंदर आती है। एक पल के लिए वो पैनिक करती है, फिर अपने भाई को देखकर फ्रीज हो जाती है। वो उसे डांटने लगती है कि वो बिना कॉल्स आंसर किए कहां गायब था और बताती है कि वो पुलिस के पास जाने ही वाली थी। लू फोंग उसे खींचकर गले लगा लेता है और कहता है कि वो वापस आ गया है। वो थोड़ा पीछे हटती है और पूछती है कि वो इतना क्लिंगी क्यों एक्ट कर रहा है जब वो सिर्फ एक दिन के लिए गायब था। वो जवाब देता है कि उसने उसे मिस किया, हालांकि अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि असल में कितना लंबा वक्त बीत चुका है। जब वो उसकी एब्सेंस के बारे में जोर देती है तो वो बहाना बनाता है कि वर्क पर इमरजेंसी थी, उसने एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कवर किए और उसका फोन डेड हो गया था। वो उससे गुस्सा न होने की रिक्वेस्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि सैलरी मिलते ही वो उसके लिए वो रिपेयर किट खरीद देगा जो उसे चाहिए थी। वो साई करती है और बात वहीं छोड़ देती है, ये कहते हुए कि वो डिनर बनाएगी। लू फोंग इमीडिएटली खाने की लिस्ट बताने लगता है, पर किचन से वो चिल्लाती है कि वो वही बनाएगी जो उसका मन करेगा। लू फोंग के थॉट्स उस कार एक्सीडेंट की तरफ चले जाते हैं जिसने उनके पेरेंट्स की जान ले ली और लू याओ के लेग्स इंजर कर दिए। उसने एक बार कहा था कि वो पेरेंट्स की जगह जिएगी और लू फोंग ने कसम खाई थी कि वो उसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करेगा। प्रेजेंट में हमारा प्रोटैगनिस्ट किचन में जाता है और अपनी बहन को बताता है कि काम करते वक्त उसने सर्जरी भी स्टडी की है और प्रॉमिस करता है कि एक दिन वो उसके लेग्स ऑपरेट करेगा। वो चिढ़कर बोलती है कि उसे प्रैक्टिस सब्जेक्ट की तरह ट्रीट न करे। टेलीविजन पर न्यूज आ रही है उन गेट्स के बारे में जो 5 साल पहले अपीयर हुए थे और कैसे उन्होंने दुनिया बदल दी। बहुत से लोग शैडो वर्ल्ड्स में खींच लिए गए जहां उन्हें सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ा। जो चुने गए वो अवेकनर्स बन गए जिन्हें ताकत और न्यू ऑक्यूपेशंस मिले, फिर भी अपनी किस्मत पर उनका कंट्रोल नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि अवेकनर्स यूजुअली अपनी मर्जी से एंटर करते हैं, तो कभी कभी वो फोर्स भी किए जाते हैं। लेजेंड्स का कहना है कि ये वर्ल्ड्स तभी गायब होंगे जब एक गॉड ग्रेट शैडो वर्ल्ड पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट में अलोल को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आर्क गिल्ड का लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर है। उसे प्रोटेक्टर ऑफ लाइट और जस्टिस की फिगर कहा जाता है जो सभी अवेकनर्स को आजाद करने की कसम खाता है। लू फोंग ये देखकर बिटरली रिएक्ट करता है, मन ही मन सोचता है कि कोई भी अलोल का असली नेचर नहीं जानता। दुनिया के लिए वो एक सेवियर है, पर रियलिटी में वो एक बार बुरी तरह इंजर हुआ था और सर्वाइव करने के लिए उसने एक साइकिल में हर अवेकनर को खा लिया था, सबको मार दिया इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। उसका असली मकसद दुनिया को डोमिनेट करना और गॉड का थ्रोन हासिल करना है। हमारा बॉय जानता है कि वो अभी उससे टक्कर नहीं ले सकता, इसलिए उसे अलोल से तब तक अवॉइड करना होगा जब तक वो स्ट्रांग नहीं हो जाता। उसके थॉट्स अपनी खुद की गिल्ड बनाने की तरफ मुड़ते हैं। वो लुओ, स्लाओ, बिंग और आन्या को याद करता है, पास्ट साइकिल्स के उसके साथी। शैडो वर्ल्ड में एक स्कॉलर के दिए फॉर्मूला को यूज करते हुए वो गिल्ड का नाम ब्रेकिंग डॉन रखने का फैसला करता है। अगला फोर्स्ड मिशन कैटास्ट्रोफी ग्रेट होने वाला है, इसलिए वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट करने का रेजोल्यूशन लेता है। उसकी बहन उसे डिनर के लिए बुलाती है और वो डेस्क से हट जाता है। उसके पीछे शेल्फ पर वो मैकेनिकल एग क्रैक होना शुरू हो जाता है। अवेकनर सर्विस सेंटर में अलोल का ब्रॉडकास्ट चल रहा है। बहुत से लोग आर्क ज्वाइन करने का सपना देखते हैं, ये सोचकर कि यही एक रास्ता है, जबकि कुछ लोग नई गिल्ड्स बनाने के आइडिया पर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ आर्क ही सेफ्टी और ग्लोरी की गारंटी दे सकती है। लू फोंग काउंटर पर खड़ा होता है और अपनी गिल्ड रजिस्टर करने को कहता है। उसका लेवल 9 स्टेटस देखकर लोग डिसबिलीफ में आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि फाउंडर्स यूजुअली टॉप अवेकनर्स होते हैं जो उसके लेवल से कहीं ऊपर है। क्लर्क उसे वार्न करती है कि एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए उसे ए क्लास वर्ल्ड का आइटम दिखाना होगा। चारों तरफ विस्पर्स फैलने लगती हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और उसके जैसा रुकी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा।
हमारा प्रोटैगनिस्ट काउंटर पर वो मैकेनिकल एग रख देता है, एक एस क्लास ट्रेजर। क्लर्क उसे एक्सेप्ट कर लेती है और रजिस्ट्रेशन शुरू करती है। साथ ही लू फोंग उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि इसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर करना होगा। हालांकि क्लर्क वार्न करती है कि अगर 36 आवर्स के अंदर 3 अवेकनर्स ने ज्वाइन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा और उसका डिपॉजिट डूब जाएगा। गिल्ड रजिस्ट्रेशन शुरू होती है और लू फोंग इसका नाम ब्रेकिंग डॉन रखता है और फिर लुआस, शिया, एना और बाकी लोगों को इन्विटेशंस भेजता है। उनके नाम सिस्टम में अपीयर होते हैं और वो कसम खाता है कि चाहे जो हो जाए वो उन्हें साथ लाएगा। मीनवाइल दूर लंदन केंडो सेंटर में उसका एक इन्विटेशन अपने रेसिपिएंट तक पहुंचता है। केंडो हॉल में शिया अपनी प्रैक्टिस खत्म करती है और फोन चेक करती है। वो लू फोंग के वर्ड्स याद करती है और उसे झूठा बोलती है। कहीं और अपनी ऑफिस में एना मीटिंग खत्म करती है और रिक्वेस्ट देखती है। वो नाम पहचान कर उसे बोरिंग बोलती है। एक कॉन्वॉय के दौरान जाओ हैन सोल्जर्स को वार्न करता है कि इक्विपमेंट ध्यान से हैंडल करें। उसका फोन बज होता है और वो भी इन्विटेशन रिजेक्ट कर देता है। सड़क पर हमारा बॉय रिजेक्शन पड़ता है और डिसाइड करता है कि उसे पहले बाकी 3 लोगों को सिक्योर करना होगा। कहीं और कुछ थग्स भागते हुए अपनी बॉस लेडी को बुला रहे हैं। शिया एक पहले से पिटे हुए आदमी के ऊपर खड़ी होती है, अपनी क्रू के लिए लॉयल्टी डिक्लेयर करती है और आउटसाइडर्स को उन्हें परेशान करने से मना करती है। वो आदमी उठता है और बुलेट्स फायर कर देता है, पर शिया उन्हें हवा में ही रोक लेती है एक कैजुअल कमांड के साथ। एक वेव के साथ वो उस बराज को रिवर्स कर देती है और बुलेट्स का स्टॉर्म वापस अटैकर्स पर भेज देती है। उसके बाद वो आदमी को दीवार में फेंक देती है और वाव करती है कि अगर उसके लोगों को फिर परेशान किया तो वो तबाही मचा देगी। वो हल्का सा मुस्कुरा रही होती है जब लू फोंग पीछे से बोलता है, उसे कांस्टेंट ट्रबल के लिए स्कोल्ड करते हुए। आंखें नैरो करते हुए वो पूछती है कि वो कौन है। वो सिंपली जवाब देता है कि वो उसे ब्रेकिंग डॉन ज्वाइन करने का इन्वाइट देने आया है। शिया मजाक उड़ाती है कि एक लेवल 9 रुकी गिल्ड बना रहा है और उसके आदमी हंसते हैं, ये कहते हुए कि उनकी बॉस को इनवाइट करने से पहले वो खुद को प्रूव करे। हीरो आगे बढ़ता है और एक स्ट्रेट फिस्ट स्ट्राइक करता है। ब्लास्ट पूरी एली को चीर देता है, एक सिंगल शॉकवेव में सब कुछ साइड में फेंक देता है। शिया की आंखें फटी रह जाती हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि रेपिटेशन और मास्टरी एक सिंपल स्ट्राइक को भी डेविस्टेटिंग बना सकती है। शिया जवाब में एक साइकिक बर्स्ट मारती है, डेब्री और बुलेट्स को एक वायलेंट वेव में फेंककर, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके बीच से निकल जाता है और इम्पॉसिबल स्पीड पर क्लोजिंग करता है। उसके पीछे रुककर वो कहता है कि वो बहुत स्लो है। शिया रिकवर करती है और अक्यूज करती है कि वो चीप ट्रिक्स से जीत रहा है, तो वो प्रपोज करता है एक फेयर मैच सिर्फ साइकिक पावर्स यूज करके। वो कैंस की रोज की तरफ इशारा करता है और शर्त लगाता है कि जो ज्यादा कैंस गिराएगा वो जीतेगा। वो मान जाती है। शिया अपना साइकिक बर्स्ट अनलीश करती है, कैंस को जमीन पर स्कैटर करते हुए। कामली लू फोंग अपनी आंखें बंद करता है, फिर खोलता है और साइकिक इंटरफेरेंस एक्टिवेट करता है। हर एक कैन गिर जाता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि सिंपल स्किल्स भी शाइन कर सकती हैं अगर उन्हें मास्टर किया जाए। इम्प्रेस होकर वो हार मान लेती है और वो टेक्निक सीखने की रिक्वेस्ट करती है। वो मान जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे साइकिक क्वीन बना देगा। जैसे ही वो मुड़ता है वो हाथ उठाकर फेयरवेल देता है और उसे ब्रेकिंग डॉन में वेलकम करता है। लू फोंग दरवाजा खोलता है और लू याओ को आवाज देता है, पर घर के अंदर डिनर पहले से ही टेबल पर सजा हुआ है। वो वहां रखा एक नोट देखता है और एक हल्की स्माइल उसके चेहरे पर आती है। जब वो अकेले खा रहा होता है उसका फोन बजता है और चेक करने पर उसे लिंग यू का मैसेज दिखता है। वो एक्सप्लेन करती है कि गिल्ड में उसका एक्सेप्टेंस सिर्फ उसका कर्ज उतारने के लिए है, क्योंकि उसने उसे बचाया था और ये सिर्फ टेम्पररी होगा। वो रिप्लाई करता है कि असैसिन का रास्ता उसके लिए सूटेबल नहीं है, पर वो उसे कट ऑफ करती है और वार्न करती है कि ट्रिवियल रीजंस के लिए कांटेक्ट ना करे और अपना डिवाइस साइड में रख देती है। हमारा बॉय उसके वर्ड्स को स्टडी करता है और साइलेंटली वाव करता है कि वो उसे डार्कनेस में नहीं रहने देगा। फिर वो गिल्ड स्टेटस चेक करता है, ये पाता है कि अब तक सिर्फ 2 मेंबर्स ने ज्वाइन किया है और वक्त कम है, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। वो डिसाइड करता है कि तीसरा कैंडिडेट कौन होगा। बारिश एक नैरो एली में गिर रही है जहां एक लड़का जमीन पर पड़ा है। कुछ आदमी उसके पास आते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए कि वो कभी पलट कर नहीं लड़ता, बावजूद इसके कि उसे कई बार लूटा गया है। वो उसे रास्कल बुलाते हैं और उसे बेच देने का सजेस्ट करते हैं। वो कांपता है और अपना सर कवर कर लेता है जब क्लासमेट्स द्वारा बुली किए जाने की पेनफुल मेमोरीज वापस आती हैं। उसके अंदर डार्कनेस हिलने लगती है और रेड एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर रिसने लगती है और फूट पड़ता है और शैडोज ट्विस्ट होकर एक मॉन्स्ट्रस फॉर्म ले लेती हैं। जबकि वो लड़का शीजुन खुद से भीख मांगता है कि कंट्रोल ना खोए। एक जाइंट बीस्ट का सिलुएट उठता है और पैनिक में बुलीज हमला करते हैं, पर बीस्ट उनमें से एक को इंस्टेंटली खा जाता है। सर्वाइवर्स लड़खड़ा कर पीछे हटते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। शैडो बीस्ट आजाद हो जाता है और केओस फैल जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वो बिल्डिंग्स को तोड़ता है, कंक्रीट को चीर देता है। शीजुन हेल्पलेसली फेंक दिया जाता है और अपना सर पकड़ लेता है, पर बीस्ट अपना रैम्पेज जारी रखता है। सिविलियंस चिल्लाते हैं कि नाइटमेयर फॉक्स कंट्रोल खो रहा है और एक लड़की पास खड़े आदमी से उसे रोकने की भीख मांगती है। वो सिर्फ अपना सर हिलाता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ एक रूकी है बिना किसी क्लास के, इस लेवल के डीमन बीस्ट के खिलाफ पावरलेस। अचानक एक तेज पियर्सिंग साउंड हवा को काटती है और क्रीचर की चमकती आंखें उस पर लॉक हो जाती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्ट्रीट लाइट के ऊपर फर्म खड़ा है जबकि नाइटमेयर फॉक्स उसके सामने लूमिंग कर रहा है। मॉन्स्टर लंच करता है पर हर स्ट्राइक मिस होती है क्योंकि उसके क्लॉज सिर्फ खाली हवा को काटते हैं, उसे छू भी नहीं पाते। देखने वाले हैरान हैं कि एक रूकी कैसे सर्वाइव कर रहा है जो सीजन फाइटर्स नहीं कर पाए। लू फोंग प्रैक्टिस प्रिसीजन के साथ मूव करता है, हर अटैक के बीच से निकलता हुआ। नाइटमेयर फॉक्स गुस्से में तड़पता है पर वो अनशेकन रहता है।
वो जानता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो इसकी ताकत और खतरनाक हो जाएगी, इसलिए वो आगे बढ़ता है और बीस्ट को अपने पीछे खींचता है। बीस्ट दहाड़ता है और चेस शुरू होती है। शीजुन चिल्लाता है कि वो भाग जाए, पर इसके बजाय रुकी उसे पकड़ लेता है और जोर से होल्ड करता है, जबकि नाइटमेयर फॉक्स उनके ऊपर मंडरा रहा होता है। वो शैडोज को डिस्पर्स होने का ऑर्डर देता है और डार्क एनर्जी वापस शीजुन की बॉडी में फ्लो कर जाती है। लड़का राहत की सांस लेता है, ये सोचते हुए कि बीस्ट उसे अभी भी पहचानता है, पर लू फोंग उसे करेक्ट करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि डीमन बीस्ट उससे अलग नहीं है, वो वही है। शीजुन शॉक में घूरता है जब ये रियलाइजेशन होता है कि मॉन्स्टर उसका ही हिस्सा है। मेमोरीज वापस आती हैं उसके शैडो वर्ल्ड में फर्स्ट एनकाउंटर की, जब लेवल 1 पर पावर उससे स्प्लिट हुई थी। गिल्ड फाउंडर एक्सप्लेन करता है कि जितना वो इसे सप्रेस करने की कोशिश करेगा वो उतना ही वायलेंट होता जाएगा। साइजुन कांपता है जब वो पूछता है कि क्या वो डीमन जिसने इतने लोगों को मारा वो सच में वही था, और लू फोंग जवाब देता है कि वो एक इरेगुलर अवेकनर है, रेयर और डेंजरस, और अगर वो कंट्रोल सीख नहीं पाया तो वो एक दिन पूरी सिटी डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी एक अच्छा बच्चा है, कोई ऐसा जो अलोल जैसे हीरोज को एडमायर करता है क्योंकि वो खुद एक हीरो बनना चाहता है। शीजुन एक्सप्लेनेशन मांगता है। हमारा बॉय उसे बताता है कि उन्होंने काउंटलेस पेरिल्स साथ में सर्वाइव किए हैं और वो उस पर एक बार फिर ट्रस्ट करता है। वो शीजुन को अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे कंट्रोल सिखाएगा, और शीजुन फाइनली उसे फॉलो करने के लिए मान जाता है। एक डी क्लास शैडो वर्ल्ड के गेट पर एक स्क्वाड तैयार हो रहा है, पर 2 मेंबर्स मिसिंग हैं, इसलिए लीडर रिक्रूट्स के लिए कॉल करता है। लू फोंग आगे बढ़ता है और ज्वाइन करने के लिए पूछता है, शिया के साथ पहुंचते हुए। लीडर उसे देखता है और उसकी स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कर लेता है, पर लेवल 9 रुकी को लेने के आइडिया पर स्कॉफ करता है और इमीडिएटली मना कर देता है। शिया तुरंत आगे आती है और डिक्लेयर करती है कि वो अपने बॉस के बिना एंटर नहीं करेगी। भीड़ में हलचल मच जाती है जब एक लेवल 24 साइकिक एक रुकी को अपना लीडर बुलाती है, और हालांकि रिलक्टेंट होते हुए वो फाइनली दोनों को ज्वाइन करने देते हैं। कुछ ही देर बाद पोर्टल ओपन होता है। लीडर स्क्वाड को रैली करता है और वो उस लड़के के बारे में पूछती है जिसे उनके साथ ट्रेन करना था। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो अभी भी रिमीडियल लेसन्स में बिजी है। वो साई करती है, अभी भी, जबकि रियल वर्ल्ड और डेंजरस होती जा रही है, वो अभी भी क्लास में अटका है। जैसे ही वो पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, वो पूछती है कि उसका बॉस अपनी गिल्ड के लिए 7 मेंबर्स इकट्ठा करने पर क्यों इंसिस्ट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जब कैटास्ट्रोफी ग्रेड मिशन आएगा तो सेम गिल्ड में होना गारंटी करेगा कि वो साथ में ट्रांसपोर्ट होंगे और तभी वो सबको प्रोटेक्ट कर सकता है। वो डाउट करती है कि लेवल 9 का कोई बंदा कभी उन सबको शील्ड कर पाएगा, पर हमारा बॉय सिंपली उसे कहता है कि वो जल्द ही देख लेगी। वो गेट के थ्रू स्टेप करते हैं और एक जमे हुए क्लिफ साइड पर पहुंचते हैं। ये डिग्रेडेड शैडो वर्ल्ड है जिसे ग्रेट टोन स्नोफील्ड के नाम से जाना जाता है। शिया ठंड के बारे में कंप्लेन करती है जबकि बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। लीडर पूछता है कि क्या कोई इस वर्ल्ड को जानता है, पर किसी ने इसे पहले नहीं देखा, तो वो स्टैंडर्ड प्लान फॉलो करते हैं। एलीट्स को हंट करना, मैजिक क्रिस्टल्स कलेक्ट करना, फाइनल बॉस को हराना और फिर एस्केप करना। जैसे ही वो अग्री करते हैं, एक औरत एक चमकती हुई ब्लू बटरफ्लाई की तरफ हाथ बढ़ाती है, और जिस पल वो उसे छूती है उसकी बॉडी जमने लगती है और वो डर के मारे चिल्लाती है। पेड़ों से ग्लोइंग बटरफ्लाइज का स्टॉर्म नीचे उतरता है, हर उस चीज को जमाते हुए जिस पर वो बैठती है। पैनिक फैल जाता है, लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, उनकी बॉडीज बर्फ में बदल रही हैं। लू फोंग रिट्रीट के लिए कॉल करता है, वार्न करते हुए कि ये स्पिरिट बटरफ्लाई बेसन है और यहाँ रुकना मौत है। दूसरे भागने के लिए दौड़ते हैं, जबकि सिर्फ वो और शिया वहीं रुकते हैं। कुछ लोग पीछे देखते हैं और बड़बड़ाते हैं कि रुकीज खत्म हो गए। वो उससे जाने की भीख मांगती है, पर वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि बटरफ्लाइज अवॉइड करने वाला थ्रेट नहीं बल्कि ट्रेनिंग का चांस है। वो कामली उसे लड़ने का ऑर्डर देता है और उसके कमांड पर वो रशिंग क्रीचर्स के खिलाफ साइकिक बर्स्ट अनलीश करती है। वो उसे बताता है कि इस ट्रेनिंग के लिए वो सिर्फ साइकिक बुलेट्स यूज कर सकती है और हर बुलेट को एक सिंगल बटरफ्लाई को हिट करना होगा। वो आर्ग्यू करती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि हर बुलेट एक के साइज की है और स्वॉर्म बहुत टाइटली पैक्ड है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे गलत साबित करता है, अपनी खुद की बुलेट्स को कंप्रेस करके और फ्लॉलेस प्रिसिजन के साथ फायर करके हर शॉट क्लीन हिट करता है। शिया एक्यूरेसी देखकर स्टन रह जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि बुलेट्स को चावल के दाने के साइज तक श्रिंक करने से उसका कंट्रोल शार्पन होगा और स्पीड, एंगल और स्ट्रेंथ सब कुछ हर शॉट के साथ केयरफुली कैलकुलेट करना होगा। वो चिढ़कर बोलती है कि ये उतना सिंपल नहीं है जितना वो बता रहा है। वो फिर उसका टास्क सेट करता है, 2000 बटरफ्लाइज को मारना, और हर एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल हिट उसके टोटल में ऐड होगा। वो इसे बकवास कहती है, पर वो स्ट्रेच करता है, कहता है वो थक गया है और सोने चला जाता है। शिया उसे जाते हुए देखती है और एंडलेस स्वॉर्म के सामने अकेली खड़ी होकर वो सोचती है कि क्या वो सच में इसे अकेले हैंडल कर पाएगी। शिया बटरफ्लाइज के स्टॉर्म के नीचे स्ट्रगल कर रही है, चिल्लाते हुए कि वो घर जाना चाहती है। हमारा बॉय उसे एक पोशन देता है और पीने को कहता है, तो वो पी लेती है। लिक्विड उसके अंदर फैलता है और उसे रियलाइज होता है कि बटरफ्लाइज अब उसकी बॉडी हीट के अराउंड स्वॉर्म नहीं कर रही हैं। वो पूछती है कि क्या ये इनविजिबिलिटी है, पर वो एक्सप्लेन करता है ये सिर्फ एक F क्लास हीट ब्लॉकर है जो ट्रेनिंग के दौरान उसकी प्रेजेंस छुपाने के लिए है। वो पूछती है कि क्या उसने ये तैयार किया था, ये जानते हुए कि वो ग्रे टोन स्नोफील्ड में आएंगे, और ऐड करती है कि शैडो गेट सिर्फ ग्रेड रिवील करते हैं, अंदर का वर्ल्ड नहीं। वो उसे ट्रेनिंग जारी रखने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट बड़बड़ाता है कि 3000 सालों की रेपिटेशन के बाद उसने शैडो वर्ल्ड्स के लगभग हर फॉर्मूला और सीक्रेट को याद कर लिया है। वो स्ट्रगल करती है और चिल्लाती है कि हजारों साल भी उसे केपेबल नहीं बना पाएंगे। उसे घूरते हुए शिया कर्स करती है, ये मानने को तैयार नहीं कि वो सच में 3000 साल जिया है।
कहीं और बॉडीज बिखरी पड़ी हैं और सर्वाइवर्स सोच रहे हैं कि डी क्लास वर्ल्ड में डेथ टोल इतना हाई क्यों है। उनका लीडर एक्सप्लेन करता है कि आइस एट्रीब्यूट क्रीचर्स से डील करना मुश्किल है। रेड मैंटिसेस का एक स्वॉर्म पेड़ों से फूट पड़ता है और वो सबको केयरफुल रहने को वार्न करता है। उनमें से एक ह्यूज दिखाई देता है जिसके साइड्स रेड ग्लो कर रहे हैं। ग्रुप लड़ता है पर होड़ खत्म नहीं होता और मैंटिसेस उन्हें चीर देते हैं। उनकी संख्या सर्वाइवर्स को ओवरवेल्म कर देती है। एक जायंट रेड मैंटिस नीचे गिरता है और आदमियों को काट देता है और लीडर की आंखें फटी रह जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक एलीट वॉइड रिपर है। शिया अपना स्ट्राइक खत्म करती है और चीयर करती है कि वो सक्सीड हो गई, पर जब वो शेयर करने के लिए मुड़ती है वो देखती है लू फोंग गायब है। वो बड़बड़ाती है कि उसके पास इस वर्ल्ड में एंटर करने का कोई और रीजन होगा। सर्वाइवर्स मैंटिसेस से घिरे खड़े हैं जबकि एक पिंक हेयर्ड गर्ल घबराहट में देख रही है जबकि लीडर लड़ता रहता है पर मॉन्स्टर उसे भी मार देता है। एक क्लॉ लड़के की तरफ नीचे झूलता है। वो अपना चेहरा शील्ड करती है और इससे पहले कि वो लैंड करे हमारा प्रोटैगनिस्ट बीच में आता है और एक स्लैश के साथ उसे मार देता है। स्वॉर्म उस पर टूट पड़ता है पर उसके स्ट्राइक्स उन्हें क्लीनली काट देते हैं। लड़की वाइड आइड घूरती है रियलाइज करते हुए कि ये वही रुकी है जिसे सबने डिसमिस कर दिया था। लू फोंग आगे बढ़ता है और एक और मैंटिस को सिंगल ब्लो में मार देता है। लड़की उसे थैंक करती है पर वो साइलेंस में मुड़ जाता है। मैंटिस का सर क्लिफ से नीचे गिरा देता है। वो उसे नीचे गहराई में गायब होते हुए देखता है जबकि लड़की उसके पीछे खड़ी है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है और शैडोज से एक हिस उठती है जैसे आइस से ढकी चट्टान के नीचे कुछ जाग रहा हो। एक स्नोफील्ड जायंट सेंटिपीड बाहर फूट पड़ता है और वो लड़की शॉक में घूरती है रियलाइज करते हुए कि उसने फाइनल बॉस को बाहर खींच लिया है। हमारा बॉय आगे बढ़ता है और स्टेट करता है कि वहां दो हैं। जैसे ही जमीन फटती है और एक और बड़ा सेंटिपीड निकलता है। लू फोंग रिट्रीट के लिए चिल्लाता है जैसे ही स्नोफील्ड जायंट सेंटिपीड क्लिफ को तोड़ता हुआ बाहर आता है। जमीन और चौड़ी हो जाती है जब दूसरा सेंटिपीड उसके बगल में उठता है। दोनों जोर से हिस कर रहे हैं। पिंक हेयर्ड गर्ल पूछती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमारा बॉय उन टावरिंग क्रीचर्स की तरफ देखता है और उसे बताता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो उसे भागना चाहिए। वो वापस चिल्लाती है, उससे भीख मांगती है कि वो कुछ रेकलेस ना करे। सेंटिपीड का चेहरा पास आता है। आइस उसकी बॉडी पर फैल जाती है और शार्प स्पाइक्स फॉर्म होने लगते हैं जब वो दहाड़ता है। स्नो उनके चारों तरफ ब्लास्ट होती है जब वो स्विंग करता है। उसकी ब्लेड आइस शार्ड्स के तूफान को चीरते हुए निकलती है। मॉन्स्टर तड़पता है। जैगेड स्पाइक्स नीचे क्रैश होते हैं पर वो हर स्ट्राइक से बच निकलता है। वो शार्प काउंटर करता है। अपनी सोर्ड उसकी आर्मर्ड हाइड में गाड़ देता है जिससे शार्ड्स बाहर एक्सप्लोड होते हैं और 20 दर्द में पीछे हटता है। अपना पैर जमाते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे डैश करता है। जैसे ही सेंटिपीड लंच करता है फैंग्स की रोज स्नैप करती हैं पर वो सीधा उसके रास्ते में घुस जाता है और उसके स्केल्स को ऊपर की तरफ काट देता है। क्लिफ साइड से पिंक हेड गर्ल डिसबिलीफ में बड़बड़ाती है, ये सोचते हुए कि क्या इस रुकी का दिमाग खराब हो गया है, जबकि वो एक और स्ट्राइक के लिए अपनी सोर्ड उठाए हुए आगे बढ़ता है। वो अपनी ब्लेड जोर से नीचे मारता है। क्रीचर के आर्मर्ड हेड पर एनर्जी बर्स्ट होती है और उसकी बॉडी स्नो में तड़पने लगती है। उसके कैरेपिस पर लटकते हुए बॉय गहराई तक काट देता है। स्पार्क्स बिखर जाते हैं जब तक मॉन्स्टर जोर से जमीन पर क्रैश नहीं हो जाता। दोनों सेंटिपीड्स एक साथ नीचे गिरते हैं। लड़की के पैरों के नीचे धरती हिल जाती है और वो फिर से डिसबिलीफ में बड़बड़ाती है, उसे पागल बुलाते हुए। बीस्ट हिस करता है। उसकी मैसिव बॉडी गिरते हुए स्नो के बीच ट्विस्ट हो रही है। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी पीठ पर लटकता है वो दहाड़ता है और अपनी ब्लेड ब्रूटल फोर्स के साथ नीचे गाड़ देता है, उसकी आर्मर्ड स्पाइन पर एनर्जी की एक लाल लाइन खींचता हुआ। मॉन्स्टर वायलेंटली तड़पता है जबकि वो स्ट्राइक उसकी पूरी लंबाई को चीर देती है जब तक कि वो फाइनली एक थंडरस इंपैक्ट के साथ अबिस में क्रैश नहीं हो जाता। रेकेज से एक चमकती हुई स्वॉर्ड उठती है, स्वॉर्ड ऑफ फ्रॉस्टेड। सिस्टम इसे बी क्लास आइटम डिक्लेयर करता है जो फ्री स्किल ग्रांट करती है जो दुश्मनों को स्लो या इमोबिलाइज कर सकती है। लू फोंग बॉडी पर खड़ा होता है। एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो अनाउंस करती है कि ग्रेटोन स्नोफील्ड का फाइनल बॉस मारा जा चुका है और एक और मैसेज फॉलो करता है कि सभी अवेकनर्स 1 मिनट में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। पिंक हेयर्ड गर्ल शॉक में चिल्लाती है कि रुकी ने सच में ये कर दिखाया। कहीं और शिया ग्रोन करती है कि उसे अभी भी 15 एनिमीज हराने हैं। पोर्टल खुलता है और हमारा बॉय उन 2 लड़कियों के साथ बाहर निकलता है। ऑनलुकर्स सरप्राइज में रिएक्ट करते हैं कि सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं, जबकि शिया बड़बड़ाती है कि वो अपना टेस्ट खत्म करने ही वाली थी। वो उसे बताता है कि वो क्वालिफाइड है और अगले शैडो वर्ल्ड में और स्ट्रांग बन जाएगी। वो पूछती है कि क्या वो तुरंत दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं, पर वो ना कहता है और उसे 2 दिन रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि उसे कुछ और करना है। एक दूसरी जगह एक आदमी एना से बहस करता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने दशकों तक ओल्ड प्रेसिडेंट के नीचे काम किया है और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फेल होने पर उसे निकालना लेट प्रेसिडेंट की रेपुटेशन पर दाग लगाएगा। वो उसकी प्लीडिंग सुनती है और फिर कोल्डली बात काट देती है। उस पर इल्जाम लगाती है कि वो कंपनी की रेपुटेशन बीच में लाकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है। वो मना करता है पर वो उसके पास्ट गेन्स की लिस्ट बनाती है और वार्न करती है कि वो सब कुछ पुलिस के हवाले कर सकती है। वो पैनिक करता है और लेट प्रेसिडेंट के नाम पर रहम की भीख मांगता है। वो मान जाती है पर शर्त रखती है कि वो सारा एम्बेजल्ड पैसा वापस करेगा, अपनी प्रॉपर्टी और शेयर्स बेच देगा और मरते दम तक एम्प्लॉय फैमिलीज के नर्सिंग होम में रहेगा। वो मान जाता है और चला जाता है। बाद में सेक्रेटरी उसे बताती है कि उन्होंने एक आदमी को वापस भेज दिया जो उसका कंपेनियन होने का दावा कर रहा था और पुलिस रिपोर्ट फाइल करने का सजेस्ट करती है। वो इसे डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि वो बस एक हार्मलेस वियर्डो है और स्टाफ को काम करने के लिए बोलती है। उसके बाद एना खिड़की के पास चाय पीती है जहां से पूरा शहर दिखता है। सड़क पर नीचे लू फोंग एक ग्रिन के साथ ऊपर वेव करता है और आवाज देता है। वो रुकती है, फिर अपने फोन को देखती है जैसे ही एक मैसेज आता है। वो टीज करता है कि वो उसे विंडो से देख रही है।
वो कोल्डली रिप्लाई करती है कि वो सिर्फ किसी को हरास करते हुए ऑब्जर्व कर रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट और आगे बढ़ता है, उसके कपड़ों का कलर गैस करते हुए। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वो उसे बास्टर्ड बोलकर ब्लॉक कर देती है। बॉय अपने मैसेजेस स्क्रॉल करता है। लिंग यू का ऑटो रिप्लाई कहता है कि वो मिशन पर है। एक और मैसेज उससे होमवर्क हेल्प मांगता है। वो बड़बड़ाता है कि लिंग यू यूरोप में है, ताओ जापान में है, जाओ का पता नहीं है और एना उससे मिलने से मना कर रही है। वो कैटास्ट्रोफी आने में बचे हुए 10 दिन गिनता है और सोचता है कि वो कैसे इन चारों को गिल्ड में साथ लाएगा ताकि उनका सर्वाइवल गारंटी हो सके, या फिर क्या अब अनकन्वेंशनल मेथड्स कंसिडर करने का वक्त आ गया है। रात में एक ग्रुप एक साइलेंट एम्प्टी रोड पर चलता है। लिंग यू लुफोंग को बताती है कि वो सिर्फ नाम के लिए गिल्ड मेंबर रहेगी और किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। वो जवाब देता है कि उसने डार्क वेब पर उसके लिए एक ए क्लास मिशन इशू कर दिया है जो स्पेसिफिकली असैसिन रूल्स के तहत उसे बाइंड करने के लिए लिखा गया है, इसलिए उसके पास आने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वो पूछती है कि उसने इतनी रात को क्यों बुलाया और वो जवाब देता है कि ये ट्रेनिंग के लिए है और उन्हें आगे ले जाता है। वो फाइनली रुकता है और अनाउंस करता है कि वो पहुंच गए हैं और उनके सामने पहाड़ों में बना एक मैसिव मिलिट्री बेस खड़ा है। शिया और शीजुन शॉक में घूरते हैं फैसिलिटी को पहचानते हुए। शिया पूछती है कि सिर्फ 3 लोग क्यों हैं जब उसने 7 कंपेनियंस की बात की थी, और हमारा प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि बाकी लोग देर सवेर ज्वाइन करेंगे। गेट्स पर शीजुन अनइजली खाली जगह को देखता है और पूछता है कि वहां कोई क्यों नहीं है। लुफोंग एक्सप्लेन करता है कि वो पहले ही बेस का नेटवर्क इन्वेड कर चुका है। वो उन्हें बताता है कि जब तक उसका हैक खत्म हुआ, सिस्टम ने खुद ही 15 डेज की इमरजेंसी मेंटेनेंस डिक्लेयर कर दी और इवैक्यूएशन का ऑर्डर दे दिया। शिया उसकी स्किल पर चीयर करती है, उसे अमेजिंग हैकर बुलाते हुए। हमारा बॉय एक्सप्लेन करता है कि उसके पास बहुत वक्त था और टाइम पास करने के लिए उसने हर तरह की रैंडम स्किल सीख ली थी। गेट पर वो अपना हाथ स्कैनर पर रखता है। सिस्टम उसे हाईएस्ट अथॉरिटी ऑथेंटिकेट करता है और वॉइस उन्हें N805 मिलिट्री बेस में वेलकम करती है। अंदर वो लिफ्ट से नीचे S65 एरोस्पेस वर्चुअल ट्रेनिंग रूम में जाते हैं। शीजन चारों तरफ देखते हुए पूछता है कि वो कहाँ है और हमारा बॉय उन्हें बताता है कि ये वो जगह है जहाँ एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन किए जाते हैं। वो क्लैरिफाई करता है कि उसका इरादा सिर्फ एस्ट्रोनॉट इक्विपमेंट को उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। लिंग यू आइडिया को डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग का उसके लिए कोई मतलब नहीं है और वो अपनी एनर्जी इस पर वेस्ट नहीं करेगी। पर मशीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। टाइमर्स 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स फ्लैश करते हैं। लिंग यू सिमुलेटर में बंधी हुई बैठी है, इंसिस्ट करते हुए कि वो दोबारा ट्राई करेगी और इस बार सर्वाइव करेगी। जबकि वो उसे याद दिलाता है कि उसका सिमुलेटेड एयरक्राफ्ट पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो सवाल करती है कि वो फिक्स टेम्पलेट्स को कैसे बदल सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हालांकि टेम्पलेट सेट है, वो प्रोग्रामिंग के जरिए डिटेल्स मॉडिफाई कर देता है। सस्पिशियस होकर वो डिमांड करती है कि वो सच में कौन है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि टॉप हैकर्स भी ये नहीं कर सकते। वो जवाब देता है कि उसने टाइम पास करने के लिए स्पेसक्राफ्ट डिजाइन और कॉस्मिक इकोलॉजी स्टडी की थी। शिया कहती है कि ये एक्साइटिंग लग रहा है, पर वो उसे याद दिलाता है कि वो यहाँ गेम्स खेलने नहीं आई है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने उसकी मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेन करने के लिए न्यूरल प्लॉटिंग ऑप्शन चूज किया है। वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि शीजन दूसरे पॉड के अंदर स्ट्रगल कर रहा है। जोर से हाँफते हुए शिया उसकी वीकनेस पॉइंट आउट करती है और मोड्स एक्सप्लेन करती है, जबकि उनका लीडर आगे एक्सप्लेन करता है कि सर्वाइवल मोड मीटियोराइट्स और स्टॉर्म्स डॉज करके मेंटल रेजिलियंस ट्रेन करता है, जो साइकिक यूजर्स के लिए यूजफुल है, जबकि असॉल्ट मोड कंसंट्रेशन बिल्ड करने के लिए टारगेट्स डिस्ट्रॉय करने पर फोकस करता है, जो स्नाइपर्स को सूट करता है। दोनों प्रोग्राम सेट होने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट दरवाजे बंद करने का ऑर्डर देता है और ट्रेनिंग कंटिन्यू करने को कहता है। वो कंसोल पर अपना हाथ स्टडी करता है, रेडीनेस अनाउंस करता है और टेक ऑफ का ऑर्डर देता है। सिमुलेटर स्टार्ट होते हैं। स्क्रीन्स पर एक्सप्लोजन्स फ्लैश होते हैं जैसे ही शिया कंट्रोल्स के साथ स्ट्रगल करती है। लिंग यू इधर उधर फेंकती है और शीजुन अपने दांत पीसता है क्योंकि वो मुश्किल से होल्ड कर पा रहा है। उनका बॉस उन्हें फोकस करने को इंस्ट्रक्ट करता है और एक्सप्लेन करता है कि मिक्स्ड मोड मेंटल रेजिलियंस, कंसंट्रेशन और इमोशनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करता है, और वो शीजुन को ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने की याद दिलाता है। डिस्प्लेस पर वक्त कम होता जा रहा है। 30 मिनट्स 26 नीचे गिनते हुए, जबकि ग्रुप इंड्योर करने के लिए लड़ता है। एग्जॉस्टेड होकर वो पीछे गिर जाते हैं, उल्टी और भारी थकान एडमिट करते हैं, पर हमारा बॉय उन्हें उठने और कंटिन्यू करने का ऑर्डर देता है। वो एडमिट करते हैं कि वो रिलेंटलेस है, पर वो सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि आने वाले कैटास्ट्रोफी ग्रेट शैडो वर्ल्ड के कंपैरिजन में वो बहुत मर्सीफुल है। एक हफ्ते बाद S17 मेडिकल रूम के अंदर ग्रुप रिकवरी लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, जबकि लिंग यू बाहर आती है और अपनी यूनिफॉर्म एडजस्ट करती है। तभी लुफोंग एंटर करता है, उसे बताते हुए कि क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी एबिलिटी है, अब उसकी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स टेस्ट करने का वक्त है। वो S35 एरोस्पेस वर्चुअल बैटलफील्ड में जाती है। ऊपर कंट्रोल रूम से हमारा प्रोटैगनिस्ट सिग्नल देता है और सिस्टम अनाउंस करता है कि एग्जामिनेशन शुरू हो गया है। एक गेट फूट कर खुलता है और मैकेनिकल बीस्ट्स का होड उसकी तरफ चार्ज करता है। उनकी ग्लोइंग आइज उसकी पोजीशन पर लॉक हैं। लिंग यू अपनी आंखें नैरो करती है जैसे ही वो उनकी अप्रोच सेंस करती है, फिर अपने वेपन स्पिन करती है और बुलेट्स की धार फायर करती है जो पहली वेव को चीर देती है। अरीना में एक्सप्लोजन्स की लहर दौड़ जाती है जैसे ही वो और दुश्मनों को पास आने के लिए बुलाती है। मशीन्स जवाब में रोर करती हैं और अचानक डबल स्पीड मोड में शिफ्ट हो जाती हैं। वो अपना स्टांस संभालती है। स्वॉर्म से भिड़ते हुए वो एक बीस्ट को किक मारकर साइड करती है और हवा में फ्लिप करते हुए शूटिंग जारी रखती है, आग बरसाते हुए। वो नोट करती है कि उनकी स्पीड डबल हो गई है। ऊपर से हमारा बॉय उसकी तारीफ करता है, पर रिमार्क करता है कि उसे अभी भी उसका हार्ट रेट एडजस्ट करने की जरूरत है। S26 ग्रेविटी रूम के अंदर शिया आसानी से फ्लोटिंग स्फीयर्स के बीच हॉप करती है, हंसते हुए कि उसे वेटलेसनेस की आदत हो गई है और इसे आसान बोलती है।
वो अपने हाथ फैलाती है और अपना साइकिक बैरियर एक्टिवेट करती है जैसे ही और स्फीयर्स अंदर आते हैं चिल्लाते हुए कि ब्रिंग इट ऑन। जबकि हीरो कंट्रोल रूम से देख रहा है, वो नोट करता है कि 6 स्फीयर्स बहुत आसान है। शिया के प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए वो चैलेंज को 6 से 40 स्फीयर्स तक बढ़ा देता है। एक पल में डजन्स ऑफ स्फीयर्स चेंबर में फ्लड हो जाते हैं उसके बैरियर से टकराते हुए, जबकि वो उन्हें रोकने के लिए स्ट्रगल करती है। वो उसे कहता है कि अपनी सारी ताकत अपने सर के ऊपर गैदर करे और एक बर्स्ट में रिलीज करे। चिल्लाते हुए जैसे ही मैसिव स्फीयर्स उसके बैरियर पर हैमर करते हैं, शिया अपनी पूरी ताकत लगाती है जब तक कि उसकी साइकिक पावर फ्लेयर होकर बाहर की तरफ सर्ज नहीं करती। वो फोर्स हर स्फीयर को अपनी जगह रोक देती है और टेस्ट उसकी सक्सेस रिकॉर्ड करता है। जोर से हाँफते हुए वो ग्रिन करती है, बोस्ट करते हुए कि वो जीनियस है। ऊपर से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो सच में साइकिक क्वीन का टाइटल अर्न करती है और पहले से ही टीम के एसेस में से एक है। मीनवाइल S73 ऑब्स्टिकल कोर्स में एक्सप्लोजन्स चेंबर में गूंज रहे हैं जैसे ही शी-जून की पावर का जायंट फॉक्स फॉर्म उसके ट्रायल में रैम्पेज कर रहा है। वो कॉशियसली मूव करता है खुद को इंस्ट्रक्शंस बड़बड़ाते हुए, पर शैडो बीस्ट अचानक रेकलेसली लंच करता है और उसे पैनिक करके रिट्रीट के लिए चिल्लाने पर मजबूर करता है। प्लेटफॉर्म्स चेन रिएक्शंस में एक्सप्लोड होते हैं जब ट्रेनिंग कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जब तक कि फॉक्स जोर से क्रैश होकर गायब नहीं हो जाता। एग्जॉस्टेड शी-जून अपने घुटनों पर गिर जाता है। हमारा बॉय आगे बढ़ता है और उसे याद दिलाता है कि उसने इंप्रूव किया है। कंट्रोल पूरे 3 मिनट चला। शी-जून इंसिस्ट करता है कि 3 मिनट बहुत कम है, इतने कम वक्त में सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। हीरो जवाब देता है कि कंट्रोल के 3 सेकंड्स भी बैटल डिसाइड करने के लिए काफी हो सकते हैं अगर पावर खुद डेवास्टेटिंग हो। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और डिक्लेयर करता है कि साई-जून ने भी अपना टेस्ट पास कर लिया है। फोर्ट्रेस के बाहर लू फॉन्ग सबको इकट्ठा करता है और अनाउंस करता है कि ट्रेनिंग ऑफिशियली खत्म हो गई है। फिर उन्हें रेस्ट करने को बोलता है। शिया ईगरली स्ट्रेच करती है, कहती है कि वो रियल लोगों से लड़ना चाहती है, जबकि लिंग यू और शी-जून उनके इंतजार कर रहे होमवर्क के ख्याल से ग्रोन करते हैं। आगे देखते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट अगले 3 दिन कैटास्ट्रोफी ग्रेट शैडो वर्ल्ड शुरू होने से पहले और स्ट्रांग बनने के लिए यूज करने का प्लान करता है। लू फॉन्ग बेड पर सो रहा होता है जब उसका फोन बजता है और वो लेजली आंसर करता है, सिर्फ अपनी बहन से डांट खाने के लिए जो कल उसने जो किया उस पर फ्यूरियस है। वो चिल्लाती है कि वो उसे दोबारा कभी अपनी शिफ्ट्स कवर नहीं करने देगी। पूछती है कि उसने सबके काम में दखल क्यों दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस हंसकर टाल देता है, ये कहते हुए कि उसके पास करने को कुछ बेहतर नहीं था। वो गुस्से में उसे बास्टर्ड बोलती है और कॉल काटने से पहले वार्न करती है कि वो दोबारा उसकी वर्क प्लेस पर न दिखे। साई करते हुए वो बड़बड़ाता है कि उसकी बहन कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। बॉय बेड पर स्ट्रेच करता है जैसे ही एक और नोटिफिकेशन आता है। टाओ का मैसेज उसे उनके होमवर्क डील की याद दिलाता है और वो पहले मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे शैडो वर्ल्ड्स में लेवल अप करना है। वो जोर देती है, उसे उनके एग्रीमेंट की याद दिलाती है, तो वो फाइनली मान जाता है। उसे साथ आने को कहता है ताकि दोनों टास्क कंबाइन कर सके। 48 आवर्स बचे हैं। वो लेवल अप करने का फैसला करता है। उस रात ओल्ड अबैंडन टाउन नाम के सी ग्रेड शैडो वर्ल्ड के एंट्रेंस पर वो ताओ के साथ चलता है। लू फॉन्ग उसे कहता है कि वो क्यूरियस नहीं है क्योंकि वो पहले से ही एक रेयर शैडो वर्ल्ड की लोकेशन जानता है जो उसके घर के पास है, पर वो इसे डिसमिस करती है, सिर्फ अपने होमवर्क की परवाह करते हुए। अचानक फिगर्स का एक ग्रुप अप्रोच करता है जैसे ही वेयरवुल्फ हाउल्स उठती हैं, बीस्ट्स में ट्रांसफॉर्म होकर दहाड़ते हुए। ताओ डर के मारे हाफती है, रियलाइज करते हुए कि वो किसके खिलाफ है। और जब एक आगे चार्ज करता है, हमारा बॉय कामली अपनी फ्रीज स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी पर स्लैश करता है। वो उसे सपोर्ट के लिए कॉल करता है, 2 बफ्स डिमांड करते हुए सिल्वर एट्रीब्यूट अटैक बूस्ट और होली ब्लेसिंग, और वो मान जाती है। वो हिचकिचाती है, पूछती है कि क्या वो अकेले हैंडल कर सकता है, पर वो ग्रिन करता है और कहता है ये तो पीस ऑफ केक है। एजिलिटी एनहांस होने के साथ वो प्रिसाइज स्ट्राइक्स के साथ वुल्व्स को काट देता है। ताओ रियलाइज करती है कि उसकी अटैक स्ट्रेंथ और लेवलिंग स्पीड उसके बफ्स के साथ स्काई रॉकेट हो गई है और हर किल उसे यूजुअल से 5 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस दे रहा है। फ्यूरियस होकर वो उस पर झूठ बोलने और सिर्फ एक्सपी फार्म करने के लिए शैडो वर्ल्ड में खींच लाने का इल्जाम लगाती है, पर वो डिसीव करने से इनकार करता है। दावा करता है कि उसका इरादा उसके होमवर्क में हेल्प करने का भी था और कहता है कि वो अब पूछ सकती है। वो एक सवाल उस पर फेंकती है, एक्सप्लेनेशन डिमांड करते हुए, पर वो उसे खुद सॉल्व करने को कहता है। फ्रस्ट्रेटेड ताओ उसे फिर से झूठा बोलती है, पर फिर भी एक्सेलरेशन बफ्स प्रोवाइड करती है जब वो मांगता है। उसकी बॉडी एनहांस्ड होली पावर से ग्लो करने लगती है। एरिया क्लियर करने के बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लिफ के किनारे रुकता है जहां से नीचे रोब्ड फिगर्स का गैदरिंग दिखता है। वो उसे बताता है कि वो पहुंच गए हैं और एक्सप्लेन करता है कि नीचे स्केलेटन मेजेस वेयरवुल्फ से ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं जिससे वो तेजी से लेवल अप कर पाएगा। वो उसका गोल पूछती है और वो जवाब देता है, लेवल 21। शॉक्ड होकर वो उसे वार्न करती है कि जितना ऊपर वो जाएगा उतना ज्यादा वक्त लगेगा। पूछती है कि क्या वो 1 हफ्ता रुकने का प्लान कर रहा है। वो रिप्लाई करता है उसके पास सिर्फ 24 आवर्स हैं। वो इसे इम्पॉसिबल कहती है और इंसिस्ट करती है कि कोई इतनी जल्दी लेवल अप नहीं करता, ये कहते हुए कि कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उसकी डिसबिलीफ को इग्नोर करते हुए वो 3 बफ्स रिक्वेस्ट करता है, होली ब्लेसिंग, लाइट एट्रीब्यूट अटैक और लाइटनिंग स्पीड। टाओ फ्राउन करती है, रियलाइज करते हुए कि वो उसके होमवर्क के बारे में भूल गया है, और कंप्लेन करती है कि लंबे समय तक कोशिश करने के बावजूद वो सॉल्व नहीं कर पाई, उससे मदद मांगते हुए। लू फॉन्ग तुरंत आंसर करने का प्रॉमिस करता है और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए क्लिफ से छलांग लगा देता है। वो स्केलेटन मेजेस के बीच लैंड करता है और जैसे ही उनका मैजिक चार्ज होता है उसकी ब्लेड इनकमिंग स्पेल्स को चीरते हुए बिखेर देती है। वो एक को काट देता है और वाइड स्विंग करता है, मल्टीपल एनिमीज को काटते हुए। स्केलेटन्स वायलेट मैजिक की वेव्स के साथ काउंटर करते हैं, पर वो अंदर घुसता है, फिर स्ट्राइक करता है और उनकी फॉर्मेशन को चीर देता है।
वो बैटलफील्ड के बीच से डैश करता है। एनर्जी के आर्क्स स्केलेटन मेजेस को काटते हुए निकलते हैं, फिर वो ऊंचा लीप लेता है और एक क्लीन स्ट्राइक में नीचे आता है जो उनके डिफेंसेस को तोड़ देता है। उसका लेवल 15 से 16 पर जंप करता है। ताओ घूरती है, सोचते हुए कि वो फिर झूठ बोल रहा है और उस पर होमवर्क स्किप करने का इल्जाम लगाती है। वो वापस चिल्लाता है कि वो क्लिफ की तरफ देखे और वो नोटिस करती है कि रॉक फेस पर ग्लोइंग ब्लू फॉर्मूलाज एच्ड हैं। रियलाइज करते हुए कि उसने क्या किया है, वो उस पर चिल्लाती है, उसे वियर्डो बुलाते हुए। लू फॉन्ग गिरे हुए स्केलेटन मेजेस के ढेर पर खड़ा होता है जैसे ही सिस्टम उसका लेवल 17 पर राइज अनाउंस करता है। वो टाओ को बताता है कि यहाँ एक्सपीरियंस गेन करना अब मुश्किल होता जाएगा और उसे आगे बढ़ने के लिए अर्ज करता है। वो प्रोटेस्ट करती है, ये कहते हुए कि फाइनल बॉस अभी जिंदा है, हालांकि उसे हराने से भी वो लेवल 21 के करीब नहीं पहुंचेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ जवाब देता है कि वो जल्द ही समझ जाएगी और उससे 2 मूवमेंट बफ्स मांगता है। अनॉयड होकर वो पहले मना करती है, उसे याद दिलाते हुए कि वो यहाँ होमवर्क के लिए है, यूज होने के लिए नहीं। वो हेडलेस पहुंचते हैं, एक ग्रेवयार्ड जो खोपड़ियों और ट्विस्टेड ट्री से भरा है। टाओ अपने डिवाइस पर टाइप करती रहती है। जैसे ही वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, चलते हुए उसे जोर से पड़ती है। अचानक वो उसे चुप कराता है और उसे एक ग्रेवस्टोन के पीछे खींच लेता है। जैसे ही एक मैसिव बीस्ट अपीयर होता है, हेडलेस स्केलेटन जनरल इमर्ज होता है, इस जगह का बॉस। कामली हमारा बॉय 5 बफ्स मांगता है, होली ब्लेसिंग, साइलेंस ऑफ लाइट, फ्यूरी ऑफ नाइट, एनर्जी वोर्टेक्स और रिदम ऑफ थंडर। वो शॉक में घूरती है ओल्ड अबैंडन टाउन के बॉस को पहचानते हुए। रिलक्टेंटली वो बफ्स कास्ट करती है। स्ट्रेन उसे एग्जॉस्ट कर देता है जैसे ही लाइटनिंग उसकी बॉडी के अराउंड आर्क करती है और उसकी स्वॉर्ड ग्लो करती है। वो सिर्फ रिप्लाई करता है कि वो फ्यूचर में उसकी मेहनत का 100 गुना रीपे करेगा। वो उसे फ्रैंटिकली वार्न करती है कि 100 बफ्स भी उसे इस बॉस के मुकाबले नहीं बना पाएंगे और एक सिंगल टच उसे मार देगा। वो आगे दौड़ता है, उसे कहता है कि बस अपने होमवर्क पर फोकस करे। बॉस अपना फ्लेमिंग स्पीयर उठाता है, डिक्लेयर करते हुए कि सभी ट्रेसपासर्स की सोल्स हमेशा के लिए कैद कर ली जाएंगी और उसका घोड़ा आगे चार्ज करता है जैसे ही वेपन स्पार्क्स के साथ टकराते हैं। ताओ घबराहट में देखती है, ये सोचते हुए कि लू फॉन्ग का ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है। हमारा प्रोटैगनिस्ट स्नीयर करता है, नाइट को एक सिंगल हिट ना कर पाने के लिए टॉन्ट करते हुए। ताओ रियलाइज करती है कि वो जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है और उसकी रेकलेसनेस पर शॉक्ड है। बॉस दहाड़ता है, एक डार्क स्पेक्टर समन करते हुए जो जमीन पर क्रैश करता है। लू फॉन्ग तेजी से डॉज करता है जबकि डिब्री और स्कल्स बिखर जाते हैं। ताओ अपनी आंखें नैरो करती है, उसका असली इरादा समझकर। वो बॉस को डायरेक्टली हराने की कोशिश नहीं कर रहा, वो उसे यूज कर रहा है। जैसे ही वो बैटलफील्ड के अक्रॉस लीप करता है, वो नाइट को चैलेंज करता है कि वो उसका पीछा करे, उसे परस्यूट के लिए बेट करते हुए। वो आर्मर्ड बीस्ट पागलों की तरह चार्ज करता है और सीधा एक नैरो क्रेविस में घुस जाता है, बोल्डर्स के बीच फंस जाता है। ताओ समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे ट्रैप किया है और उसे डेस्पिकेबल नीच बुलाती है। वो उसे फायर पिलर कास्ट करने का ऑर्डर देता है। हिचकिचाते हुए वो मान जाती है और आग का एक टावरिंग कॉलम समन करती है। एग्जॉस्टेड होकर वो वार्न करती है कि अगर फाइनल कंपेनियन वर्थ इट नहीं हुआ तो वो उसे भी जला देगी। जब ये खत्म होता है, वो उसे कहती है कि उसने सिर्फ किल लेने के लिए उसका यूज किया और उसे नीच बुलाती है। वो जवाब देता है कि जंग में कुछ भी नीच नहीं होता, जैसा कि वो कहती है कि वो फाइनली डन है। पर लू फॉन्ग कहता है कि जाने के बारे में सोचना अभी जल्दबाजी होगी और वो एक बार फिर चार्ज करता है। सिस्टम उसका लेवल 19 पर राइज अनाउंस करता है। ताओ हंसती है, ये कहते हुए कि इस बार वो गलती कर बैठा क्योंकि बॉस मर चुका है और इससे पहले कि वो लेवल 21 पहुंचे वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। कामली वो पूछता है, क्या तुमने कंप्लीशन नोटिस सुना? वो फ्रीज हो जाती है, रियलाइज करते हुए कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अचानक नाइट ब्लेजिंग पर्पल फ्लेम्स में रिवाइव हो जाता है। वो पैनिक करती है, डिमांड करते हुए कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर रियलाइज करती है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसके एन्चांटेड सीड ऑफ लाइट को यूज करके उसे जबरदस्ती रेजरेक्ट किया है। शॉक्ड होकर वो देखती है जैसे ही वो वापस कॉम्बैट में डाइव करता है। बॉस का मैसिव एक्स नीचे झूलता है, पर वो गोल्डन स्ट्राइक्स के साथ काउंटर करता है। प्रिसाइज स्लैशेस की एक फ्लरी के बाद उसकी ब्लेड मॉन्स्टर के कोर को चीर देती है। सिस्टम डिक्लेयर करता है कि ओल्ड अबैंडन टाउन का फाइनल बॉस मारा जा चुका है और एक नोटिस फॉलो करता है, वो 1 मिनट में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। ताओ राहत की सांस लेती है, ये कहते हुए कि आखिरकार ये खत्म हुआ। जबकि लू फॉन्ग काम रहता है, एक रेडियंट शील्ड उसके हाथ में मटेरियलाइज होती है, एस रैंक शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन। वो वाइड आइड घूरती है, शॉक्ड कि उसे इतना रेयर ड्रॉप मिला, और उस पर इल्जाम लगाती है कि वो शैडो वर्ल्ड को अपने पर्सनल लूट बॉक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो अब लेवल 21 पहुंच चुका है, जो शील्ड इक्विप करने के लिए काफी है, और इसके साथ कैटास्ट्रोफी रैंक वर्ल्ड में उसके गिल्ड मेंबर्स का सर्वाइवल रेट कम से कम 20% बढ़ जाएगा। वो मुड़ता है और कहता है कि अब इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आ गया है, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं इससे पहले कि फोर्स्ड कैटास्ट्रोफी ग्रेट शैडो वर्ल्ड शुरू हो। एक ग्रैंड अरीना दहाड़ उठती है जहां 2 फाइटर्स हजारों स्पेक्टेटर्स के सामने भिड़ते हैं। एक वॉरियर लड़खड़ाता है और हार मान लेता है, और उसकी ओपोनेंट लू शुअर फाइनल स्ट्राइक लैंड करती है। अनाउंसर उसकी लगातार 17th विक्ट्री कॉल करता है, एक मिरेकल जिसने यूरोप की 4 ग्लोरियस फैमिलीज में लुओ फैमिली का स्टेटस रिस्टोर कर दिया है। उसे लू फॉन्ग से एक और मैसेज मिलता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है, बड़बड़ाते हुए कि उसे झूठे लोग पसंद नहीं है। कहीं और आर्म्ड मैन की एक स्क्वाड वेपन्स लोड करना खत्म करती है, जैसे ही उनका लीडर ऑर्डर देता है कि सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं, डिक्लेयर करते हुए कि आज का मिशन क्रिटिकल है। जाओ हैन इंट्रूडर्स पर ग्रेनेड लॉन्चर दागता है, चिल्लाते हुए कि उन्हें उसकी चीजें चुराने का अंजाम भुगतना होगा। एक्सप्लोजन कमरे को हिला देता है, पर वो बिटरली बड़बड़ाता है कि स्कैमर्स हमेशा बुजुर्गों को टारगेट करते हैं और कसम खाता है कि वो दोबारा किसी ट्रिक में नहीं फंसेगा।
उसी वक्त एक प्रेजेंटेशन शुरू होती है जैसे ही एना अपनी कंपनी के 5th जनरेशन मेडिकल नैनोबॉट्स इंट्रोड्यूस करती है, हेल्थ केयर में उनके ब्रेक थ्रूज एक्सप्लेन करते हुए, बुजुर्गों के लिए, लेट नाइट वर्कर्स और अकेले रहने वाले लोगों के लिए। कंटिन्यू करने से पहले अचानक वो भीड़ में किसी की तरफ इशारा करती है और सिक्योरिटी को उसे हटाने का ऑर्डर देती है। ये हमारा बॉय है और गार्ड्स उसे घसीट कर ले जाते हैं जबकि वो प्रोटेस्ट करता है। एक ऑब्जर्वर सोचता है कि प्रेसिडेंट हमेशा इस सेम वियर्डो को तुरंत कैसे पहचान लेती हैं और क्या उसके साथ रिपीटेड एनकाउंटर्स उन पर असर डाल रहे हैं। काउंटडाउन नीचे टिक करता है जब तक कि कैटास्ट्रोफी ग्रेड शैडो वर्ल्ड शुरू होने में सिर्फ 3 घंटे बचते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वीडियो कॉल पर अपने गिल्ड मेंबर्स को गैदर करता है। उसका चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से थका हुआ है। टाओ अपने फोन के साथ खेल रही है जब तक कि वो उसे डांटता नहीं, वार्न करते हुए कि वो जो कहने वाला है वो उनका सर्वाइवल डिटरमिन कर सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उनके पास 3 घंटे हैं, इससे पहले कि वो जबरदस्ती एक रैंडम शैडो वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। बेस्ट केस में ये कैटास्ट्रोफी ग्रेड बी रैंक हो सकता है, ज्यादा लाइकली ए रैंक, और अगर किस्मत खराब रही तो एस रैंक भी। ग्रुप में शॉक फैल जाता है जैसे ही वो खतरे को इमेजिन करते हैं। वो स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है, उन्हें कहता है कि उससे 50 मीटर से ज्यादा दूर कभी न जाएं और डेजिग्नेटेड सेफ जोन्स के बाहर हमेशा अलर्ट रहें। जब 3 मिसिंग मेंबर्स के बारे में पूछा जाता है तो वो कहता है किस्मत उन्हें अभी साथ नहीं लाए है। ताओ पाउट करती है और उसे हॉरिबल ओल्ड मैन बुलाती है और वो जवाब देता है कि एक बच्चे को उन मामलों में अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए जो उनसे कंसर्न नहीं रखते। जाओ अपने यूनिट की पुरानी फोटोग्राफ को घूरता है जैसे ही ट्रांसपोर्ट से पहले फाइनल मिनट टिक करता है। वो अपनी स्क्रीन चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो ब्रेकिंग डॉन गिल्ड ज्वाइन कर चुका है। अपनी उम्र को कोसते हुए वो एडमिट करता है कि सालों के साथ गलतियां आसानी से होती हैं। कहीं और लू शुएर अपनी नोटिफिकेशन को डिसबिलीफ में घूरती है, रियलाइज करते हुए कि वो भी किसी तरह सेम गिल्ड में खींच ली गई है। एक हाई राइज ऑफिस में एना फ्राउन करती है जैसे ही उसका सिस्टम मैसेज अपीयर होता है और जल्दी ही डिड्यूस कर लेती है कि लू फॉन्ग ने शैडो वर्ल्ड सिस्टम को ही हैक कर लिया है, उसे जबरदस्ती ब्रेकिंग डॉन से बाइंड करते हुए। काउंटडाउन 10 सेकंड्स की तरफ दौड़ता है जैसे ही ताओ उस पर ईवल होने के लिए चिल्लाती है, पॉइंट आउट करते हुए कि ज्वाइन करने के 5 मिनट बाद तक कोई गिल्ड लीव नहीं कर सकता। वो बस हल्का सा मुस्कुराता है और कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक करता है जैसे ही नंबर्स 8 सेकंड्स पर टिक करते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फर्म खड़ा होता है और अनाउंस करता है कि फोर्स ट्रांसफर शुरू होने वाला है, सबको प्रिपेयर होने के लिए अर्ज करता है। नंबर्स 1 और फिर 0 पर टिक करते हैं और वो कसम खाता है कि वो इस बार उन सबको जिंदा वापस लाएगा। लाइट सबको इनगल्फ कर लेती है। ताओ, शीजुन, लिंग यू, लू शुएर, एना, जाओ हैन और शिया जैसे ही हर कोई सेम वर्ल्ड में खींचा जाता है वो वेपन्स रेडी करके साथ में पहुंचते हैं। लू शुएर उस पर चिल्लाती है कि वो उन्हें ऐसी अंडरहैंडेड ट्रिक्स के साथ खींच लाया। जबकि जाओ जाने पहचाने चेहरों पर ग्रम्बल करता है, एना उनकी बात काट देती है, उन्हें आगे फोकस करने को कहती है। जैसे ही कैटास्ट्रोफी ग्रेड शैडो वर्ल्ड उनके सामने खुलता है, ग्रुप एक रूइन सिटी के ऊपर मटेरियलाइज होता है जो आधा आग में लिपटा है और आधा बर्फ में पूरी तरह जमा हुआ है। सी जून घूरता है और पूछता है कि ये कौन सी जगह है। एना एक्सप्लेन करती है कि ये एक एस रैंक कैटास्ट्रोफी ग्रेड शैडो वर्ल्ड है जिसे कैपिटल ऑफ आइस एंड फायर के नाम से जाना जाता है। लेजेंड इसके बारे में बात करते थे, हालांकि कम ही लोग मानते थे कि ये रियल है। लू फॉन्ग आगे इलैबोरेट करता है, उन्हें बताते हुए कि सेंटर में डेथ रिंग है जिसका एक साइड आइस का है और दूसरा फायर का, और ये रिंग लगातार एक्सपैंड हो रहा है। एक बार जब पूरी सिटी कंज्यूम हो जाएगी तो वर्ल्ड खुद कोलैप्स हो जाएगा। वो कहता है यही वजह है कि उसने उन्हें किसी भी कीमत पर गैदर किया क्योंकि कैपिटल ऑफ आइस एंड फायर शैडो वर्ल्ड ऑफ सर्टेन डेथ के नाम से बदनाम है। डेथ रिंग और चौड़ा फैलता है, इसका फ्रोजन साइड बिल्डिंग्स को बर्फ में सील कर रहा है जबकि इसका ब्लेजिंग साइड सड़कों को आग में निकल रहा है। कुछ लोग मोटरसाइकिल्स या ट्रक्स पर तेजी से भागते हैं, दूसरे पैनिक में अपने कंपेनियंस को पीछे छोड़ देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिमार्क करता है कि बहुत से लोग इस वर्ल्ड में आए हैं, पर जितना वो भागने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं मौत उतना ही करीब उनका शिकार करती है। एना उसे कहती है कि वो अभी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। जब प्लान के बारे में पूछा जाता है तो वो एक्सप्लेन करता है कि पहला स्टेप वर्ल्ड का ओरिजिन अनकवर करना है। वो रिकॉल करता है कि कैपिटल ऑफ आइस एंड फायर कभी एक थ्राइविंग हाईटेक सिटी थी जिसे उसके अपने क्रिएटर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक इन्वेंटर जिसका नाम स्टील हार्ट था। उस आदमी ने मशीन्स के साथ अपनी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ऑल्टर किया और एक अल्टीमेट एनर्जी चिप के साथ मर्ज होने की कोशिश में उसने कंट्रोल खो दिया। उसकी अनस्टेबल बॉडी ने फायर और आइस दोनों रिलीज किए जिसने सिटी को कंज्यूम कर लिया और ये कैटास्ट्रोफी शैडो वर्ल्ड फॉर्म किया। शिया ऐड करती है कि इस क्राइसिस को खत्म करने का एक ही तरीका है, स्टील हार्ट को हराना। वो उसकी लोकेशन के लिए प्रेस करती है और लू फॉन्ग जवाब देता है कि स्टील हार्ट डेथ रिंग के बिल्कुल कोर में वेट कर रहा है। शीजुन इंसिस्ट करता है कि आइस और फायर के ब्लेजिंग सर्कल को अप्रोच करना इम्पॉसिबल है, पर हमारा बॉय कहता है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लू शुएर उस पर ट्रस्ट करने से मना करती है और डिक्लेयर करती है कि उसके पास अपना प्लान है। जैसे ही वो एना के साथ जाने के लिए मुड़ती है, कोई उसका कंधा पकड़ता है और उसे रोकता है। वो छुड़ाने की कोशिश करती है पर रुकी उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, डिक्लेयर करते हुए कि कोई भी इस शैडो वर्ल्ड में उससे 50 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फ्यूरियस होकर वो रीजन डिमांड करती है, पर वो इंसिस्ट करता है कि सर्वाइवल इंश्योर करने का यही एक तरीका है। जब वो फिर भी बाहर जाने की धमकी देती है तो वो वार्न करता है कि वो उसे मारकर बेहोश कर देगा और घसीट कर ले जाएगा अगर जरूरत पड़ी। लू शुएर अपनी ब्लेड निकाल लेती है, कसम खाते हुए कि वो खुद को नीचा नहीं दिखने देगी, और वो रिस्पॉन्ड करता है कि उसने उसे कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, पर वो उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। एना उनके बीच आती है, दोनों को रोकने का ऑर्डर देते हुए। वो कहती है कि आपस में लड़ना उन्हें बस जल्दी मौत की तरफ ले जाएगा। अभी के लिए उन्हें लू फॉन्ग को फॉलो करके सर्कल ऑफ आइस एंड फायर में जाना होगा।
लू शुअर रिलक्टेंटली मान जाती है, जबकि एना बड़बड़ाती है कि अगर उसने उनका वक्त बर्बाद किया तो वो उसे अकाउंटेबल ठहराएगी। ताओ फोन पर टैप करते हुए बैठी है, कहती है कि वो एंजॉय कर रही है। वो पूछती है कि जाओ हैन क्यों पी रहा है, और वो हंसता है चिल्लाते हुए कि लड़ने का वक्त आ गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर लीड लेता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो अपनी वॉच के अंडर किसी को मरने नहीं देगा, और ग्रुप उसके पीछे जलती हुई सड़कों में जाता है। एना सवाल करती है कि उसने आइस के बजाय फायर जोन क्यों चुना, और वो एक्सप्लेन करता है कि फ्रोजन टेरेन उनके कदम बहुत स्लो कर देता और सबको सेफ रखना मुश्किल होता। हालांकि फ्लेम सिवियर है, ये अभी भी सेफर पाथ है। जैसे ही हीट बढ़ती है, ममीफाइड फिगर्स आग से रेंगते हुए बाहर आते हैं। हीरो दूसरों को रेस्ट करने को कहता है और अश्योर करता है कि उसके पास तरीके हैं। फिर वो अपनी ब्लेड्स निकालता है और इन्फर्नो में चार्ज करता है। वो जलते हुए ममीज को काट देता है और उनकी बॉडी से स्ट्रेंज चिप्स गिरते हैं। एना एक को एग्जामिन करती है और रियलाइज करती है कि ये फायर डिटरिंग चिप है, सबूत कि मॉन्स्टर्स टेक्नोलॉजी के थ्रू क्रिएट किए गए थे। वो एक्सप्लेन करती है कि इन चिप्स के साथ वो आग के बीच सेफली मूव कर सकते हैं, पर एक बार में सिर्फ 3 मिनट के लिए। लू फॉन्ग जल्दी से कैलकुलेट करता है कि डेथ रिंग हर 30 मिनट में एक्सपैंड होता है और 4 एक्सपेंशंस के बाद वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। टाउ पॉइंट आउट करती है कि इसका मतलब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और 8 लोगों को सर्वाइव करने के लिए उन्हें 320 चिप्स चाहिए। वो बड़बड़ाती है, एक बच्चे से काम करवाना क्रूअल है, पर वो उसे नौटंकी बंद करने को कहता है। अचानक आग से और मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं और लू सबको अलर्ट रहने की वार्निंग देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ताओ को ग्रुप बफ के लिए कॉल करता है। वो नॉट करती है, अपना स्टाफ उठाती है और सपोर्ट मैजिक चैनल करना शुरू करती है। जैसे ही टीम प्रिपेयर होती है, ग्रुप ताओ के ग्लोइंग बफ्स के अंडर आगे चार्ज करता है। जाओ दहाड़ता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक ही बैटल्स में बिलोंग करती है। ममीफाइड मॉन्स्टर्स सर्च करते हैं, पर टीम जोर से पुश बैक करती है। एना एक क्लियर पाथ स्लाइस करती है। लू शुअर उसके साथ लड़ती है, ब्लेड्स फ्लैश करती हैं और लिंग यू अपने अगले टारगेट के लिए पूछती है, गिल्ड मास्टर को टाइटल से बुलाते हुए। वो दुश्मनों को चीर देती है और उनके रिमेन्स को आग में फेंक देती है। स्क्वाड बर्निंग जोन में गहराई तक लड़ता है। उनकी कोऑर्डिनेशन हर स्ट्राइक के साथ शार्प होती जा रही है। शीजुन कांपता है और शिया उसे हार्श वार्निंग देती है कि कंट्रोल न खोए। हमारा बॉय और दुश्मनों को काटता है और सबको याद दिलाता है कि डेथ रिंग के फिर से एक्सपैंड होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, और एक बार ये हो गया तो चिप ड्रॉप करने वाले मॉन्स्टर्स गायब हो जाएंगे और उनकी जगह स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स ले लेंगे। वो उन्हें तेज मूव करने के लिए अर्ज करता है। 6 मिनट बचे हैं और हर चेहरे पर थकान दिख रही है। वो पूछता है कितने चिप्स बचे हैं और जवाब आता है 30 और, पर वक्त लगभग खत्म हो चुका है। बिना हेजिटेशन के हीरो एक ग्लोइंग ऑर्ब निकालता है। क्रिस्टल बेट एक सी रैंक आइटम जो मॉन्स्टर्स को ल्योर करता है। वो उसे आगे फेंकता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो दुश्मनों को अपने पास खींचेंगे और एक्सपेंशन क्लोज होने से पहले खत्म करेंगे। फ्लेम्स के अंदर एक मैसिव शैडो उठती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे फेस करने के लिए खड़ा होता है। आग से एक लायन की बॉडी जिसमें ह्यूमन फेस फ्यूज्ड है बाहर आती है, इतनी जोर से दहाड़ती है कि जमीन हिल जाती है। ये आर्टिफिशियल स्फिंक्स है। लू फॉन्ग उन्हें यकीन के साथ बताता है कि फायर डिटरिंग चिप्स का आखिरी बैच आ गया है और हिंट देता है कि क्लेम करने के लिए और भी रिवॉर्ड्स हैं। स्फिंक्स अपनी पूरी ताकत से जमीन पर वार करता है और लू फॉन्ग कॉल आउट करता है शिया को स्ट्राइक करने के लिए असाइन करते हुए। वो आगे बढ़ती है, अपना फोकस गैदर करते हुए। जैसे ही उसके वेपन से आइस शार्ड स्कैटर होते हैं, अपनी पावर सर्ज होने के साथ वो हवा में उठती है और आसपास की कई गाड़ियां भी उसके साथ उठ जाती हैं। उसकी टेक्निक में खींचकर वो अटैक डायरेक्ट करती है और जब वो सिग्नल चिल्लाती है, कार सीधा नीचे क्रैश करती हैं। स्फिंक्स को आग और धुएं में निगल लेती हैं जैसे ही उसकी दहाड़ और तेज होती है। लू शुअर आसमान में ऊंचा उठती है, फिर अपनी अल्टीमेट स्किल के साथ डिसेंड करती है, सीधा बीस्ट की बॉडी को चीरते हुए। स्ट्राइक आर पार हो जाती है, शार्ड्स बिखर जाते हैं और एक लूट नोटिफिकेशन फ्लैश करता है उन चिप्स को कंफर्म करते हुए जो उन्होंने गेन किए हैं। टीम ब्लेजिंग आफ्टरमैथ में खुद को स्टेडी करती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है, कामली बात करते हुए। वो लू शुअर को एक न्यूली ड्रॉप्ड रिंग देता है और वो जेस्चर से फ्लस्टर्ड होकर ब्लश करती है, जबकि वो उसका प्रैक्टिकल यूज एक्सप्लेन करता है। वो रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लेती है। अचानक ऊपर ब्लैक मिस्ट असैसिन्स अपीयर होते हैं। उनका लीडर लिंग यू को हॉस्टेज पकड़े हुए है, फायर डिटरिंग चिप्स की डिमांड करते हुए, और अगर उन्होंने रेजिस्ट किया तो उसकी जान लेने की धमकी देते हुए। लू शुअर डिमांड करती है कि वो कौन है और लिंग यू जवाब देती है कि वो अंडरवर्ल्ड में टॉप 10 में रैंक करते हैं। हमारा बॉय एना को सारे चिप्स उसे देने का ऑर्डर देता है, फिर आगे बढ़ता है और लीडर से पूछता है कि क्या लिंग यू को छोड़ दिया जाएगा अगर वो चिप्स दे दे। आदमी उसे वार्न करता है कि कुछ और ट्राई ना करे क्योंकि उसके आदमी हर जगह हैं। हीरो ब्लैक मिस्ट की रेपुटेशन एक्नॉलेज करता है, पर ऑफर करता है कि वो पहले आइटम्स चेक कर ले। मास्क लीडर डिमांड करता है कि उन्हें तुरंत फेंका जाए। लू फॉन्ग कामली काउंट डाउन करता है कमांड देने से पहले। वो अपने हाथ में चिप क्रश कर देता है और तुरंत उसके एलाइज रियलाइज कर लेते हैं कि ये सिग्नल है, तो वो भी अपने चिप्स एक साथ क्रश कर देते हैं। लाइट एनर्जी उन्हें सराउंड कर लेती है। जैसे ही डेथ सर्कल एक्सपैंड होता है, दुश्मन पैनिक करते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर एक एक करके वो गिरने लगते हैं। लिंग यू एक ग्लोइंग बैरियर के साथ आगे बढ़ती है, जबकि असैसिन्स अंदर फंसकर फैलती हुई आग में जल जाते हैं। ताओ सरप्राइज में चिल्लाती है जैसे ही प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट होती है, रियलाइज करते हुए कि लड़की को बहुत पहले ही मार्क किया गया था। ये पावर उसे फायर इम्यूनिटी डायरेक्टली शेयर करने देती है। एना ये देखकर हिल जाती है, इस मूव के पीछे की फोरसाइट देखकर। प्रोटैगनिस्ट सबको फॉलो करने के लिए कहता है, डिक्लेयर करते हुए कि वो उन्हें मौत की असली दुनिया में और गहराई तक ले जाएगा। उससे गाइड होकर ग्रुप आगे बढ़ता है, जबकि शीजन प्रेज करता है कि वो कैसे उन्हें एफर्टलेसली लीड कर रहा है, इतने डेवास्टेटेड टेरेन पर भी।
वो एक्सप्लेन करता है कि 3000 सालों में उसने इंटेल गैदर किया है, इंक्लूडिंग शैडो वर्ल्ड का फुल मैप। लू शूअर सिर्फ कोल्डली देखती है। शिया उसका डिस्ट्रस्ट नोटिस करती है, जबकि टाओ बड़बड़ाती है कि हालांकि बॉस स्ट्रांग है, उसका चालाक नेचर उस पर भरोसा करना मुश्किल बनाता है। अचानक शी जुन आगे इशारा करता है, सर्वाइवर्स के एक ग्रुप को स्पॉट करते हुए जो हीट रेजिस्टेंट सूट्स में है। शिया उनके गियर की तारीफ करती है, पर जाओ ऐड करता है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। एना जोर से सोचती है कि क्या उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी टीम के पास एक्स्ट्रा फायर डिटरिंग चिप्स हैं। लू फॉन्ग चुप रहता है, उनके चॉइसेस वे करते हुए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, लू शूअर टेंस हो जाती है जब मैसिव शैडोज दूरी पर उठती हैं। वो ग्रुप को चुप करता है और सिग्नल देता है कि शांत रहें, जैसे ही जायंट फिगर्स उनके ऊपर मंडराने लगते हैं। अपोकलिप्स पेट्रोल ग्रुप के ऊपर लूम करता है, जबकि प्रोटेक्टिव सूट्स में सोल्जर्स पैनिक करते हैं और डेस्परेटली फायर करते हैं। बुलेट्स अपने टारगेट पर लगती हैं, पर टावरिंग फिगर मुश्किल से रिएक्ट करता है। एक सोल्जर निशाना लेता है और चिल्लाता है कि वो उसे मार देगा। शॉट सही लगता है, पर जब धुआं छटता है, क्रीचर अभी भी मजबूत खड़ा है। और भी मैसिव बीइंग्स आगे बढ़ते हैं और डेविस्टेटिंग फोर्स के साथ वार करते हैं। शिया शॉक में घूरती है, जबकि बाकी डर में बुदबुदाते हैं। लू फॉन्ग कामली एक्सप्लेन करता है कि अपोकलिप्स पेट्रोल शैडो वर्ल्ड के नियरली इमॉर्टल हिटमैन है और उन्हें डायरेक्टली फेस करने का मतलब सिर्फ पक्की मौत है। वो ग्रुप को डेथ रिंग सेंटर की तरफ रश करने का ऑर्डर देता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर्स को अकेले डाइवर्ट करेगा। जब लू शूअर उसके साथ जाने पर इंसिस्ट करती है, वो उसे मारकर बेहोश कर देता है, उसे सुनने के लिए बहुत जिद्दी बोलते हुए। वो ग्रुप को रेडी करता है, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने को कहता है, फिर अकेले आगे बढ़ता है। टाओ उससे न मरने की भीख मांगती है, पर हमारा बॉय फर्मली जवाब देता है कि सर्वाइवल नॉन नेगोशिएबल है। फिर वो आगे चार्ज करता है, टावरिंग मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचता हुआ। बाकी लोग रिट्रीट करने का मौका देखते हैं, हालांकि चिंता बनी रहती है जब वो बीस्ट को उसे घेरते हुए देखते हैं। कुछ इस कॉन्फिडेंस पर डटे रहते हैं कि वो एंड्योर कर लेगा, जबकि लू शूअर अपना हाथ हल्का सा हिलाती है। मॉन्स्टर स्ट्राइक करते हैं, पर लू फॉन्ग उन्हें हेड ऑन मिलता है, उनके मैसिव ब्लोज डॉज करता हुआ और प्रिसीजन के साथ स्लैश करता हुआ। हालांकि क्रीचर्स रीजेनरेट होते हैं, वो स्मर्क करता है, ये जानते हुए कि 10 सेकंड्स का डिले भी उसके प्लान के लिए काफी है। जायंट्स वाइल्ड स्विंग्स करते हैं और वो पेशेंटली वेट करता है जब तक कि एक का वार वाइड मिस नहीं होता। फिर वो आगे डैश करता है, अपनी स्वॉर्ड पर स्टॉम्प करता है ताकि खुद को ऊपर लॉन्च कर सके और जायंट पर लैंड करता है। उसकी ब्लेड क्लीन कट करती है, मॉन्स्टर को पीछे लड़खड़ाने पर मजबूर करते हुए। बाकी केओस में तड़प रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्राइक करते हुए, जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट और हार्ड प्रेस करता है। एक बिल्डिंग में कोलैप्स हो जाता है और वो फायदा उठाने की तैयारी करता है जब वो डिस्ट्रैक्टेड है। वो आगे की दीवार पकड़ने के लिए लीप करता है, पर रियलाइज करता है कि वो शॉट गिर जाएगा। तभी लू शूअर मिडफॉल उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे ऑर्डर देते हुए कि हाथ न छोड़े, और उसे ऊपर खींच लेती है। वो साथ में लैंड करते हैं और अपनी सांस पकड़ते हैं। वो उसे घूरता है, डिमांड करते हुए कि वो क्यों आई। वो वापस घूरती है, कहती है कि वो वीक नहीं है और सिर्फ शेल्टर नहीं की जाएगी, कि वो उनके साथ लड़ेगी जो मैटर करते हैं, प्रोटेक्ट करेगी और बदले में प्रोटेक्ट की जाएगी। उसकी बातों पर उसकी आंखें फ्लिकर करती हैं, पर जब वो प्रेस करती है, वो इसे कवर अप करती है, उन्हें कॉमरेड्स बोलकर। उनकी साथ में लड़ी हुई बैटल्स याद करके यंग मैन अपनी नजरें झुका लेता है। वो घूरती है, हैरान होकर पूछती है कि उसे क्या फनी लग रहा है, पर वो सिर्फ आगे लंच करता है, उसकी कमर पकड़ता है और उसे पास खींच लेता है जैसे ही एक ब्लेजिंग स्ट्राइक उनके पास से गुजरती है। साथ में वो जमीन पर जोर से गिरते हैं। वो बोलना शुरू करती है, पर इससे पहले कि मोमेंट सेटल हो पाए, जायंट्स फिर से फ्लेम्स के थ्रू डिसेंड करते हैं। वो उसे टाइटली कैरी करता है, अपोलोजाइज करते हुए कि वो ज्यादा हेल्प नहीं थी, और कहता है कि उसने उसके बिना भी सर्वाइव करने के तरीके ढूंढ लिए थे। वो उसे अपनी गॉडेस बुलाता है, पर वार्न करता है कि अगली बार उसे सुनना होगा। फ्लस्टर्ड होकर वो डिनायल में वापस चिल्लाती है, पर एक और फायरी स्ट्राइक उनके बीच से काटती है, इससे पहले कि और कुछ कहा जा सके। ब्लेज के थ्रू बाकी लोग उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और रिलीफ में चिल्लाते हैं जैसे ही वो रीग्रुप करते हैं। शीजून खुश है कि वो दोनों जिंदा हैं, हालांकि टीजिंग जल्दी फॉलो करती है, उनकी क्लोजनेस का मजाक उड़ाते हुए जैसे कि वो सतहत में भाग गए थे। लू शूअर गुस्से में प्रोटेस्ट करती है, जबकि बाकी केओस के बावजूद मजाक करते रहते हैं। जमीन वायलेंटली हिलती है और मलबा उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। ग्रुप कांप उठता है जैसे ही उन्हें रियलाइज होता है कि आगे भागने का कोई रास्ता नहीं है, और उनके पीछे 3 जायंट्स पहले से खड़े हैं, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। फिर भी हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और फर्म डिक्लेयर करता है कि वो उनमें से एक को भी मरने नहीं देगा। जायंट्स आग के बीच से मार्च करते हैं, जबकि ग्रुप ऊपर की तरफ स्क्रैम्बल करता है, अपने लीडर को फॉलो करते हुए। कंफ्यूजन बढ़ता है जब वो सोचते हैं कि वो ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं जबकि खतरा पास आ रहा है, पर एना बड़बड़ाती है कि उन्हें उसके इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना चाहिए। सीढ़ियों पर टाओ लड़खड़ाती है और दर्द में चिल्लाती है, पर लू शूअर जल्दी से उसे उठाती है और सबको चलते रहने का ऑर्डर देती है। आखिरकार वो स्ट्रक्चर के अंदर गहराई में एक रीइंफोर्स्ड गेट तक पहुंचते हैं, जहां आग कम हो जाती है। फ्लोर ऐसे मटेरियल से बना है जो कोलैप्स प्रिवेंट करते हैं। लू फॉन्ग डिक्लेयर करता है कि ये सिटी का डिफेंस सेंटर है जहां कमांड सिस्टम मौजूद है। लू शूअर आर्ग्यू करती है कि छुपने से कोई फायदा नहीं होगा, एक बार जब अपोकलिप्स पेट्रोल टीम पहुंच जाएगी, पर हमारा बॉय उसे कट ऑफ करता है, फर्मली कहते हुए कि ये छुपना नहीं है, ये सर्वाइवल है। वो गेट पर अपना हाथ रखता है और एक होलोग्राफिक की अपीयर होती है, दरवाजा अनलॉक करते हुए। एना पूछती है कि उसे ये कैसे पता हो सकता है, और जाओ कहता है उनका बॉस सब कुछ जानता है। डिफेंस सेंटर के अंदर ग्रुप मैसिव कंट्रोल सिस्टम्स को घूरता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट कंसोल पर काम करता है। बाहर अपोकलिप्स पेट्रोल फोर्ट्रेस पर नजरें गड़ाए लूम कर रही है। सी जोन नोटिस करता है कि कोई एक जायंट पर खड़ा है और हाथ में कुछ पकड़े हुए है।
एना एक्सप्लेन करती है कि वो पपेट क्रिस्टल्स हैं, रेयर एस रैंक कंज्यूमेबल्स जो पपेट टाइप बीइंग्स पर टोटल कंट्रोल अलाउ करते हैं। दुश्मन इन्हें अपोकलिप्स पेट्रोल को कमांड करने के लिए यूज कर रहा है। ग्रुप रियलाइज करता है कि ये माइंडलेस मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि कंट्रोल वेपन्स हैं जो उस मास्क्ड मैन द्वारा डायरेक्ट किए जा रहे हैं, और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने गिरे हुए साथियों का बदला नहीं ले लेते। लू फॉन्ग उन्हें अश्योर करता है कि फोर्ट्रेस एक मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग होल्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसे जायंट्स ब्रीच नहीं कर सकते। फिर वो टाओ को आगे बुलाता है और उसे केयरफुली उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को कहता है। वो प्रोटेस्ट करती है ओवरवेल्म्ड होकर, पर वो इंसिस्ट करता है कि वो ये कर सकती है। बाहर एनिमी गिल्ड मेंबर्स अपने लीडर के साथ गैदर होते हैं जो एक ग्लोइंग क्रिस्टल पकड़े हुए हैं और कसम खाता है कि रुकीज को उनके वाइस गिल्ड लीडर को मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। स्टीम हिस करती है जैसे ही मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और बाहर मास्क लीडर शॉक में घूरता है, बहुत देर से रियलाइज करते हुए कि क्या आ रहा है। एक मोटा फॉग बाहर फूट पड़ता है, टावरिंग अनुबिस जायंट्स को अंधा करते हुए। हमारा प्रोटैगनिस्ट हेज में कदम रखता है और टाओ को फॉग मेंटेन करने का ऑर्डर देता है, डिक्लेयर करते हुए कि अब उसकी बारी है। स्मोक स्क्रीन में वो जायंट्स के बीच डार्ट करता है, प्रिसिजन के साथ स्लैश करते हुए, और उन्हें रिएक्ट करने से पहले पीछे धकेल देता है। लू फॉन्ग बाहर लीप करता है जैसे ही मास्क्ड लीडर गुर्राता है। अपना क्रिस्टल पकड़े हुए वो ग्रुप पर कावर्डली स्नीक अटैक का इल्जाम लगाता है और उन्हें मौत की धमकी देता है। एक दहाड़ के साथ वो अपना वेपन नीचे स्विंग करता है, अपनी अल्टीमेट स्किल साइड ऑफ जजमेंट अनलीश करते हुए सीधा हमारे बॉय पर निशाना लगाकर। साइड नीचे क्रैश करता है, पर एक गोल्डन बैरियर उसके चारों तरफ बर्स्ट हो जाता है। शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन दुश्मन को डिसबिलीफ में वाइड आइड छोड़ते हुए। वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा कि एक लेवल 20 का अवेकनर बिना क्लास के कैसे लेवल 40 के एग्जीक्यूशन स्ट्राइक को ब्लॉक कर सकता है। कामली लू फॉन्ग एक्सप्लेन करता है कि शील्ड लेवल 50 से नीचे के किसी भी अटैक को नलिफाई कर देती है। बिना रुके वो आगे बढ़ता है। ट्विन ब्लेड्स प्रिसिजन के साथ फ्लैश करती हैं जैसे ही मास्क्ड आदमी पीछे लड़खड़ाता है। क्रिस्टल पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। गन फायर इरप्ट होती है जैसे ही लिंग यू अपनी राइफल फायर करती है, दुश्मनों को एक के बाद एक उड़ाते हुए, जबकि दुश्मन कंट्रोल मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ हीरो मोमेंट सीज करता है जैसे ही उसका हाथ ग्लो करता है और वो कमांड ले लेता है। तुरंत अपोकलिप्स जायंट्स रुक जाते हैं, उनकी लॉयल्टी बदल जाती है और वो सिर्फ उसके अगले ऑर्डर का इंतजार करते हैं। ग्रुप देखता है, कुछ उसकी ताकत पर मावल करते हैं, पर वो अनाउंस करता है कि वो फाइनल बॉस को अकेले फेस करेगा और बाकी सबको पीछे रहना होगा। लू शुएर इमीडिएटली प्रोटेस्ट करती है, कहती है ये बहुत डेंजरस है, पर वो एना की तरफ मुड़ता है और उसे लू शुएर को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी देता है, जबकि वो प्रॉमिस करता है कि वो सबको जिंदा बाहर निकाल लाएगा। रिलक्टेंटली वो मान जाते हैं, विस्पर करते हुए कि शायद वो सच में स्टील हार्ट के खिलाफ मिरेकल क्रिएट कर सकता है। जाओ फिर कसम खाता है कि अगर उसका साथी वापस आया तो वो साथ में ड्रिंक शेयर करेंगे। सिर्फ 30 मिनट बचे हैं फाइनल एक्सपेंशन से पहले। बर्फ और आइस सिटी पर फैल जाती है, बिल्डिंग्स, कार्स और सड़कों को एक फ्रोजन शेल के नीचे दफन करते हुए। एक रूफटॉप पर सर्वाइवर्स नीचे क्राउच करते हैं और शांत रहते हैं, जबकि मैकेनिकल पेट्रोल यूनिट्स आसमान को स्वीप करती हैं। पर जब एक लड़की थोड़ा ज्यादा बाहर झुकती है, गन फायर तुरंत बरसने लगती है। डजन्स ऑफ आर्मर्ड ड्रोन्स नीचे उतरते हैं, उनके जेट थ्रस्टर्स ब्लेज कर रहे हैं जैसे ही वो फ्रोजन डिस्ट्रिक्ट को स्कार करते हैं, डेथ रिंग के सेंटर की तरफ पुश करते हुए, जहां फायर और आइस वायलेंट वेव्स में टकरा रहे हैं। अपने हाइडिंग प्लेस से 3 सर्वाइवर्स आसमान को डिस्पेयर में घूरते हैं। 100 से ज्यादा आर्ट मेंबर्स इस वर्ल्ड में एंटर हुए थे, फिर भी अब सिर्फ वो 3 बचे हैं। एक विस्पर करता है सिस्टर लिन से, पूछता है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो एडमिट करती है कि उसने स्टील हार्ट के टेरर को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि सिर्फ उसके मास प्रोड्यूस रोबोट्स ने लगभग सबको खत्म कर दिया और उसका मेन बॉडी अभी अपीयर भी नहीं हुआ है। एक और इंसिस्ट करता है कि ये उसकी गलती नहीं है, पर वो सब जानते हैं कि लड़ाई जारी रखने का मतलब पक्की मौत है। कोई बड़बड़ाता है कि शायद सिर्फ अलोल ही स्टील हार्ट के खिलाफ चांस रखता होगा, और फाइनल एक्सपेंशन इतना करीब होने पर वो हार मान लेते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ही अपना बेस्ट ट्राई किया और अपोकलिप्स को रोका नहीं जा सकता। अचानक जमीन कांपती है जैसे ही अपोकलिप्स पेट्रोल यूनिट्स टावर के पास गैदर होती हैं, सर्वाइवर्स को कंफ्यूज छोड़ते हुए। उन्हें डर है कि स्टील हार्ट आखिरी अवेकनर्स को वाइप आउट करने वाला है, पर इसके बजाय जायंट गार्डियंस उसकी मैकेनिकल आर्मी से टकरा जाते हैं। एक्सप्लोजन्स आसमान को रोशन कर देते हैं, जबकि मशीन्स के स्वॉर्म्स टावरिंग फिगर्स से भिड़ते हैं। सर्वाइवर्स डिसबिलीफ में देखते हैं जब वो लू फॉन्ग को जायंट्स के बीच खड़ा देखते हैं, हाथ में क्रिस्टल लिए हुए। वही रुकी ब्लैक रूइन सिटी से जिसने वहां फाइनल बॉस को हराया था। वार्निंग सायरन्स बजती हैं जैसे ही स्टील हार्ट के ऑटोमेटेड डिफेंसेस एक्टिवेट होते हैं। वेव आफ्टर वेव ड्रोन्स आसमान में रिलीज करते हुए रोबोट्स और पेट्रोल जायंट्स कलाइड करते हैं। बीम्स और मिसाइल्स बैटलफील्ड के अक्रॉस स्ट्रीक करती हैं, जबकि गार्डियंस का हर स्विंग मशीन्स को कवर से दूर बिखेर देता है। तीनों रियलाइज करते हैं कि टाइड शिफ्ट हो रही है। हालांकि नियरली 2/3 पेट्रोल जायंट्स खत्म हो चुके हैं, मास प्रोड्यूस्ड रोबोट्स डिस्ट्रॉयड पड़े हैं। वो सोचते हैं कि हमारा बॉय इतने कम वक्त में इतना पावरफुल कैसे बन गया। वो मुश्किल से लेवल 10 था पहले, फिर भी अब वो इस तरह की ताकत कमांड करता है। एक विस्पर करता है कि वो अभी भी सिर्फ लेवल 21 है, एक रूकी जो खुद स्टील हार्ट के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है। जायंट्स टावर की तरफ एडवांस करते हैं, जबकि अंदर कंट्रोल रूम में उसके एलाइज देखते हैं। फाइनल बैटल शुरू होने वाली है और वो साथ खड़े होते हैं अपने बॉस को कहते हुए कि वो ये कर लेगा। कंट्रोल जायंट्स फॉर्मेशन में मार्च करते हैं जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें स्काई टावर के बेस पर लीड करता है, उन्हें फाउंडेशन पर स्ट्राइक करने और स्टील हार्ट को नीचे लाने का ऑर्डर देता है। वो ओबे करते हैं, उनके वेपन्स बेस को पाउंड करते हैं जैसे ही एक्सप्लोजन्स लोअर फ्लोर्स को चीर देते हैं, जब तक कि मैसिव टावर कोलैप्स होना शुरू नहीं हो जाता।
स्टील हार्ट का चेंबर फटकर खुलता है और उसकी ऑगमेंटेड बॉडी मलबे से उठती है। आंखें जल रही हैं। वो इंटरप्शन पर दहाड़ता है, डिक्लेयर करते हुए कि कमजोर मॉर्टल्स को उसके एवोल्यूशन को डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है, और उसकी चीख बैटलफील्ड को हिला देती है जैसे ही वो हर आखिरी इंसान को मारने की कसम खाता है। काउंटडाउन गिरता रहता है। फाइनल एक्सपेंशन से पहले सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। एक जायंट अपना गोल्डन एक्स नीचे स्विंग करता है, स्टील हार्ट को शार्पली डॉज करने पर मजबूर करते हुए जैसे ही उसके बूस्टर्स फ्लेयर करते हैं। हालांकि ब्लेड अभी भी करीब से कटती है। गुर्राते हुए वो अपना घूंसा जायंट के चेस्ट में मारता है और वो जमीन पर क्रैश करता है। उसके ब्लोज दूसरों को लड़खड़ा देते हैं, फिर भी और जायंट्स रिलेंटलेस स्ट्राइक्स के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक एक शिमरिंग बैरियर उसके चारों तरफ फ्लेयर करता है, अटैक्स के स्टॉर्म को अब्सॉर्ब करते हुए। वो कोल्डली हंसता है, उनका मजाक उड़ाते हुए, और अपना हाथ उठाता है ब्लेजिंग एनर्जी का स्टॉर्म अनलीश करने के लिए, कसम खाते हुए कि वो उन्हें दिखाएगा कि फायर पावर में डूबने का क्या मतलब होता है। उसका एनर्जी शील्ड अपोकलिप्स पेट्रोल के हर ब्लो को श्रग ऑफ कर देता है जैसे ही उनके कंबाइंड स्ट्राइक्स उस पर बेकार टकराते हैं। गार्डियंस गिरते हैं, पर एक अपना मैसिव हैमर उठाता है और जोर से नीचे मारता है। विलन ब्लॉक करता है और फिर हंसता है जैसे ही शॉक वेव उसके चारों तरफ बर्स्ट होती है। धुएं के बीच से लू फॉन्ग प्रिसाइज फोर्स के साथ स्ट्राइक करता है, शिमरिंग बैरियर के बीच से निकलते हुए। स्टील हार्ट की आंखें फटी रह जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अटैक अननेचुरली वाइब्रेट करता है और वहां से काट देता है जहां ब्रूट स्ट्रेंथ फेल हो जाती है। एक आखिरी रोर के साथ हमारा बॉय अपनी टेक्निक कॉल आउट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पार्टिकल स्लैश और ब्लेड प्रोटेक्टिव फील्ड को शैटर कर देती है, सीधा दुश्मन के डिफेंसेस को चीरते हुए जैसे ही असली लड़ाई शुरू होती है। स्पेक्टेटर्स डिसबिलीफ में विस्पर करते हैं, सोचते हुए कि उसने ये कैसे प्राप्त किया होगा। सर्किट्स स्टील हार्ट की बॉडी पर स्पार्क करते हैं, पर प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है कि अगर उसे स्नीक अटैक से नफरत है तो वो उसे हेड ऑन लेगा। वो पावर से एच्ड एक शील्ड उठाता है और अपनी स्किल 100 फोल्ड सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन अनलीश करता है, अपने दुश्मन को अपनी तरफ खींचता हुआ और क्लोज कॉम्बैट में लॉक करते हुए। मशीन टायरेंट रोड के साथ रेजिस्ट करता है, चिल्लाते हुए कि वो तैयारी के साथ आया है, और लू फॉन्ग उसे बताता है कि आर्मामेंट शील्ड मैग्नेटिक पुल को काउंटर करती है, क्योंकि इसे इस तरह की फ्रीक्वेंसीज रिपेल करने के लिए एडजस्ट किया गया था। इलेक्ट्रिक आर्क्स बाहर की तरफ स्पाइरल करते हैं जबकि स्टील हार्ट चीखता है और अपनी खुद की टेक्निक अनलीश करता है, इलेक्ट्रिक आर्क स्टॉर्म बर्स्ट। रेड और ब्लू लाइटनिंग डिस्ट्रक्शन के स्टॉर्म में टकराती हैं जैसे ही उनकी पावर्स एक दूसरे से भिड़ती हैं। स्टॉर्म के बीच से स्नेयर करते हुए वो हर स्ट्राइक की कमजोरी का मजाक उड़ाता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सिंगल उंगली आसमान की तरफ उठाता है और एक आखिरी गिफ्ट का वादा करता है। ऊपर एक ग्लो इरप्ट होता है जैसे ही हवा कांपती है और ऑर्बिटल कैनन्स अलाइन होते हैं। साइबॉर्ग ऊपर देखता है, आसमान में डेडली क्रॉसहेयर्स फॉर्म होते देख इससे पहले कि बीम्स नीचे बरस पड़ती हैं। इम्पैक्ट उसे जमीन में पटक देता है उसकी बॉडी को चीरते हुए, फिर भी उसके सिस्टम्स वापस रोड करते हैं। एनर्जी रिकवरी सर्च करती है जैसे ही वो फुल बॉडी रेस्टोरेशन कमांड करता है। जैसे ही धूल साफ होती है, लू फॉन्ग अभी भी बिना टूटे खड़ा है। स्टार रेल कैनन के बर्निंग आर्क्स अभी भी ऊपर पॉइज्ड हैं, दिखाते हुए कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रेड रिंग्स जलती हुई सिटी पर फैलते हैं और ग्रुप में पैनिक फैल जाता है, क्योंकि स्टील हार्ट खुद को एंडलेसली रिस्टोर कर सकता है जब तक एनर्जी बची है। काउंटडाउन शुरू होता है, सिर्फ 1 मिनट बचा है। दुश्मन विक्ट्री डिक्लेयर करता है, बोस्ट करते हुए कि डेथ रिंग उसके अलावा हर लाइफ को इनगल्फ कर लेगा। पावर उसके फ्रेम में सर्च करती है जैसे ही वो दहाड़ता है कि बाकी सब डूम्ड है। हमारा बॉय काम रहता है, हाथ में एक ग्लोइंग रेलिक पकड़े हुए, जैसे ही वो फ्लेम्स की दुनिया में इसके इंक्यूबेशन की बात करता है और कहता है कि अब इसके स्टेज लेने का वक्त आ गया है। आसमान से एक मैसिव फॉर्म डिसेंड करता है, वो बॉस जो कभी ब्लैक रूइन सिटी में सील था, और ऑब्जर्वर्स हाँप उठते हैं जब वो रियलाइज करते हैं कि ये उसका हिडन ट्रम्प कार्ड है। स्टील हार्ट गुस्से में लंच करता है जेट्स फायर करते हुए, पर कोलोसस इंस्टेंटली काउंटर करता है, ब्लेड्स और कैनन्स हवा को श्रेड करते हुए और उसे ओवरवेल्म करते हुए। वाले बराज में फंसकर मशीन चीखती है। काउंटडाउन नीचे टिक करता है जैसे ही सेकंड्स बचे हैं और वो वायलेंटली तड़पता है जबकि स्पार्क्स उसकी फेलिंग बॉडी से बर्स्ट होते हैं। सिटी फाइनल एक्सपेंशन के ब्लेजिंग रिंग्स के नीचे कांपती है जबकि एलाइज डेस्परेशन में देखते हैं, प्रे करते हुए कि प्लान काम करेगा। लू फॉन्ग ऑर्डर देता है और स्टील विंग्ड कोलोसस आगे सर्च करता है, उसके क्लॉज चीरते हुए और कोर पर लॉक करते हुए। एक फाइनल रेंच के साथ वो एनर्जी सोर्स को उखाड़कर आजाद कर देता है। जैसे ही टाइमर 3 सेकंड स्ट्राइक करता है, स्टील हार्ट चीखता है जैसे ही उसकी बॉडी कोलैप्स होती है काउंटडाउन रुकने से ठीक पहले। सिस्टम की वॉइस डिक्लेयर करती है कि कैपिटल ऑफ फायर एंड आइस का फाइनल बॉस मारा जा चुका है। लाइट बैटलफील्ड को एंगल्फ कर लेती है जैसे ही सर्वाइवर्स वापस ट्रांसपोर्ट के लिए मार्क किए जाते हैं। एग्जॉस्टेड वो प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ, रियलाइज करते हुए कि कोलोसस ने एनर्जी कोर अब्सॉर्ब कर लिया है और स्टील हार्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रेलिक हाथ में लिए स्टडी आगे बढ़ता है, सोचते हुए कि ये जीत सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि अगली फोर्स्ड एंट्री शैडो वर्ल्ड में मौत का असली ट्रायल होगी। उनके सर्वाइवल के लिए वो जानता है कि उसे उन्हें और पुश करना होगा और स्ट्रांग बनाना होगा चाहे जो हो जाए। लू फॉन्ग अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है, देखता है कि वो लेवल 30 पहुंच चुका है, फिर भी कोई सेट ऑक्यूपेशन नहीं है। कैपिटल ऑफ आइस एंड फायर क्लियर करने का रिवॉर्ड उसके सामने चमकता है, हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पार्टिकल स्वॉर्ड, पर वो नोट करता है कि इसे रिचार्ज करना पूरी सिटी की पावर ग्रिड ड्रेन कर सकता है। अपनी बहन की मदद करने से थका हुआ हमारा बॉय सनलाइट में रेस्ट करने का फैसला करता है, जबकि उसके आसपास की सड़कें वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने वाले कपल से भर जाती हैं। एक यंग मैन अपनी डेट को टीज करता है, अकेले बैठे लड़के का मजाक उड़ाते हुए। अचानक भीड़ में एक्साइटमेंट फैल जाती है जब लू शुअर अपीयर होती है।
विस्पर्स फैलने लगती हैं जैसे ही लोग उसे टॉप रैंक्ड मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट के रूप में पहचानते हैं, जो सेलिब्रिटी से भी ज्यादा एडमायर्ड है। फैंस उसके यूरोप से सडन रिटर्न पर ऑ में चीयर करते हैं। अटेंशन इग्नोर करते हुए वो सीधा हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ चलती है, ऑनलुकर्स को स्टन छोड़ते हुए जैसे ही वो उसके इंटेंशंस के बारे में स्पेकुलेट करते हैं। वो सिंपली एक बैग आगे बढ़ाती है और उसे बताती है कि वो हॉट कॉफी लाई है, उसे ठंडा होने से पहले पीने के लिए अर्ज करते हुए। भीड़ करीब आ जाती है। कुछ उसे वेग्रेंट बोलकर मजाक उड़ाते हैं जो लू शोर से कॉफी पाने के लिए लकी है, जबकि दूसरे आर्ग्यू करते हैं कि वो सिर्फ काइंडनेस दिखा रही है। वो उन पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ रिमार्क करता है कि वो लेट है। वो उसके बगल में बैठ जाती है और लोग डिसबिलीफ में घूरते हैं कि वो उसके कितना करीब लग रही है। हमारा बॉय कॉफी सिप करता है, बड़बड़ाता है कि रियल वर्ल्ड में मिलना ट्रबलसम है और वो अपोलोजाइज करती है, कहती है कि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। भीड़ और लाउड हो जाती है जैसे ही कैमरास फ्लैश करते हैं। अचानक वो उसकी कलाई पकड़ता है, उसे खींचता हुआ कहता है कि वो कहीं और जाएंगे, तेजी से सड़कों के बीच से निकलते हुए। फैंस एक्यूजेशंस चिल्लाते हैं, उसे किडनैपर बुलाते हुए, और वो उसे एक एली में खींच लेता है, दीवार से सटाकर खड़ा करता है, जबकि परस्यूअर्स तेजी से निकल जाते हैं। जब शोर फाइनली हल्का होता है, वो बाहर झांकता है और मुरमुरा करता है कि वो चले गए। लू शोर डिमांड करती है कि उसने इतनी अर्जेंटली उसे क्यों खींचा, पर वो इसे टाल देता है और कहता है कि वो जल्द ही समझ जाएगी। उसे डायरेक्ट करता है जब वो ड्राइव करती है। अनॉयड होकर वो पूछती है कि वो व्हील के पीछे क्यों है, और वो कामली एडमिट करता है कि रियल वर्ल्ड में उसके पास लाइसेंस नहीं है। वो उसका नेविगेशन फॉलो करती है, डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है, और वो एक्सप्लेन करता है कि एक क्लासमेट की गैदरिंग है, उसे थोड़ी देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड एक्ट करने की रिक्वेस्ट करते हुए। शॉक्ड होकर वो प्रोटेस्ट करती है कि उसने पहले कभी डेट नहीं किया, पर वो काउंटर करता है ये पॉइंट आउट करके कि उसने किया है। और जब वो पूछती है कि क्या उसका मतलब उसके काउंटलेस साइकिल्स में से एक में है, तो वो कंफर्म करता है। वो उसे एक डील ऑफर करता है, कहते हुए कि अगर वो ये रोल प्ले करेगी तो वो उसकी फैमिली की 5 कंसेक्यूटिव स्लैशेस टेक्निक का फ्लॉ सॉल्व कर देगा। लू शोर रेड लाइट पर ब्रेक्स मारती है और घूरती है प्रूफ डिमांड करते हुए। वो प्रॉमिस करता है कि टास्क खत्म होते ही वो उसे सोल्यूशन दे देगा। फिर वो उससे कहने को कहता है कि उसने उसका पीछा किया, भीख मांगी और वो फाइनली मान गया, उसे कम से कम एक बार प्रैक्टिस करने के लिए अर्ज करते हुए। ब्लशिंग, वो हिचकिचाती है पर इवेंचुअली मान जाती है। सीधी बैठकर वो प्रैक्टिस करती है ये कहते हुए कि वो शेमलेसली उससे तब तक चिपकी रही जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया। 2 पेडेस्ट्रियंस फ्रीज हो जाते हैं जब वो उसे ड्राइव करते हुए देखते हैं और प्रोटैगनिस्ट उसके बगल में बैठा है। एक डिसबिलीफ में कर्स करता है जबकि दूसरा शॉक में अपना फोन गिरा देता है। कार फाइनली एक टावरिंग फ्यूचरिस्टिक सेंटर के सामने रुकती है। लू शोर अज्यूम करती है कि ये उसके क्लासमेट की गैदरिंग है, पर वो रिवील करता है कि ये एक्चुअली एशिया का सबसे बड़ा अवेकनर एक्सचेंज है, जहां शैडो वर्ल्ड्स के आइटम्स ट्रेड किए जाते हैं और ऑक्शंस होल्ड किए जाते हैं। वो स्टार्टल्ड होती है, रियलाइज करते हुए कि वो उसे सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे एंट्री ग्रांट करती है। वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट को टीज करता है, पर वो जल्दी से डिनाई करती है। अंदर भीड़ में मर्मर्स फैल जाते हैं गॉडेस लुओ को किसी के साथ आते देख। लोग वंडर में विस्पर करते हैं कि कौन उसके इतना करीब खड़े होने की हिम्मत करता है। लू फोंग उसे बताता है कि वो ब्रोक है और चाहता है कि वो उसकी परचेसेस के लिए पे करे। इरिटेटेड, वो बड़बड़ाती है कि उसे फॉलो करने से कभी कुछ अच्छा नहीं होता, पर वो दिन के लिए उसकी पेट्रन बनने को मान जाती है। उनके चारों तरफ अवेकनर्स घूरते हैं, उनकी गॉडेस के बगल में खड़े अनजान आदमी को लेकर सस्पिशियस होते हुए। बिजी अवेकनर एक्सचेंज सेंटर के अंदर वेंडर्स रेयर शैडो वर्ल्ड गुड्स के बारे में चिल्लाते हैं। लू फोंग एक स्टॉल पर रुकता है और एक ग्लोइंग ब्लू रूबिक्स क्यूब उठाता है। साइबोर्ग वेंडर ग्रिन करता है और उसकी शार्प आई की तारीफ करता है, बूस्ट करते हुए कि ये वहां का इकलौता ए रैंक मैकेनिकल रूबिक्स क्यूब है और कम से कम 800,000 अवेकनिंग कॉइंस की वर्थ रखता है। वो इसे 100,000 में ऑफर करता है। हमारा बॉय इसे सिर्फ ऑर्नामेंट बोलकर डिसमिस करता है और बहुत महंगा बताता है। सेलर और जोर देता है, प्राइस 90,000 तक कम कर देता है और एक ट्विस्ट ऐड करता है, 1000 कॉइन्स पे करो क्यूब अनलॉक करने के चांस के लिए, और अगर सक्सेसफुल हुए तो ये फ्री है। लू शोर कॉइन्स देती है। जब प्रोटैगनिस्ट क्यूब लेता है, वेंडर वार्न करता है कि कोई रिफंड नहीं होगा और ब्रैग करता है कि नेशनल एक्सपर्ट्स भी इसे सॉल्व करने में फेल हो गए। लू फोंग कामली उसे ट्विस्ट करता है, सेकंड्स में सॉल्व करते हुए। पजल उसके हाथों में बर्स्ट हो जाता है, क्यूब एक्सप्लोड होकर खुलता है और वेंडर डिसबिलीफ में घूरता है, चिल्लाते हुए कि ये शैडो वर्ल्ड की ट्रेजरी की है और एस रैंक आइटम जितनी वर्थ रखती है। पैनिक्ड, वो उसे वापस लेने की कोशिश करता है, कहते हुए कि वो सिर्फ 1000 कॉइन्स के लिए इससे पार्ट नहीं कर सकता। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें नैरो करता है और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है। बायस्टैंडर्स बीच में आते हैं, वेंडर को याद दिलाते हुए कि गॉडेस लुओ पेयर है और उनका एक शब्द उसका लाइसेंस इंस्टेंटली छीन सकता है। कॉर्नर्ड होकर वेंडर पसीने में आ जाता है और चीट करने के किसी भी इंटेंट से इनकार करता है, पर लू फोंग इसे टाल देता है, ये कहते हुए कि उनके पास करने को और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और स्टॉल्स ब्राउज करना शुरू करता है। वो वेपन्स और रेयर आइटम्स देखता है, एक बी ग्रेड डैगर पर पॉइंट करते हुए जिसकी कीमत 12,000 कॉइन्स है, उसे भी चाहता है। लू शोर बड़बड़ाती है कि वो और ज्यादा कैरी नहीं कर सकती, जैसे ही वो चीजें पाइल करता रहता है। ऑनलुकर्स मजाक उड़ाते हैं कि वो कैसे एंडलेसली पे कर रही है, उसे फूल और प्यार में अंधा बुलाते हुए। इरिटेटेड, लू शोर डिमांड करती है कि उसे इतने आइटम्स की जरूरत क्यों है, पर हमारा बॉय सिर्फ रिप्लाई करता है कि वो जल्द ही समझ जाएगी। इससे पहले कि वो दोबारा पूछ सके, एक लाल बालों वाला आदमी स्पाइक्स के साथ ग्रिन करते हुए उसे ग्रीट करता है, उसे गॉडेस लुओ बुलाता है और उन्हें आने की खबर ना देने के लिए चीड़े करता है। वो फ्राउन करती है और पूछती है कि वो कौन है। आदमी खुद को वांग मंग इंट्रोड्यूस करता है, वुल्फ गिल्ड का वाइस लीडर ब्लैक लैड सबऑर्डिनेट से घिरा हुआ।
लू शुअर उसे ब्लंटली डिसमिस करती है, ये कहते हुए कि वो मुश्किल से उसके लीडर को याद रखती है, उसे तो छोड़ ही दो। एंगर्ड, वांग मंग सवाल करता है कि वो लू फॉन्ग पर वक्त क्यों बर्बाद कर रही है और उसकी परचेसेस का मजाक उड़ाता है, उन्हें चीप बी और सी रैंक ट्रैश बोलते हुए। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, लू शुअर और हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना कुछ बोले वहां से मुड़ जाते हैं। वो कैजुअली अपना हाथ उसकी कमर पे रखता है और वो दोनों साथ निकल जाते हैं। तभी एक अनाउंसर लू शुअर द्वारा स्पॉन्सर्ड एक प्राइवेट ऑक्शन डिक्लेयर करता है, जिससे भीड़ दंग रह जाती है। विस्पर्स तेजी से फैलने लगती हैं। लोग ताना मारते हैं कि वो जरूर एक वीकलिंग के प्यार में अंधी हो गई है, जबकि जिन्होंने उसे शैडो वर्ल्ड में देखा था वो चुपचाप उस वीकलिंग शब्द पर हैरानी जताते हैं। हॉल इन्फ्लुएंशियल फिगर्स, गिल्ड लीडर्स और वाइस लीडर्स से भर जाता है। लू फॉन्ग स्टेज पर आता है और लू शुअर के प्राइवेट कलेक्शन से 5 आइटम्स प्रेजेंट करता है। शुरुआत होती है बी ग्रेड डैगर ऑफ द मर्की नाइट से, जो रात में क्रिटिकल चांस बढ़ाता है। ऑडियंस हुटिंग करती है, इसे वर्थलेस कचरा बुलाती है। कुछ लोग गुस्से में बाहर निकल जाते हैं, उसे टाइम वेस्ट करने के लिए मॉक करते हुए। हत्ता कि गिल्ड लीडर्स भी उसे डिसमिस कर देते हैं। हमारा बॉय इवन टोन में बोलता है, उन्हें याद दिलाता है कि शैडो वर्ल्ड आइटम्स में हिडन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। वो डिक्लेयर करता है कि इस ऑक्शन का हर आइटम यूनिक एट्रीब्यूट्स छुपाए हुए है। डाउटर्स स्नीयर करते हैं और उस पर ब्लफ करने का इल्जाम लगाते हैं। अचानक वो स्टेज से गायब हो जाता है और वांग मांग के ठीक पीछे रीअपीयर होता है। ब्लेड उसके गले पर होती है। वो डैगर की हिडन पावर दिखाता है। हर बैटल में 6 बार 1.5 सेकंड्स के लिए शैडो में घुलने की क्षमता। रूम में मौजूद असैसिन्स स्पेशली इंप्रेस हो जाते हैं इसकी वर्थ समझते हुए। बिड्स तेजी से बढ़ती हैं, 200,000, फिर 500,000, फिर 800,000 अवेकनिंग कॉइन्स। यहां तक कि स्केप्टिक्स भी एडमिट करते हैं कि ये एक टॉप टियर असैसिन वेपन है। वांग मांग, जिसने कुछ देर पहले लू फॉन्ग का मजाक उड़ाया था, अब ह्यूमिलिएटेड फील करता है और कसम खाता है कि चाहे जो हो जाए वो उससे एक भी चीज नहीं खरीदेगा। हैमर गिरता है और डैगर 5 मिलियन कॉइन्स में बिकता है। लू फॉन्ग विनर को कंग्रेचुलेट करता है, जबकि वांग मांग शर्म से अपना सर पकड़ लेता है, एडमिट करते हुए कि वो बिड करने से खुद को रोक नहीं पाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अगला आइटम प्रेजेंट करता है, सी ग्रेड क्लोक ऑफ द हाउलिंग गेल। शुरू में क्राउड डाउनग्रेड पर हंसती है, पर वो इसका हिडन इफेक्ट रिवील करता है, जो यूजर को हर 3 घंटे में एक बार 10 मिनट के लिए स्पिरिट्स देखने देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि स्पेक्टर्स से भरे शैडो वर्ल्ड्स में ये कितना अनमोल है और स्टार्टिंग बिड 1 मिलियन सेट करता है। गिल्ड मेंबर्स तुरंत एक्शन में आते हैं, 2 मिलियन चिल्लाते हैं, फिर 2.5, जब तक एक और आवाज 3 मिलियन नहीं दहाड़ती। जो एक सस्ती क्लोक लग रही थी, वो अचानक एक प्राइस ट्रेजर बन जाती है। फियर्स बिडिंग उसे एक बार फिर सही साबित करती है। ग्रैंडपा कामली अपना हाथ उठाते हैं और 15 मिलियन कॉल करते हैं। हॉल में गैस्प्स गूंज उठते हैं क्योंकि वो मॉडेस्ट आइटम एस ग्रेड प्राइस पर बिकता है और विस्पर्स फैलती हैं कि हुआशिन गिल्ड जरूर अनइमेजिनेबली वेल्दी होगी। गैवल नीचे स्लैम होता है और लू फॉन्ग इसे सोल्ड डिक्लेयर करता है, कंग्रेचुलेशंस ऑफर करते हुए। कुछ लोग मर्मर करते हैं कि हमारा बॉय लू शुअर के सपोर्ट पर जी रहा है और रैंडम स्टॉल गुड्स को स्काई हाई प्राइसेस पर बेच रहा है। फिर भी वांग मैंग सोचता है कि हालांकि उसकी गिल्ड हाई रैंक नहीं करती, उनके पास अभी भी किसी नेशन को टक्कर देने जितनी वेल्थ है। हालांकि वो कसम खाता है कि वो और पैसा नहीं देगा। बिना रुके बॉय अगला पीस अनवेल करता है। जैसे ही एक चेस्ट खुलता है और एक क्रिस्टलाइन स्कल ईरी लाइट के साथ ग्लो करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हालांकि ये सिर्फ बी ग्रेड है, ये रेयर ए ग्रेड ग्रेल को रिप्लेस कर सकता है और वॉरियर्स को लेवल 50 पर इंटरमीडिएट क्लासेस में एडवांस करने देता है। फिर वो 5 मिलियन की स्टार्टिंग बिड अनाउंस करता है। हाथ ऊपर उठते हैं और नंबर 6 मिलियन 7 मिलियन तक चढ़ते हैं। फिर लिन इसे 10 तक बढ़ा देती है, अपनी गिल्ड के लिए एक और पावरफुल फाइटर सिक्योर करने के लिए डिटरमिन्ड। पीछे से वांग मांग स्नैप करता है और 15 मिलियन चिल्लाता है। लिन और वो आंखें लॉक करते हैं जैसे ही प्राइस बढ़ती जाती है। 18 मिलियन 20, फिर 23, जब तक वांग मांग 25 दहाड़ता है। बिडिंग आसमान छूती है जब तक आइस ब्रेकर गिल्ड का बाय ही कैजुअली इसे 35 मिलियन तक नहीं बढ़ा देता, सबको स्टन करते हुए। विस्पर्स फैलती हैं कि वो पहले चला गया था, पर सिर्फ इस गोल्डन चांस के लिए वापस आया। लिन का पार्टनर फिर रेस करने पर डिबेट करता है, पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये 30 मिलियन से ज्यादा वर्थ नहीं है। गैवल गिरता है और बाय ही क्रिस्टल स्केलेटन सिक्योर कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर फाइनली अनाउंस करता है, ये कहते हुए कि आखिरी 2 आइटम्स एक पैकेज के रूप में साथ बेचे जाएंगे। गैस्प्स उठते हैं जब वो रिवील करता है एक अग्रेड आर्केन रिंग जो मैजिक एनहांस करती है और वेयर को हर 30 दिन में एक बार इंस्टेंटली स्पेल कास्ट करने देती है, और एक सी ग्रेड फ्रॉस्टफायर पोशन जो रिकवरी पोशन के साथ पेयर करने पर इंस्टेंटली माना रिस्टोर कर सकता है। क्राउड में हलचल मच जाती है, मैजिशियंस खासकर एक्साइटेड हैं और लू शुअर की आंखें भी हल्की सी नैरो होती हैं। लू फॉन्ग फाइनल अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर करता है और स्टार्टिंग बिड 10 मिलियन सेट करता है। हॉल फट पड़ता है जैसे ही वांग मंग इंपल्सिवली 20 मिलियन चिल्लाता है। नंबर्स तेजी से बढ़ते हैं जैसे ही ग्रैंडपा कामली 30 मिलियन तक रेस करते हैं। फिर बाई ही 40 कॉल करता है। गैस्प्स फैल जाते हैं जब वांग मंग इसे 45 तक पुश करता है, पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली एल्डर्स उसे 50 मिलियन फिर 60 के साथ क्रश कर देते हैं। वो अपनी सीट पकड़ता है और बड़बड़ाता है कि उसके पास सिर्फ 60 बचे हैं और अगर उसने फिर बिड किया तो वो सब कुछ खो देगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट रूम स्कैन करता है, पूछता है कि क्या कोई और बिडर्स हैं। गैवल हवर करता है जैसे ही वो एक बार 60 मिलियन कॉल करता है और सबकी नजरें स्क्रीन पर लॉक हो जाती हैं फाइनल हैमर का इंतजार करते हुए। तभी लिन बीच में आती है डिक्लेयर करते हुए कि आग गिल्ड 75 मिलियन तक रेज करती है, सबको स्टन करते हुए। लोग विस्पर करते हैं कि सिर्फ दुनिया की टॉप गिल्ड ही इतना मैसिव सम बिना हेजिटेशन के फेंक सकती है। ग्रैंडपा हार मान लेते हैं जबकि लिन सोचती है कि उसके मास्टर को ये आइटम्स पसंद आएंगे।
अपलॉज फॉलो करता है जैसे ही वो आर्क गिल्ड को दोनों आर्केन रिंग और फ्रॉस्ट फायर पोशन जीतने के लिए कंग्रेचुलेट करता है। फिर वो बो करता है और फॉर्मली गॉडेस लुओ का प्राइवेट ऑक्शन क्लोज करता है। जैसे ही हॉल खाली होना शुरू होता है, एक कोलोसल फिगर एक शिमरिंग प्रोजेक्शन में मटेरियलाइज होता है और लू फोंग फ्रीज हो जाता है जैसे ही इमेज सॉलिडिफाई होती है। वो आदमी कामली मुस्कुराता है और कहता है कि वो लेट पहुंचा। भीड़ डिसबिलीफ में फट पड़ती है, उसका नाम चिल्लाते हुए एलिस्टन, सुपर हीरो, दुनिया का सेवियर। आर्क गिल्ड के मेंबर्स कांपते हुए उसे गिल्ड मास्टर एड्रेस करते हैं, शॉक्ड कि वो पर्सन में अपीयर होगा। हमारा बॉय खुद को स्टेडी करता है, जबरदस्ती काम रहते हुए खुद को वार्न करता है कि उस मॉन्स्टर को कुछ भी सेंस ना होने दे। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ एलिस्टन उसे डायरेक्टली एड्रेस करता है, कहता है कि उसके पास एक सवाल है। एलिस्टन का प्रोजेक्टेड फिगर लूम करता है, उसकी आंखें लू फोंग पर लॉक हैं जैसे ही वो पूछता है कि क्या वो पहले मिले हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत इनकार करता है, पर एलिस्टन प्रेस करता रहता है, ब्लैक रूइन सिटी को रिकॉल करते हुए जैसे कि उनका वहां आमना सामना हुआ हो। कंफ्यूजन का नाटक करते हुए यंग मैन इंसिस्ट करता है कि वो समझ नहीं पा रहा। एलिस्टन की ग्रिन अननेचुरली खिंचती है जैसे ही क्रिम्सन एनर्जी बिल्डिंग के थ्रू बर्स्ट करती है। एक्सप्लोजन अचानक इरप्ट होते हैं, रेड लाइटनिंग आसमान को चीरती है जबकि एलिस्टन आगे बढ़ता है। उसकी आवाज गरजती है, ऑब्लिटरेशन डिमांड करते हुए और डिक्लेयर करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय होना चाहिए। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, फिर भी हमारा बॉय रैकेज से बाहर निकलता है। एलिस्टन उसे घूरता है, पूछता है कि क्या वो स्ट्रगल करने की हिम्मत करता है, फिर दोबारा लंच करता है पर फेल होता है। अपने दांत पीसते हुए वो अपना घूंसा हीरो के पेट में मारता है, मुंह से खून स्प्रे होता है। अचानक वो अपने बेड पर झटके से जागता है, पसीने में भीगा हुआ, हाथ अपने चेस्ट को पकड़े हुए। ऑक्शन को 3 दिन बीत चुके हैं, फिर भी वो नाइटमेयर बार बार वापस आ रहा है। वो अपना सर पकड़ता है जैसे ही एलिस्टन के शब्द गूंजते हैं, अपने साथियों को बचाने के लिए उसे थैंक करते हुए और उसमें पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करते हुए। वो ऑक्शन को रिकॉल करता है जहां कुछ भी गलत नहीं हुआ था, जहां एलिस्टन ने कभी कुछ नोटिस नहीं किया और उसने बिना कॉन्फ्लिक्ट के आइटम सिक्योर कर लिया था। रूम में वापस वो केस खोलता है और डेस्क पर 2 ट्रेजर्स रखता है, एक चार्जिंग डिवाइस और एक क्रिस्टल। ग्लोइंग शॉट को स्टडी करते हुए प्रोटैगनिस्ट उसका असली इफेक्ट याद करता है। सिर्फ ए ग्रेड आइटम्स कॉपी करने के अलावा ये किसी भी एस ग्रेड गैजेट को रेप्लिकेट कर सकता है जो उसने कभी यूज किया हो, इसे प्राइसलेस बनाते हुए। इसे पास पकड़े हुए वो अपनी स्किल स्क्रॉल करता है। एबिलिटीज के पैनल्स उसके सामने फ्लोट कर रहे हैं, फिर भी वो जानता है कि बेसिक्स को छोड़ना होगा। लेवल 30 पर उसे नया रास्ता चुनना होगा क्योंकि एलिस्टन की ताकत ओवरवेलमिंग है। एक गॉड को फेस करने और अपने कंपेनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे ब्रेकनेक स्पीड पर स्ट्रांग होना होगा। अचानक एक मैसेज विंडो खुलती है टाओ की आवाज के साथ, सोल गैदरिंग रिंग के लिए थैंक करते हुए, पर फिर वो रियलाइज करती है कि उसने चुपके से उसके अकाउंट से कॉइन्स डिडक्ट कर लिए थे। वो उसे कर्स करती है जबकि कहीं और जाओ हेयान अपने नए ग्रेविटी चिप पर हंसता है। शी जून एक बर्सर्कर क्रिस्टल एग्जामिन करता है, उसकी डिस्ट्रक्टिव मैडनेस उसे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इसे यूज करना दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी वक्त लिंग यू एक पॉइजन साइलेंस स्टडी करती है, उसका कोल्ड रिप्लाई जल्द ही आता है कि उसे गिफ्ट मिल गया, पर डिमांड करती है कि कुछ और ना भेजा जाए। कॉल खत्म होती है जैसे ही एक सेक्रेटरी हमारे हीरो को इन्फॉर्म करती है कि प्रेसिडेंट एना बाहर वेट कर रही हैं और उसे जल्दी करने को बोलती है। वो वापस जोक करता है कि अगर उसने उससे शादी की तो सेक्रेटरी सबसे पहले फायर होगी। जल्द ही वो कार में बैठता है जहां एना बैठी है, स्कोल्ड करते हुए कि वो बहुत स्लो है। वो पलटकर जवाब देता है कि यूजुअली वो लोगों को वेट करवाती है और आज बारी उसकी थी, फिर मदद के लिए थैंक करता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने कैपिटल ऑफ आइसन फायर में से बचाया था और जो लाइटनिंग आइटम उसने गिफ्ट किया वो प्राइसलेस था। लू फोंग एक ड्राई स्माइल छुपाता है, ये जानते हुए कि वो एक मॉडिफाइड सी रैंक नकल से ज्यादा कुछ नहीं था। वो इंसिस्ट करती है कि अब मदद करके हिसाब बराबर हो गया, पर वो उसकी ब्लंटनेस को टीज करता है, उसे हमेशा की तरह रूथलेस बुलाते हुए। वो करीब झुकता है और उसके अंडरगारमेंट्स के कलर पर रिमार्क करता है, जिससे उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो उसे गुस्से में शेमलेस बेशर्म बुलाती है। हालांकि उसका गुस्सा उबल रहा है, एक ख्याल टिका रहता है कि शायद इस केओटिक वर्ल्ड में ये बेशर्म आदमी ही है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स बर्फ के ऊपर गरजते हैं जैसे ही एना हमारे प्रोटैगनिस्ट और अपनी सेक्रेटरी के साथ बैठी है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वो यहाँ एक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने आया है। वो अपना हाथ उठाता है और एक ग्लोइंग क्यूब उसकी हथेली के ऊपर फ्लोट करता है, उसे शॉक छोड़ते हुए। सेक्रेटरी फिर उनका अराइवल अनाउंस करती है। नीचे एक पुराना रूइंड हाउस नजर आता है जैसे ही हेलीकॉप्टर कोर्टयार्ड में लैंड करता है। वर्कर्स रूइंस के आसपास मूव करते हैं जैसे ही हेलीकॉप्टर पावर डाउन होता है और एना ग्रुप को आगे लीड करती है। एक फोरमैन जल्दी से रिपोर्ट करने आता है कि लगातार खुदाई के बाद वो फाइनली बॉटम लेयर तक पहुंच गए हैं। लू फोंग हाथ में क्यूब लिए हुए फॉलो करता है और जब पूछा जाता है कि क्या ये वही जगह है जो वो ढूंढ रहा है, वो सिर्फ नॉड करता है जैसे ही डिवाइस से एनर्जी फ्लिकर करती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। फ्रैगमेंट्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं, स्टोन वॉल पर एक ग्लोइंग पोर्टल बनाते हुए जो एक हिडन शैडो गेट रिवील करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ हाई लेवल गेट सिर्फ स्पेशल साइट्स पर अपीयर होते हैं और फिर आगे बढ़ता है, उन्हें फॉलो ना करने को बोलते हुए। एना उसे जाते हुए देखती है और विस्पर करती है कि वो केयरफुल रहे। जैसे ही पोर्टल घूमता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को गहराई में खींचता है, वो ए ग्रेड शैडो वर्ल्ड सेज टावर में एंटर करता है, जहां टावरिंग स्ट्रक्चर तूफान के ऊपर लूम कर रहा है। एक बूढ़ा फिगर स्टाफ के साथ उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि वो क्यों आया है, और एक और गार्डियन अपीयर होता है, डिक्लेयर करते हुए कि एक और चैलेंजर आ गया है और उसकी रिक्वेस्ट जानना चाहता है। हीरो जवाब देता है कि वो हिडन क्लास के लिए आया है क्योंकि सेज टावर इकलौती जगह है जो इसे ऑफर करती है। गार्डियंस वार्न करते हैं कि मोर्टेलिटी रेट 95% है, पर वो एक स्क्रीन कॉन्जर करते हैं जो हिडन क्लासेस की लिस्ट रिवील करती है। उनके बीच हमारा बॉय एक पॉइंट करता है, क्लासलेस।
सेज और गार्डियन पॉज करते हैं, एक्सप्लेन करने से पहले कि क्लासलेस पाथ टावर का सबसे मुश्किल ट्रायल है और फेलियर का मतलब सिर्फ हार नहीं है, इसका मतलब है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन। बिना हेजिटेशन के वो क्लासलेस चूज करता है। सेज एक मैसिव डोर की तरफ इशारा करता है, उसे बताते हुए कि उसका ट्रायल इसके परे शुरू होता है और लक विश करता है, जबकि डार्क गार्डियन स्कॉफ करता है और दावा करता है कि वो कभी पास नहीं होगा। अंदर कदम रखते हुए लू फॉन्ग स्काई अरीना में एंटर करता है। जैसे ही एक आवाज पहला ट्रायल डिक्लेयर करती है, स्ट्रेंथ। वो खुद को ब्रेस करता है जैसे ही उसका ओपोनेंट आता है और एक मैसिव साइक्लॉप्स डिसेंड करता है, उसकी एक आंख ब्लेज कर रही है। ट्रायल डिमांड करता है कि वो एक ऐसे बीइंग को हराए जिसकी ताकत कभी कम नहीं होती। जायंट चार्ज करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट इंस्टेंटली मूव करता है। उसकी ब्लेड क्रशिंग स्ट्राइक के खिलाफ फ्लैश करती है। वो बीस्ट के स्विंग के नीचे से निकलता है और रैपिड स्लैशेस के साथ काउंटर करता है। जैसे ही एक्सप्लोजन्स मिस्ट को चीर देते हैं, साइक्लॉप्स लड़खड़ा रहा है पर गिरने से इनकार कर रहा है। जैसे ही असली लड़ाई शुरू होती है, सेजेस देखते हैं जबकि बॉय साइक्लॉप्स को किनारे की तरफ ड्राइव करता है। बीस्ट चार्ज करता है, उसका मैसिव फिस्ट नीचे स्मैश करता है पर वो नीचे से निकलता है और ऊपर की तरफ थ्रस्ट करता है। उसकी ब्लेड ब्लू ग्लो करती है जैसे ही वो फ्रीज एक्टिवेट करता है। सीधा साइक्लॉप्स की आंख में स्टैब करते हुए आइस इंस्टेंटली फैल जाती है। उसका विजन लॉक करती है और मूवमेंट्स रोक देती है। जब उसकी साइट ब्रीफली रिकवर होती है, मॉन्स्टर फ्रेंजी में चला जाता है, गुस्से में वाइल्डली स्विंग करते हुए। पर लू फॉन्ग खुद को स्टेडी करता है और स्किल फिर से चैनल करने से पहले हर ब्लो डॉज करता है। अरीना हिल जाता है जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, साइक्लॉप्स की बॉडी को मिड चार्ज फ्रीज करते हुए। टावरिंग बीस्ट जोर से नीचे क्रैश करता है। सिस्टम अनाउंस करता है, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ क्लियर। जैसे ही एक नया गेट आगे मटेरियलाइज होता है, लाइट के साथ घूमता हुआ। डार्क गार्डियन एडमिट करता है कि वो सरप्राइज्ड है और उसकी ट्रिक को क्लेवर बोलता है। हालांकि उसे डाउट है कि हमारा बॉय आगे आने वाली चीज एंड्योर कर पाएगा, जबकि सेज कहता है कि बाद के स्टेजेस प्योर स्ट्रेंथ डिमांड करेंगे। अरीना शिफ्ट होता है और ट्रायल ऑफ स्पीड शुरू होता है। जैसे ही एक विंड स्पिरिट जिसका नाम सिल्फ है अपीयर होती है, उसका फॉर्म हवा की तरफ फ्लिकर कर रहा है। रूल्स एक्सप्लेन करते हैं कि लू फॉन्ग को उससे रेस करनी है और अगर वो कभी पीछे रहा तो ट्रैक के चारों तरफ तूफान क्रैश करेंगे। काउंटडाउन शुरू होता है जबकि स्पेक्टेटर्स विस्पर करते हैं कि सिर्फ सेकंड्स के अंदर साउंड की स्पीड रीच कर सकती है। जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना वेपन निकालता है और हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पार्टिकल स्लैश अनलीश करता है, दुश्मन को क्लीन कट करते हुए। गार्डियंस डिसबिलीफ में मुंह खोले रह जाते हैं, आपस में बहस करते हुए, पर मारना रूल्स के खिलाफ नहीं था। ट्रैक पर अकेला छूटने के बाद वो बस आगे चलता है जब तक वो फिनिश तक नहीं पहुंच जाता। सिस्टम रिजल्ट अनाउंस करता है, स्पीड टेस्ट क्लियर डिक्लेयर करते हुए। पोर्टल फिर शिफ्ट होता है, उसे मोल्टन लावा के ऊपर लटके एक ग्लोइंग क्यूब में लाता है। इस बार ट्रायल ऑफ इंटेलिजेंस अनाउंस होता है जिसमें 8 गेट्स हैं। हर एक में एंशिएंट और मॉडर्न सिविलाइजेशन से ली गई एक पजल है। सबको 15 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, इससे पहले कि क्यूब आग द्वारा निगल लिया जाए। सेजेस एक्सप्लेन करते हैं कि हर पजल को 2 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा और फेलियर डिजास्टर्स ट्रिगर कर सकता है जो पूरी सिटीज डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी पावरफुल होंगे। एक चैलेंज रिवील होता है, 7 चेन रूबिक्स क्यूब, एक ऐसा टास्क जो इम्पॉसिबल प्रिसीजन और कंसंट्रेशन रिक्वायर करता है। डार्क गार्डियन स्कॉफ करता है, कहते हुए कि कोई इंसान कभी सक्सीड नहीं हो सकता और सिर्फ एक हाई लेवल अवेकनर जिसके पास मिस्ट्री सॉल्वर प्रोफेशन था वो पहले पास हुआ है। पर दूसरा सेज काउंटर करता है कि शायद ये अवेकनर अलग है। आवर ग्लास पलट जाता है जैसे ही क्यूब डूबने लगता है और आवाज डिक्लेयर करती है कि ट्रायल शुरू हो गया। हमारा बॉय बिना हेजिटेशन के आगे बढ़ता है, सीधा सबसे मुश्किल पजल की तरफ मूव करते हुए, जबकि डार्क गार्डियन हंसता है। फिर भी सेकंड्स के अंदर वो कामली 7 चेन क्यूब और दूसरा डिवाइस एक साथ सॉल्व करता है। सिर्फ 46 सेकंड्स में इम्पॉसिबल पजल कंप्लीट हो जाता है। कुछ पल बाद पैंडोरास बॉक्स 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त में खुलता है। 5 मिनट मार्क पर रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाता है और 10 मिनट्स तक सभी 8 पजल्स फिनिश हो जाते हैं। सेजेस स्टन्ड हैं, विस्पर करते हुए कि उसने हर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ट्रायल ऑफ इंटेलिजेंस कंप्लीट डिक्लेयर होता है और वो बिना रुके फिर एडवांस करता है। एक सेज डार्क गार्डियन से पूछता है कि क्या वो अभी भी अगले ट्रायल पर शर्त लगाने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि अगर ये लड़का जीत गया तो वो कुत्ता बन जाएगा। अपने ही शब्दों में बंधा हुआ डार्क गार्डियन एक काले कुत्ते में बदल जाता है, गुर्राते हुए कि वो तब तक वापस नहीं बदलेगा जब तक लू फॉन्ग मर नहीं जाता। अगला स्टेज शुरू होता है जैसे ही ट्रायल ऑफ फिजिक अनफोल्ड होता है। अब फाइनल ट्रायल लूम करता है। वो आखिरी अरीना में कदम रखता है जहां ट्रायल ऑफ परसेप्शन शुरू होता है। शैडोज में लाल आंखें ग्लो करती हैं, आर्मर्ड फिगर्स की आर्मी में मल्टीप्लाई होते हुए। रिक्वायरमेंट क्लियर है, इस शैडो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाली सभी क्लासेस को हराना। जैसे ही आर्मी उठती है वो उसकी तरफ मार्च करते हैं। आर्मी ओवरहेड स्वॉर्म करती है जैसे ही लू फॉन्ग फॉरेस्ट के थ्रू भागता है और सेजेस रिमार्क करते हैं कि कोई भी कभी एक साथ सभी क्लासेस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए एस्केप ही एकमात्र रास्ता लगता है। दुश्मन पीछा करते हैं चिल्लाते हुए कि जितना लंबा वो भागेगा उसकी मौत उतनी ही बुरी होगी। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट ट्रीज के बीच से निकलता है और नजरों से गायब हो जाता है। परस्यूअर्स को कंफ्यूज छोड़ते हुए जैसे ही वो फ्रैंटिकली सर्च करते हैं, कन्विंस कि वो अभी भी आसपास है। उनमें से एक हिडन ट्रिगर पर पैर रखता है और एक एक्सप्लोजन इरप्ट होता है, कई लोगों को आग में निगलते हुए, जबकि दूसरे आगे बढ़ते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक पिलर्स के लाइफ में सर्ज होने के लिए। करंट्स उन्हें चीरते हुए और इंस्टेंटली गिरा देते हैं। एक्सप्लोजन्स फॉरेस्ट में रिपल करते हैं जैसे ही दुश्मन हिडन डिवाइसेस से फट जाते हैं। ग्रेविटी बॉम्ब्स, टेस्ला कॉइल्स और सेंट्री गन्स पूरे स्क्वाड्स को सेकंड्स में वाइप आउट कर रहे हैं।
और ऑब्जर्वर सोचना शुरू करते हैं कि हमारा बॉय सेज टावर में इतना प्रिपेयर्ड क्यों आया। इतने सारे टूल्स कैरी करते हुए केओस के बीच वो बच्चे कुचे को खुद काट देता है, पर और भी हर दिशा से क्लोजिंग करते हैं। जैसे ही डार्क गार्डियन उसका मजाक उड़ाता है, एक बीस्ट जो कॉर्नर्ड है बिना किसी एस्केप के। हीरो स्प्रिंट लगाता है और माउंटेन पीक की तरफ ऊपर क्लाइम करता है, अपना हिडन कॉन्फिडेंस दिखाते हुए, जबकि सेजेस मानते हैं कि वो सीधा एक ट्रैप में दौड़ रहा है और घिरने वाला है। वो बैटलफील्ड के ऊपर लीप करता है जैसे ही दुश्मन नीचे सर्च करते हैं। एक एक्सप्लोजन माउंटेन साइड को चीर देता है, आग और मलबा बिखर जाता है जैसे ही काउंटलेस एनिमीज उड़ा दिए जाते हैं, और सेजेस रियलाइज करते हैं कि उसने फोर्स का बड़ा हिस्सा वाइप आउट करने के लिए डेमोलिशन बॉम्ब यूज किया है। लगभग 30% आर्मी बची है, पर इससे पहले कि वो रिट्रीट कर सकें स्टेज शिफ्ट होता है। एक ट्रेम्बलिंग फिगर अपीयर होता है जो गेम ऑपरेटर के रूप में रिवील होता है। लू फोंग आगे बढ़ता है और स्टेट करता है कि ये स्टेज ट्रायल के पीछे वाले को एक्सपोज करने के लिए था। आदमी डिनाई करता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे वहीं काट देता है, टेस्ट को खत्म करते हुए। में सबसे हाईएस्ट है। फिर भी इसे क्लेम करने के लिए उसे एक और ट्रायल फेस करना होगा जो पहले किसी भी ट्रायल से ज्यादा हार्श है। ब्लैक गार्डियन डिक्लेयर करता है कि ये ट्रायल एडिशनल डिफिकल्टी रिक्वायर करता है और अनाउंस करता है कि वो खुद इस बार पार्टिसिपेट करेगा। एक सेज वॉर्न करता है कि हमारे बॉय के लिए उसकी नफरत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पर तब तक यंग फाइटर ग्लोइंग गेट में कदम रखता है। दूसरी तरफ डार्क गार्डियन वेट कर रहा है। उसकी परफॉर्मेंस एक्नॉलेज करते हुए गार्डियन एक्सप्लेन करता है कि फाइनल टेस्ट सिंपल है, एक 1-on-1 फाइट, और क्लास अर्न करने के लिए उसे हराना होगा। डार्क एनर्जी सर्च करती है। जैसे ही गार्डियन ट्रांसफॉर्म होता है, उसकी बॉडी ट्विस्ट होकर एक मॉन्स्टरस फॉर्म ले लेती है, और आखिरी लड़ाई शुरू होती है जैसे ही लाल आंखें ब्लेज करती हैं और विंग्स फैल जाते हैं। वो डिस्ट्रक्टिव लाइट की एक मैसिव बीम अनलीश करता है, पर लू फोंग अपनी सोर्ड प्लांट करता है और एक आइस वॉल समन करता है। ड्रैगन फ्रोजन बैरियर से टकराता है। फायर और फ्रॉस्ट कोलाइड करते हैं, आइस शार्ड्स बिखर जाते हैं, जबकि वो दीवार के पीछे फर्म खड़ा रहता है। ड्रैगन वापस सर्कल करता है, विंग्स जोर से बीट कर रहे हैं जैसे ही वो एक और स्ट्राइक प्रिपेयर करता है, और ट्रायल ऑफ अनस्पेशलाइज्ड क्लास सर्वाइवल की जंग बन जाता है। वो आसमान में ऊंचा उठता है और ब्लेजिंग मीटियर्स का स्टॉर्म अनलीश करता है। एक्सप्लोजन जमीन को चीर देते हैं जैसे ही आग सब कुछ निगल लेती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इन्फर्नो में सीधा डाइव मारता है, गिरती हुई आग के बीच से निकलते हुए। ड्रैगन चिल्लाता है, पर धुएं के बीच से उसकी आवाज आती है, डिक्लेयर करते हुए कि बीस्ट असली ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता। गोल्डन लाइट फूट पड़ती है जैसे ही अपोकलिप्स पेट्रोल टीम उसके बगल में मैनिफेस्ट होती है। लू फोंग ऑर्डर देता है और जायंट्स अपने गोल्डन बोज उठाते हैं, सब एक साथ रिलीज करते हुए जैसे ही तीर ब्लैक ड्रैगन के विंग्स में घुस जाते हैं। इम्पैक्ट पर आग बर्स्ट होती है, बीस्ट को श्रीक करने और दर्द में ट्विस्ट होने पर मजबूर करते हुए। नीचे वॉरियर शूटिंग जारी रखते हैं और घायल गुस्साया ड्रैगन सीधा डिफेंडर्स पर डाइव मारता है। उसकी बॉडी से आग निकल रही है, वो दहाड़ता है, आग थूकते हुए स्पाइरल करता है और दुनिया पर अपना डोमिनियन डिक्लेयर करता है। फायर स्टॉर्म्स नीचे ट्विस्ट हो रहे हैं और रेंज में आने वाली हर चीज को झुलसा रहे हैं। ब्लेज के बीच से एक जायंट हेड फर्स्ट चार्ज करता है, इन्फर्नो को इग्नोर करते हुए। ड्रैगन स्नियर करता है, पर वॉरियर एक गोल्डन स्पीयर उठाता है और जोर से स्विंग करता है। लाइट की एक स्ट्रीक आग को चीरते हुए निकलती है। बीस्ट हवा में रुक जाता है, कंफ्यूज्ड क्योंकि स्ट्राइक मिस होती हुई लगती है, पर तब हमारा बॉय सच्चाई रिवील करता है, वो कभी मिस हुई ही नहीं थी। लाइटनिंग उसकी बॉडी पर सर्च करती है जैसे ही वो ग्लोइंग ब्लेड्स के साथ डिसेंड करता है और ड्रैगन लड़खड़ा जाता है, बहुत देर से रियलाइज करते हुए कि पहली स्ट्राइक सिर्फ एक सेटअप थी। इसे मारने का वक्त आ गया है और उसका अटैक जोर से नीचे आता है, उसके सर को चीरते हुए। मॉन्स्टर एक चीख के साथ कन्वर्स करता है जो गूंजती है जैसे ही ब्लो उसे जमीन में गाड़ देता है और उसकी बॉडी गिर जाती है। डिफीटेड सिस्टम की आवाज गूंजती है रिजल्ट डिक्लेयर करने के साथ। फाइनल ट्रायल क्लियर होने के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट विक्टोरियस खड़ा होता है, नॉन प्रोफेशनल की हिडन क्लास क्लेम करते हुए। ग्लोइंग पैनल उसकी नई क्लास अनाउंस करता है, एक ऐसी पावर जो उसे सभी पाथ से हर स्किल व्हील करने देती है। ब्लैक क्लोक्ड गार्डियन कांपता है, डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है कि वो कैसे हार सकता था। व्हाइट सेज विक्ट्री की तारीफ करता है, इसे मिरेकल बुलाता है और लू फोंग को रिकॉर्ड्स तोड़ने और इम्पॉसिबल ट्रायल क्लियर करने के लिए कंग्रेचुलेट करता है। वो पूछता है कि हिडन रिवॉर्ड क्या है और उसके सामने लाइट फॉर्म होती है, एक एस ग्रेड समनिंग बैच ग्रांट करते हुए जो उसके ट्रायल से किसी भी ओपोनेंट को रिकॉल कर सकता है। एक और ग्लो फॉलो करता है, एक एक्सक्लूसिव स्किल अनवेल करते हुए नॉलेज सीज सील जो उसके दिमाग को इंट्रूजन से शील्ड करती है। वो राहत में अपनी मुट्ठी भींचता है, ये जानते हुए कि अलस्टिन की मेमोरीज रीड करने की एबिलिटी अब उसे धमका नहीं सकती। पहली बार सेफ फील करते हुए वो कसम खाता है कि वो तब तक स्ट्रांग बनता रहेगा जब तक वो दिन नहीं आता जब वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह क्रश कर सके। एक लग्जरी कार डोर जाती है जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है, सेक्रेटरी को प्रॉमिस करते हुए कि बॉस से शादी करते ही वो उसकी सैलरी बढ़ा देगा। वो शक में घूरती है, श्योर है कि उसकी स्ट्रिक्ट बॉस कभी उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। जाते हुए वो उसे खाना ऑर्डर करने और बिल बॉस के बजट पर डालने को कहता है, रीजनिंग देते हुए कि वो शायद ही कभी बाहर खाना खाता है और फंड्स वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। खाने से भाप उठ रही है जैसे ही उसका फोन मैसेजेस से बज करता है। ताओ उसे अपनी बिल्ली और गेम्स खेलने की विश के बारे में चैटर से फ्लड कर देती है और वो साई करता है। उनकी चैट जारी रहती है और वो सजेस्ट करता है कि अगले हफ्ते वो लंदन में रियल लाइफ गेम के लिए उसे ज्वाइन करे। वो मना कर देती है, कहते हुए कि उसके एग्जाम्स हैं और उसे किसी और को अपने साथ ले जाने को बोलती है। वो एक पुरानी फोटो स्टडी करता है, उस प्रॉमिस को याद करते हुए जो उसने कभी किया था, उसे ऑनर करने की कसम खाता है, ये जानते हुए कि शैडो वर्ल्ड्स के खिलाफ ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल उन चॉइसेस पर डिपेंड करेगा जो वो आगे लेगा। जेट्स आसमान में गरजते हैं जैसे ही उसकी ट्रेन लंदन की तरफ स्पीड पकड़ती है।
एक अनाउंसमेंट सिटी स्टेशन पर उनका अराइवल सिग्नल करती है जैसे ही पैसेंजर्स बस्लिंग टर्मिनल में फ्लड करते हैं। शिया कहती है कि ये उसका पहला विदेश दौरा है और इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह लाइफ टेस्ट करने के बारे में जोक करती है। जब पूछा जाता है कि वो क्यों आए हैं, लू फोंग फर्म जवाब देता है कि ये एक ऐसे मैटर के लिए है जो हर अवेकनर और पूरी दुनिया की किस्मत डिसाइड करेगा। भारी ट्रक सिटी के थ्रू रंबल करता है जैसे ही ये लू फोंग के ग्रुप को कैरी करता है और वो सोचते हैं कि लंदन में लैंड करते ही उन्हें व्हीकल में क्यों ठूंस दिया गया और असली मिशन क्या होने वाला है। हमारा बॉय कहता है कि उनका टास्क मीनिंगफुल है, फिर लिंग यू की तरफ मुड़ता है पूछने के लिए कि वो क्या सोचती है। शिया उसकी जगह जवाब देती है कहते हुए कि गाड़ी में बैठते ही सारे ट्रैकिंग सिग्नल्स गायब हो गए, जो साबित करता है कि व्हीकल ट्रेस नहीं किया जा सकता और उनकी डेस्टिनेशन टॉप सीक्रेट होनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट फिर उनका असली मिशन एक्सप्लेन करता है कहते हुए कि उन्हें किसी ऐसे शख्स को प्रोटेक्ट करना है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कि इस इंसान की जिंदगी या मौत पूरी दुनिया का सर्वाइवल डिसाइड कर सकती है। इन शब्दों का बोझ ग्रुप को अनसेटल कर देता है और शिया इंसिस्ट करती है कि उसके बॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। ट्रक धीमा होता है सिग्नल करते हुए कि वो पहुंच रहे हैं और जल्द ही एक मैसिव वेयरहाउस के अंदर स्क्रीच करके रुकता है। वो आर्मर्ड व्हीकल्स की रोज के बीच बाहर निकलते हैं और शिया बड़बड़ाती है कि उन्हें कार्गो की तरह डिलीवर किया गया। लू फोंग आगे बढ़ता है एक वास्ट हॉल में जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ है। डजन्स ऑफ फिगर्स शार्प सूट्स में खड़े हैं, उनकी कोल्ड आइज सामने फिक्स्ड हैं। शिया साइड पर टेंस हो जाती है, पर लिंग यू उन्हें तुरंत दीवार लाइट के मेंबर्स के रूप में पहचान लेती है, टॉप 10 असैसिन ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एलीट स्किल्स और एक्सक्लूसिव सर्विसेज के लिए जानी जाती है। शीजोंग फिर एक और फैक्शन को स्पॉट करता है, आर्मर्ड वॉरियर्स जो फॉर्मेशन में लाइंड अप हैं, स्काई शील्ड के मेंबर्स, एक पावरफुल गिल्ड जिसे उनके प्रसिद्ध शील्ड गॉड लीड करते हैं। सामने से एक आवाज कॉल आउट करती है कि वो पहुंच गए हैं और सबकी नजरें नए ग्रुप को एंटर करते हुए देखने के लिए मुड़ती हैं। एक आदमी सफेद सूट और मास्क में गार्ड्स के साथ आगे बढ़ता है सबको लंदन में वेलकम करते हुए। वो उन्हें बॉडीगार्ड्स में फाइनेस्ट बताकर प्रेस करता है, कहता है सिलेक्शन टेस्ट के लिए इतने एलीट्स को गैदर देखना एक ऑनर है। वो रूल्स एक्सप्लेन करता है कहते हुए कि 3 दरवाजों में से एक के पीछे डेस्टिनेशन टेंपल है और सिर्फ पहले 15 स्क्वाड्स जो वहां पहुंचेंगे वो कंटिन्यू करेंगे जबकि बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। उनके पास डिसाइड करने के लिए 3 मिनट है कि कौन सा दरवाजा लेना है और वो वार्न करता है कि कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड है। काउंटडाउन शुरू होता है, टेंशन बढ़ती है जैसे ही ग्रुप्स तेजी से विस्पर करते हैं और अपने चॉइसेस डिबेट करते हैं। कुछ लोग डिवार लाइट को फॉलो करने का सजेस्ट करते हैं, ये मानते हुए कि उनकी ट्रैकिंग स्किल्स उन्हें सेफली गाइड करेंगी। एक एल्डर अलग डिसाइड करता है और एक डाइस फर्श पर फेंकता है, किस्मत को रास्ता चुनने देता है। डाई रोल करता है और एक ग्लोइंग पोर्टल के ठीक सामने लैंड करता है और कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी स्क्वाड को सीधा अंदर फॉलो करने के लिए बुलाता है। दूसरे ग्रुप्स अपनी टैक्टिक्स अडॉप्ट करते हैं। हेवन शील्ड प्लान बी के हिसाब से स्प्लिट होती है, स्क्वाड्स को अलग डायरेक्शंस में भेजती है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए ताकि बाद में रीग्रुप कर सकें। जैसे ही काउंटडाउन टिक करता है और टीम्स आगे दौड़ती हैं एलिमिनेट होने के डर से, हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्क्वाड हालांकि पीछे रहती है। उसके कंपेनियंस वक्त को लेकर एंग्शियस होते हैं, पर वो काम रहता है और रिवील करता है कि वो मेज को खुद मैप कर रहा है। गोल्डन कंस्ट्रक्ट्स उसके हाथ में ग्लो करते हैं जैसे ही पार्ट्स रियल टाइम में शेप लेते हैं। नैनोबॉट्स आगे स्कैटर होते हैं, हर कॉरिडोर स्कैन करते हुए जैसे ही वो लैबिरिंथ का होलोग्राफिक मैप वीव करते हैं। उसकी स्क्वाड स्टेडली फॉलो करती है जबकि बाकी ब्लाइंडली रश करते हैं। शिया अभी भी टिकिंग क्लॉक के बारे में चिंता करती है, पर वो उसे अश्योर करता है कि मैप पहले ही कंप्लीट है। मेज का एक वास्ट प्रोजेक्शन उनके सामने अपीयर होता है, इसके सेक्शंस लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। लिंग यू तुरंत नोटिस करती है कि मेज जिंदा है, खुद को एंडलेसली रीअरेंज कर रहा है। हमारा बॉय उन्हें फिर से रीअश्योर करता है, कहते हुए कि उसने काउंटलेस मेजेस पहले सॉल्व किए हैं और चाहे ये कैसे भी बदले वो उन्हें गाइड करेगा। उसकी टीम उस पर भरोसा करती है। कंट्रोल रूम में एग्जामिनर्स आर्ग्यू करते हैं कि क्या उसकी टैक्टिक्स चीटिंग में काउंट होती हैं, पर क्योंकि इसके खिलाफ कोई रूल्स नहीं है वो अलाउ करते हैं। हालांकि उन्हें डाउट है कि क्या आउटसाइडर्स बिना बॉडीगार्ड एक्सपीरियंस के टेस्ट इंड्योर कर पाएंगे। मीनवाइल ग्रुप पोर्टल के थ्रू कदम रखता है। मेज मर्सिलेस साबित होता है, हर कोने से ट्रैप स्प्रिंग करते हुए मैसिव बोल्डर स्क्वाड्स को क्रश कर देते हैं। ब्लेड्स की दीवारें उन्हें चीर देती हैं और सीयरिंग लेजर्स लापरवाह लोगों को काट देती हैं। हत्ता कि सबसे स्किल्ड पाथफाइंडर्स भी एडवांस करने के लिए डेस्परेटली स्ट्रगल करते हैं। एक एग्जॉस्टेड स्क्वाड फाइनली आखिरी डेडली कॉरिडोर से बाहर निकलती है और चीयर करती है जैसे ही वो टेंपल के एग्जिट पर पहुंचते हैं, खुद को पहला मानते हुए। पर अंदर लू फोंग का ग्रुप पहले से वहां है, कामली सर्कल में बैठकर कार्ड्स खेल रहा है। अराइविंग स्क्वाड डिसबिलीफ से स्ट्रक हो जाती है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती कि मेज इतनी जल्दी कैसे क्लियर किया गया होगा। उनमें से एक गुस्से में अपने कंपेनियन पर चिल्लाता है, कहते हुए कि उसने कसम खाई थी कि सिर्फ गॉड्स ही उनसे पहले ये कर सकते थे। प्रोटैगनिस्ट हल्का सा मुस्कुराता है और उन्हें ग्रीट करता है, कहते हुए वो वही गॉड है। मास्क्ड होस्ट सर्वाइविंग टीम्स को कंग्रेचुलेट करता है और उन्हें रिवर्स ऑर्डर में बुलाता है उनके अराइवल के बेस पर। ड्रैगन फैंग, सेंट विंग और दूसरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं, हर कोई अगले स्टेज में एंटर करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ग्रुप बात करता है और शिया शीजोन को नर्वस करती है ये कहकर कि ट्रायल्स डेथ मैच की तरह अरेंज्ड है, जहां अगली टीम तभी एंटर करती है जब पहली वाली वाइप आउट हो जाती है। लू फोंग उन्हें याद दिलाता है कि उसकी स्क्वाड से कोई यहां नहीं मरेगा, इससे पहले कि वो आगे बढ़ सके। एक बुजुर्ग आदमी लिंग यू के पास आता है और उसे उसके कोड नेम जीरो से बुलाता है। वो उसका मजाक उड़ाता है इस राग टैग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, कहते हुए कि वो डिवार लाइट के साथ बिलोंग करती है। वो उसे कोडली आंसर करती है, पर वो रुकता नहीं और उसे उनके पावरफुल बैनर के नीचे जगह ऑफर करता है। हमारा बॉय उसे कट ऑफ करता है, उस बूढ़े आदमी पर इल्जाम लगाते हुए कि वो उसके सामने उसके लोगों को चुराने की कोशिश कर रहा है।
आदमी पलटकर वार करता है, कहते हुए कि उनके फर्स्ट प्लेस जीतने का एकमात्र कारण चीटिंग थी, और वार्न करता है कि जीरो के साथ भी वो जल्द ही एलिमिनेट हो जाएंगे। डिवाल लाइट उन्हें धमकी देता है और डिक्लेयर करता है कि वो उन्हें इस मिशन पर नहीं देखेंगे, पर जब ये खत्म होगा वो चीजें प्रॉपर्ली सेटल करेंगे। हीरो अपनी टीम की तरफ मुड़ता है और उन्हें याद दिलाता है कि कोई उन्हें हार्म नहीं कर सकता। फिर अनाउंसर डिक्लेयर करता है कि टेंपल पहुंचने वाली पहली टीम अब अगला ट्रायल शुरू करेगी। जैसे ही ये शुरू होता है, एक लाइट उनके सामने चमकती है, उनका प्रोटेक्शन टारगेट रिवील करती है। ये एक एआई है जो टारगेट के ब्रेन को गार्ड करता है, पर ये तभी चार्ज हो सकता है अगर वो एक टेस्ट पास करें, और उसके बाद उन्हें उसकी रियल बॉडी प्रोटेक्ट करनी होगी। टेस्ट शुरू होता है जैसे ही एआई अपनी स्थिति के बारे में पूछता है, और प्रोटैगनिस्ट रिस्पॉन्ड करता है कि उसका नाम एरन है, शैडो वर्ल्ड्स डेवलप और रिसर्च करने में एक्सपर्ट। उन वर्ल्ड से ड्रॉ किए गए फॉर्मूलाज अप्लाई करके वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि वो कैसे बदलेंगे और वो चेंजेस रियलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी फंडिंग ओसी कंसोर्शियम से आई थी, जिसे उसके ग्रैंडफादर ने फाउंड किया था, जिनके सपोर्ट ने उसका काम पॉसिबल बनाया। एरन उसे आगे टेस्ट करती है, ये पूछकर कि उसके ग्रैंडफादर के आखिरी शब्द क्या थे, और लूफोंग उन्हें परफेक्टली रिकॉल करता है। उस आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया, हत्ता कि कंपनी शेयर्स भी, शैडो वर्ल्ड रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो मानता था कि एरन का काम दुनिया बचा लेगा। उसकी आखिरी रिक्वेस्ट थी कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, और याद दिलाया कि वो कोई टूल नहीं बल्कि उसकी प्यारी पोती है। एरन इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट कर लेती है, पर तभी और अचानक लाल ग्लो करता है। ग्रुप को बताया जाता है कि वो फेल हो गए हैं और रीजंस दिए जाते हैं। मेज में आउटसाइड हेल्प यूज करना, प्रेशर में इन्फॉर्मेशन रिवील करना, और सबसे बढ़कर एआई की ट्रू बॉडी गार्ड करने के लिए अनफिट जज किया जाना। वर्डिक्ट फाइनल है और उन्हें वीक लॉन्ग मिशन से रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर बिना वार्निंग के ऑर्ब शिफ्ट होता है और एक और रिस्पॉन्स डिलीवर करता है। ये आधा लाल और आधा नीला ग्लो करता है और उनकी सक्सेस अनाउंस करता है। लूफोंग एक्सप्लेन करता है कि ये एरन की ट्रू बॉडी है, फाइनल ऑर्डर देते हुए। उसके शब्द सुनने के बाद एआई रियलाइज करता है कि उसने उसके और मेन बॉडी के बीच के फीडबैक लूप को भी प्रिडिक्ट कर लिया था, समझते हुए कि उसने एक्सचेंज को पर्पस के साथ मैनिपुलेट किया। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे सिर्फ उसके पीछे के ह्यूमन को कन्विंस करना है, और एआई खुद एक टूल से ज्यादा कुछ नहीं है, और एडमिट करता है कि वो कोई ऐसा है जिसे वो समझ नहीं सकता। उसकी टीम चीयर करती है और शिया कहती है कि उनका बॉस अनमैच्ड है। साथ में वो चेंबर से बाहर निकलते हैं। बाहर हर कोई उन्हें अभी भी कंपटीशन में देखकर स्टन्ड है। कुछ सोचते हैं कि बिना इंडस्ट्री बैकग्राउंड वाले एमेचर्स कैसे चूज किए जा सकते हैं। मास्क्ड होस्ट उन्हें चुप कराता है, कहते हुए कि प्रोटेक्शन टारगेट ने खुद उन्हें चुना है। लूफोंग प्लेनली स्टेट करता है कि उसे सिर्फ मिशन फिनिश करने और अपना कॉम्पेंसेशन लेने की परवाह है, फिर डीब्रीफ मांगता है। होस्ट उनका टास्क एक्सप्लेन करता है। टारगेट को गार्ड करने का वीक लॉन्ग मिशन अर्थ पर नहीं बल्कि एक मैसिव स्पेसक्राफ्ट पर, जो अर्थ से एशिया पैसिफिक स्पेस स्टेशन ट्रैवल कर रहा है। एवलॉन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए रेडी होता है और पैसेंजर्स को बोर्ड करने के लिए बुलाया जाता है। लूफोंग का ग्रुप रैंप पर चलता है, रिमार्क करते हुए कि किसी ऐसे को गार्ड करना कितना अजीब है जिसे वो मिले भी नहीं है। पर हमारा बॉय बस श्रग करता है और कहता है कि पे इसे वर्थ बनाती है और उन्हें बस इंटरस्टेलर राइड एंजॉय करनी चाहिए। एक बार अंदर स्टाफ द्वारा उनका वार्मली ग्रीट किया जाता है। शिया टीज करती है, पर वो काम ईज के साथ इसे ब्रश ऑफ कर देता है। जल्द ही वो शिप की इनर सिटी पहुंचते हैं, एक वास्ट फ्लोटिंग हब जो दुकानों और भीड़ से अलाइव है। शिया लग्जरी पर मार्वल करती है और इसे अनइमेजिनेबल वेल्थ बुलाती है, जबकि शी जुन उन्हें याद दिलाता है कि वो यहाँ काम के लिए है, मजे के लिए नहीं, और सोचता है कि हेवेंस शील्ड और डिवाल लाइट जैसे राइवल ग्रुप्स कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे। लूफोंग एक्सप्लेन करता है कि उन स्क्वाड्स के पास वीआईपी टिकट्स हैं, जबकि उनकी टीम के पास सिर्फ इकोनॉमी क्लास है। हालांकि वो टिकट्स भी लगभग 10 मिलियन ईच कॉस्ट करते हैं और एक हफ्ते के लिए खाना, रहना और एंटरटेनमेंट कवर करते हैं। शिया की आंखें लालच से चमक उठती हैं जैसे ही वो दिल खोलकर खाने, पीने और खेलने की कसम खाती है। शी जुन चिंता करता है कि उन्होंने अभी तक टारगेट से मुलाकात नहीं की है, जबकि लिंग यू ब्लंटली एडमिट करती है कि उसे सिर्फ मारना आता है, प्रोटेक्ट करना नहीं, जिससे वो ग्रोन करता है कि उनकी गिल्ड में कोई नॉर्मल नहीं लगता। कहीं और लू शोर लड़ती है, जबकि एना कोल्डली ऑर्डर देती है कि एक आदमी की कंपनी खरीद ली जाए, उसकी जॉब छीन ली जाए और उसकी बीवी को उससे दूर कर दिया जाए, सिर्फ फ्लर्ट करने की हिम्मत करने के लिए। मीनवाइल जाओ बीच पर लाउंज कर रहा है, फोन पर किसी को डिस्ट्रक्शन की धमकी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने रियलाइज होने के बाद कि वो उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, उसे स्वीट टॉक करना बंद कर दिया। वापस अपने रूम में टाओ अपने स्कूल डेटाबेस हैक करती है एग्जाम स्किप करने के लिए, पर साई करती है जब उसे याद आता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इंटरस्टेलर मिशन पर बाहर है, सोचते हुए कि अब वो किसके साथ खेल सकती है। बाहर एवलॉन स्पेस स्टेशन की तरफ स्मूथली सेल करता है। हीरो ग्रुप को उनके असाइन क्वार्टर्स में लीड करता है, एक क्रैम्प 6% पॉड रिवील करते हुए जिसमें शेयर्ड बाथरूम है। शिया इकोनॉमी क्लास की पुअर कंडीशंस पर गुस्से से फट पड़ती है, जबकि शी जुन कंप्लेन करता है कि उन्हें प्राइवेट रूम्स भी नहीं मिले, पर वो काम रहता है और उन्हें इसे न्यू एक्सपीरियंसेस के मौके की तरह ट्रीट करने को कहता है। पास में लिंग यू कैजुअली अपने आउटर क्लोथ उतार देती है, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में रह जाती है जैसे ही वो शावर के लिए प्रिपेयर होती है। शी जुन पैनिक करता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी से उसकी आंखें कवर कर देता है, इंसिस्ट करते हुए कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, पर वो फस इग्नोर कर देती है। लिंग यू दरवाजा अनलॉक छोड़ देती है और जब शिया उसे डोर मोड स्विच ना करने के लिए स्कोल्ड करती है, वो सिर्फ कहती है कि ये बहुत ट्रबल है। मीनवाइल लूफोंग कॉरिडोर्स में स्लिप अवे करता है और अपना कम्युनिकेटर एक्टिवेट करता है, एरन के एआई को कॉल आउट करते हुए। वो उसकी ट्रू बॉडी से मिलने की डिमांड करता है, पर एआई फर्मली रिजेक्ट कर देता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उसकी प्रोटेक्शन करंटली स्काई शील्ड और डिवार लाइट द्वारा टर्न्स में मैनेज की जा रही है। उसे बताया जाता है कि उसकी टीम सिर्फ तब उसे होगी अगर स्टैंड बाय सपोर्ट की जरूरत पड़ी और तब तक उन्हें वेट करना होगा।
ग्लोइंग क्यूब ऊपर पकड़े हुए वो एक डील सजेस्ट करता है जिसे एआई पहले मना करता है, पर वो कामली एक्सप्लेन करता है कि सबको स्कैन करके थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने का एडवांटेज एरन के सर्वाइवल चांस को बढ़ा देगा। एआई पॉज करता है, सरप्राइज कि उसने अकेले स्काईनेट की सिक्योरिटी बाईपास कर ली। हमारा बॉय एडमिट करता है कि वो कुछ भी हैक कर सकता है, पर कहता है कि वो इसे मिसयूज नहीं करेगा क्योंकि एआई फ्यूचर शेप कर सकता है और वो सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, हार्म नहीं। उसके रीजनिंग से प्रेस होकर एआई फाइनली मान जाता है और उसे अपने होस्ट के साथ आधा घंटा देने पर अग्री करता है। बाद में जब उसकी टीम उसके सडन ऑर्डर्स पर सवाल उठाती है, वो सिर्फ उन्हें बताता है कि वो उससे मिलने जा रहे हैं जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो कॉरिडोर में मार्च करते हैं और आर्मर्ड गार्ड्स से आमना सामना होता है जो ब्रेकिंग डॉन को एमेच्योर्स बोलकर मजाक उड़ाते हैं। हीरो उन्हें खुद को देखने के लिए कहता है, पॉइंट आउट करते हुए कि उनकी शिफ्ट जल्दी खत्म हो रही है। इससे पहले कि मामला गर्म हो, शिया बीच में आती है और उन्हें हटने को कहती है क्योंकि रूल्स आर रूल्स और अब वो सब यहाँ बॉडीगार्ड्स हैं। फाइनल चेंबर पर लू फोंग अपना हाथ स्कैनर पर रखता है। दरवाजा खुलता है और वो साथ में अंदर कदम रखते हैं जहां एरन बैठी वेट कर रही है और उन्हें बताती है कि वो उनका एक्सपेक्ट कर रही थी। एरन रिमार्क करती है कि वो लेट पहुंचे और शी जुन उसे गॉड ऑफ एआई बोलकर प्रेज करता है, जबकि शिया लाउडली इंसिस्ट करती है कि उनका बॉस असली गॉड है। एरन उन्हें शार्पली कट ऑफ करती है, क्लियर करती है कि वो शॉर्टकट्स डिस्पाइस करती है और सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के ट्रस्ट की वजह से उनकी प्रेजेंस एक्सेप्ट की है। लू फोंग स्टेडली रिस्पॉन्ड करता है, कहते हुए कि उसे परवाह नहीं कि वो उसे कैसे देखती है, सिर्फ ये कि उसे उसका सपना पूरा करने में मदद करने के लिए इंटरेस्ट किया गया था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने वो जिम्मेदारी उस पर डाली थी। एरन फिर पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसका सपना असल में क्या है, और वो जवाब देता है कि उसे कम से कम तब तक सर्वाइव करना होगा जब तक वो वर्जन 3.0 प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर लेती। वो एडमिट करती है कि उसका गोल शैडो एआई 3.0 फिनिश करना है, एक प्रोग्राम जो दुनिया को बदलने और प्रोटेक्ट करने में सक्षम है, और वो स्ट्रेस करती है कि इसके कंप्लीशन तक सर्वाइव करना वो सपना है जो उसने कभी अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर किया था। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट उनके बारे में पूछता है जो उसे टारगेट कर रहे हैं, एरन थ्रेट को ब्रश ऑफ करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि दुश्मन कोऑपरेट राइवल्स हो सकते हैं या खुद शैडो वर्ल्ड सिस्टम भी, क्योंकि शैडो एआई इमेंस बेनिफिट्स ला सकता है और वो इसे पब्लिक करने का प्लान रखती है। यही वजह है कि दूसरे उसे मरा हुआ चाहते हैं। वो कहती है उनके मोटिव्स अंडरस्टैंडेबल हैं, पर वो कामली उसे अश्योर करता है कि वो एवलॉन पर नहीं मरेगी। एरन नॉट करती है और अपना प्लान एक्सप्लेन करती है मार्स की तरफ हेड करने का, एक बार जब स्पेसक्राफ्ट स्टेशन पहुंच जाएगा जहां इंटरस्टेलर ट्रूप्स उसे गार्ड करेंगे। वो उन्हें ग्रैंडफादर की विश ऑनर करने के लिए थैंक करती है जैसे ही ग्रुप निकलता है, पर बाहर जाते वक्त डिवालाइट के मेंबर्स ब्रेकिंग डॉन को एमेचर्स और रियल मिशंस के लिए अनफिट बोलकर मजाक उड़ाते हैं। एक औरत स्नीयर करती है, उन्हें स्ट्रीट थग्स बुलाती है और उन्हें चले जाने को बोलती है। हमारा बॉय वुमन को पिंच करता है जैसे ही वो बगल से निकलता है। गुस्से में दूसरे वायलेंस की धमकी देते हैं, पर वो सिर्फ स्मर्क करता है, उन्हें याद दिलाते हुए कि उन्होंने उसकी टीम को स्ट्रीट थग्स बुलाया था तो वो वैसा ही बिहेव कर सकता है। वेपन्स फ्लैश होते हैं, फिर भी वो कामली बॉडीगार्ड मैनुअल साइड करता है, ये कहते हुए कि टीम इन फाइटिंग डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ ले जाती है। ये वार्निंग उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करती है, हालांकि वो बदले की धमकियां बड़बड़ाते हैं। उनमें से एक रिमार्क करता है कि लू फोंग उतना ऑर्डिनरी नहीं है जितना वो लगता है। बाद में लिंग यू पूछती है कि क्या उसने नैनो ट्रैकर प्लांट किया, और वो कंफर्म करता है, ये कहते हुए कि उससे कभी कुछ नहीं छुपता। जब उसके इंटेंशंस के बारे में प्रेस किया जाता है तो प्रोटैगनिस्ट इसे टाल देता है, कहते हुए जो भी होगा वो इंटरेस्टिंग होगा। वो अपने ग्रुप को वॉयज एंजॉय करने के लिए रैली करता है, उन्हें खाने पीने और खेलने को कहता है जैसे ही एवलॉन पर वक्त गुजरता है। 3 दिन बाद अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं और पैसेंजर्स पैनिक में जागते हैं जैसे ही मीटियर स्ट्राइक की वार्निंग शिप में गूंजती है। शी जुन पॉइंट आउट करता है कि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था क्योंकि एवलॉन का रेडार इसे घंटों पहले डिटेक्ट कर लेता। लू फोंग एक्सप्लेन करता है कि रेडार सैबोटाज किया गया था, स्पेसक्राफ्ट को आइसोलेटेड और डिफेंसलेस छोड़ते हुए। शी जुन पूछता है कि क्या असली टारगेट एरन है, पर वो जवाब देता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और डिक्लेयर करता है कि अब एक्शन का वक्त है। वो खुद को स्टेडी करता है और डिफेंसेस रेस करने का ऑर्डर देता है। बाहर क्रू ब्रीच को पैच करने के लिए दौड़ता है, पर मॉन्स्टरस शेप्स क्लोज इन करते हैं, वॉइड को चीरते हुए और रिपेयरमैन को खा जाते हैं इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर सके। असली लड़ाई शुरू होती है। अलार्म्स एवलॉन में गूंजते हैं जैसे ही पैसेंजर्स चिल्लाते हैं और कॉरिडोर्स में भगदड़ मच जाती है, जबकि सिस्टम एलियन इंट्रूजन की अर्जेंट वार्निंग्स रिपीट करता है। क्रीचर्स अंदर फूट पड़ते हैं, दीवारों और आदमियों दोनों को चीरते हुए। सिक्योरिटी स्क्वाड्स डेस्परेटली फायर करते हैं, सबको बीस्ट्स को रिपेल करने के लिए चिल्लाते हुए, पर एलियंस उन्हें ओवरवेल्म कर देते हैं। केओस के बीच में डिवार लाइट अपना मूव चलती है। वो अचानक पलट जाते हैं, कंफ्यूजन के बीच अपने सपोज्ड एलाइज को काटते हुए। उनका लीडर स्नीयर करता है जैसे ही वो अपने आदमियों को प्लान फॉलो करने की याद दिलाता है, कहते हुए कि एक बार स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो कोई भी इस मैसेकर को उन तक ट्रेस नहीं कर पाएगा। वो एरन को खत्म करने और पॉड्स में एस्केप करने का इंटेंट डिक्लेयर करते हैं, कॉरिडोर में नीचे दौड़ते हुए जैसे ही गेट्स खुलते हैं, पर उनमें से एक अब्रप्टली इंटरसेप्ट किया जाता है ग्लोइंग थ्रेड से, जो बाहर निकलते हैं और उनका रास्ता काट देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्क्वाड के साथ आगे बढ़ता है, काम उन्हें मॉक सरप्राइज के साथ ग्रीट करते हुए और इसे काफी कोइंसिडेंस बताते हुए कि वो दोबारा टकरा गए। ट्रेटरस स्क्वाड लीडर शॉक में चिल्लाता है, डिमांड करते हुए कि ब्रेकिंग डॉन यहाँ क्यों है, और लू फोंग कामली रिवील करता है कि उसने उनकी मूवमेंट्स ट्रैक की, एक नैनो स्पाई प्लांट किया और उन्हें हिप्नोटाइज भी किया, इसलिए वो टारगेट तक पहुंचने के बजाय सर्कल्स में भागते रहे। उंगली की एक चुटकी के साथ वो इल्यूजन तोड़ देता है और एक डार्क बीस्ट अनलीश करता है जो उन्हें पिन डाउन कर देता है। दुश्मन पैनिक करते हैं और नेगोशिएट करने की भीख मांगते हैं, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कोल्डली उनकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता है, फिर शिया की तरफ मुड़ता है और उसे अपनी मोस्ट लीथल टेक्निक यूज करने का इंस्ट्रक्ट करता है।
वो एक पल हिचकिचाती है ओबे करने से पहले और इंट्राक्रेनियल एक्सप्लोजन एक्टिवेट करती है। उसकी पावर सर्ज करती है जैसे ही ट्रेटर्स डर के मारे चीखते हैं। ग्रीन लाइट उनके माथे पे फ्लेयर करती है और उनके सरों को सील कर देती है। हमारा बॉय ट्रेटर को स्विफ्टली खत्म करता है और फिर अपनी टीम को आगे लीड करता है, डिक्लेयर करते हुए कि अब उनके मिशन टारगेट को प्रोटेक्ट करने का वक्त है। शिप पर कहीं और एरन गार्ड्स और सोल्जर्स के साथ छुपती है, जबकि हॉल पहले से ही एलियन बीस्ट से रेंग रहा है। वो एक कैन पर पैर रखती है और आवाज हर सर को उसकी तरफ खींच लेती है और मॉन्स्टर्स दहाड़ते हुए चार्ज करते हैं। सोल्जर्स रिट्रीट के लिए चिल्लाते हैं जैसे ही एरन भागती है और होर्ड उसके पीछे क्लोज इन करता है। और जैसे ही क्लॉज उस तक पहुंचने वाले होते हैं, एनर्जी की एक ब्लाइंडिंग स्ट्राइक फर्श पर स्लैम करती है और स्वॉर्म के परस्यूट को एक फ्लैश में रोक देती है। वो मुड़ती है और देखती है लू फॉन्ग की टीम पहुंच गई है और शिया कहती है कि वो वक्त पर आ गए जैसे ही, और एलियंस तेजी से क्लोज इन करते हैं। एक टीममेट आग रिलीज करता है जो फ्रंटलाइन को काट देती है, जबकि दूसरा बाकियों को रोकने के लिए बैरियर सेट करता है, क्रीचर्स को आगे न बढ़ने की वार्निंग देते हुए। शिया शीजुन को एरन को ले जाने का ऑर्डर देती है और डार्क एनर्जी रास्ता साफ करती है जैसे ही वो अपने गाइड को फॉलो करती है डॉकिंग बे की तरफ, जहां एक एस्केप क्राफ्ट वेट कर रहा है। वो कॉरिडोर्स के थ्रू रश करते हैं और एरन डिमांड करती है कि उसका बॉस कहां है। शीजन एक्सप्लेन करता है कि वो ब्रिज पर गया है क्योंकि पायलट्स मारे गए और इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, और वो सरप्राइज्ड है कि वो स्पेसक्राफ्ट रिपेयर कर सकता है। पर शीजन कहता है उनके लीडर ने इसे सिंपल कहा, बस बैकअप सिस्टम्स यूज करके सर्किट स्विच करना। इससे पहले कि वो और कुछ कह सकें, एक मैसिव क्रीचर उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है और एरन उसे मदर ऑफ मॉन्स्टर्स आइडेंटिफाई करती है। शीजन इंस्टेंटली डीमन वुल्फ समन करता है। डार्क एनर्जी बीस्ट को फॉर्म करती है जैसे ही वो आगे लंच करता है और मॉन्स्टर के साथ ब्रूटल एक्सचेंज में भिड़ जाता है। वुल्फ दुश्मन को चीर देता है, उसे पीछे धकेलते हुए और जायंट को जमीन पर स्लैम करते हुए जैसे ही समन बीस्ट फाइट डोमिनेट करता है। पास में लिंग्यू मैसिव क्रीचर पर हैवी गन अनलोड करती है, पर बुलेट्स उसकी मोटी चमड़ी से बाउंस हो जाती हैं। शिया बड़बड़ाती है कि इसकी स्किन पियर्स करने के लिए बहुत टफ है, फिर आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर इसे बाहर से डैमेज नहीं किया जा सकता तो वो अंदर से स्ट्राइक करेगी। वो इंट्राक्रेनियल एक्सप्लोजन अनलीश करती है, उसकी पावर फ्लेयर करती है और मॉन्स्टर को दर्द की दहाड़ में मजबूर करती है, पर खून उसके चेहरे से नीचे टपकता है, जबकि बीस्ट वायलेंटली तड़पता है और उसकी पूंछ फील्ड पर लैश करती है जैसे ही वो होल्ड करने के लिए स्ट्रगल करती है। मॉन्स्टर की पूंछ बैटलफील्ड पर स्वीप करती है और एरन को कुचलने ही वाली होती है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट इंटरसेप्ट करता है, उसे पीछे खींचता है और ब्लेड से स्ट्राइक को काट देता है। फिर बीस्ट के दूसरे लिम्स को क्विक सक्सेशन में स्लैश करके कहता है कि वो सेफ है। उसकी स्क्वाड रीग्रुप करती है जैसे ही शाइजून कॉल आउट करता है कि वो मैसिव क्रीचर उस पर छोड़ दें, और लू फॉन्ग बिना हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि एरन शॉक में उसे घूरती है। हाथ के एक फ्लिक के साथ हीरो अपना ट्रम्प कार्ड समन करता है, इवॉल्व स्टील विंग जायंट। मॉन्स्टर फिर दहाड़ता है एक वायलेंट सोनिक अटैक भेजते हुए, और शिया जल्दी से दूसरों को अपने कान कवर करने की वार्निंग देती है। इससे पहले कि आवाज और फैले, लू फॉन्ग स्टील विंग्ड जायंट को यूज साइलेंस करने का ऑर्डर देता है। कॉलोसस आगे स्लैम करता है और बीस्ट को जोर से स्ट्राइक करता है, सीधा उसके डिफेंस को काटते हुए और उसे पीछे धकेलते हुए। लंबा खड़ा होकर मैसिव कंस्ट्रक्ट अपना एडवांटेज प्रेस करता है, जबकि मॉन्स्टर फ्यूरियस फ्लेलिंग लिम्स के साथ रिटेलिएट करता है। क्लैश जारी रहता है। टाइटन और बीस्ट के बीच हैवी ब्लोस ट्रेड होते हैं। स्टील विंग जायंट अपनी पावर गैदर करता है, एक हाथ पर आग ब्लेज कर रही है और दूसरे पर आइस फॉर्म हो रही है। उसकी आंखें फ्लैश करती हैं और फ्रीज के कमांड पर वो कोल्ड का एक सर्ज रिलीज करता है जो फैलता है और मैसिव एनिमी को आइस में इनकेस कर देता है। मॉन्स्टर तड़पता है और दहाड़ता है जैसे ही फ्रॉस्ट उसकी बॉडी पर लॉक होती है, पर जायंट सिर्फ अपनी पकड़ टाइट करता है जब तक कि वो पूरी तरह जम नहीं जाता। कामली देखते हुए हमारा बॉय फिर उसे दुश्मन को स्पेस में फेंकने का ऑर्डर देता है। टावरिंग वॉरियर जमे हुए क्रीचर को ऊंचा उठाता है और बाहर हर्ल कर देता है, उसे एंडलेस वॉइड में फ्लिंग करते हुए। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, हमारा प्रोटैगनिस्ट तुरंत एवलॉन को नैनो पार्टिकल से रिपेयर करने का कमांड देता है। स्वॉर्म्स रिलीज होते हैं और हल पर फैल जाते हैं, डैमेज सील करते हुए जैसे ही वो जायंट से नीचे उतरता है। क्रू वापस एक साथ गैदर होता है और एरन रियलाइज करती है कि वो पहले ही एवलॉन सिस्टम्स का कंट्रोल ले चुका है। वो एक्सप्लेन करता है कि शिप अब बाहर कांटेक्ट नहीं कर सकता या ऑटो पायलट पर नहीं रह सकता, इसलिए वो पर्सनली मार्स तक नेविगेशन हैंडल करेगा। जब वो पूछती है कि क्या वो स्पेसक्राफ्ट पायलट भी कर सकता है, लू फॉन्ग जवाब देता है कि उसने पहले ट्रेन किया था और एक बार स्पेस में एस्केप करने की कोशिश भी की थी। हालांकि वो कोशिश फेल हो गई थी। वो उन्हें लैंडिंग नोटिस का वेट करने को कहता है। जैसे ही शिप स्टेडी होता है, एरन बड़बड़ाती है, सोचते हुए कि उसके ग्रैंडफादर को उसके जैसा कोई कहां से मिला। कहीं और अलस्टिन अपनी कॉल खत्म करता है, अपने हिडन पार्टनर को याद दिलाते हुए कि उसकी मदद सिर्फ मीटियर फेंकने तक थी और वो आगे कोई हिस्सा नहीं लेगा। दूसरी तरफ की आवाज अग्री करती है और पेमेंट के तौर पर उसे आर्मी बिल्ड करने में मदद के लिए 1 मिलियन अवेकनिंग एजेंट्स डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है। पर आदमी वार्न करता है कि अगर डील अपहोल्ड नहीं हुई तो डिस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। 3 दिन बाद मार्स फाइनली नजर आता है। स्पेस स्टेशन पर हैवी आर्मर में सोल्जर्स अराइवल्स को ग्रीट करने के लिए असेंबल खड़े हैं। एरन को फॉर्मेलिटी के साथ एड्रेस किया जाता है और अश्योर किया जाता है कि वो अब सेफ है। वो लू फॉन्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक करती है, पर वो रिप्लाई करता है कि उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की और उसे शैडो एआई कंप्लीट करने की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। वो अपना सब कुछ देने का प्रॉमिस करती है। शैडो वर्ल्ड को एलिमिनेट करने का तरीका ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड। वो अलग होने से पहले फर्मली हाथ मिलाते हैं। जैसे ही टीम लिफ्ट की तरफ चलती है, शिया मार्वल करती है कि उन्होंने अभी एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस किया है। वो कहती है मिशन परफेक्टली कंप्लीट हुआ, जबकि शीजन पूछता है आगे क्या।
हमारा बॉय एक्सप्लेन करता है कि स्पेसक्राफ्ट कंपनी उनके किए गए काम के लिए ग्रेटफुल है और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट ग्रांट किया है, जिसमें शिप के सभी एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का फुल एक्सेस शामिल है। वापस आते वक्त उसके टीममेट्स लाउडली सेलिब्रेट करते हैं, जबकि शी जुन उन्हें चुपचाप देखता है। सफर के 10 दिन बाद लू फोंग को एरन से एक मैसेज मिलता है जो उसे वार्न करती है कि शैडो वर्ल्ड एआई ने कैलकुलेट किया है कि अर्थ पर पहली सिटी 1 हफ्ते के अंदर निगल ली जाएगी। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अनसर्टेन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि इन्वेजन एक्सपेक्टेड से जल्दी आ रहा है और रिकॉल करता है कि कैसे शैडो गेट्स पहले अपीयर हुए थे, लोगों को अंदर लड़ने और स्ट्रांग बनने के लिए ल्योर करते हुए, जबकि सच्चाई में शैडो वर्ल्ड्स खुद डिसेंड होंगे और मॉन्स्टर्स डिजास्टर लाने के लिए बाहर स्पिल करेंगे। वो एडमिट करता है कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनने की जरूरत है। उसका स्टेटस स्क्रीन स्टेडी प्रोग्रेस दिखाता है, फिर भी सर्वाइवल अब बहुत कुछ डिमांड करता है। डिटर्मिन्ड हमारा बॉय अपना अगला गोल सेट करता है, एक पावरफुल डिफेंसिव आर्टिफैक्ट ऑब्टेन करना जो आने वाले खतरे के खिलाफ उसके ऑड्स बूस्ट कर सके। और कुछ सोचने के बाद वो चूज करता है कि कौन सा शैडो वर्ल्ड चैलेंज करना है। एक पार्किंग लॉट में ग्रुप्स ग्लोइंग पोर्टल के पास गैदर होते हैं, गियर चेक करते हुए और एंटर करने के लिए प्रिपेयर होते हुए। एक लग्जरी कार आती है और एना बाहर निकलती है, अंदर बैठे शख्स को जल्दी करने के लिए अर्ज करते हुए। लू फोंग कैजुअली इमर्ज करता है। ऑनलुकर्स विस्पर करते हैं, उसे सीईओ से चिपके हुए बॉय टॉय से ज्यादा कुछ नहीं बोलकर मजाक उड़ाते हैं। हत्ता कि सरप्राइज्ड हैं कि उसने उसे खुद जगाया जब तक एना उन्हें याद नहीं दिलाती कि वो वही था जो उसे यहाँ खींच कर लाया। अवेकनर्स शिमरिंग गेट के थ्रू कदम रखते हैं, जैसे ही वो ग्रम्बल करती है कि उसने डी रैंक शैडो वर्ल्ड में साथ आने पर क्यों इंसिस्ट किया। जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कंप्लेंट साइड में कर देता है, वो डी रैंक शैडो वर्ल्ड एलियन स्टार रूइंस में पास करते हैं, जहां शिफ्टिंग सैंड्स दूर तक फैली हैं और फ्लोटिंग रॉक्स वाले रूइंस लाल आसमान के नीचे लटके हैं। गैदर्ड क्राउड जल्दी स्कैटर हो जाती है। एक लड़की खुद को स्टेडी करती है जैसे ही वो एंडलेस डेजर्ट सर्वे करती है, इसके चैलेंजेस के बारे में बड़बड़ाते हुए, पर नोट करती है कि ये ओवरऑल ओवरली डेंजरस नहीं है। एक और अवेकनर शार्पली पूछता है कि वो यहाँ क्या थ्रेट्स फेस कर रहे हैं और वो एक्सप्लेन करती है कि असली खतरा मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि सैंडस्टॉर्म है जो जल्द ही रोल इन करेगा। वो ऐड करती है कि अगर वो साउथ में मैसिव शिप तक पहुंच सकें और कल दोपहर तक वहां सर्वाइव कर सकें तो वर्ल्ड का बॉस ब्लेजिंग सन के नीचे मर जाएगा। सबको आगे बढ़ने के लिए अर्ज करते हुए वो वार्न करती है कि अगर वो हिचकिचाए तो स्टॉर्म उन सबको जिंदा दफन कर देगा। लोग सेफ्टी के लिए डेस्परेट होकर साउथ में डेजर्ट के थ्रू स्प्रिंट करते हैं, जबकि एना पूछती है कि क्या वो फॉलो कर रहे हैं। लू फोंग रिफ्यूज करता है, ये कहते हुए कि सैंड में कुछ दफन है, और वो उसे एक शवल देता है और इंसिस्ट करता है कि वो खुदाई करे, जबकि वो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है। इरिटेटेड वो कंप्लेन करती है कि उसे सिर्फ मिट्टी खोदने के लिए खींच कर लाया गया, पर हमारा बॉय उसे एक डील के साथ टेम्प्ट करता है। अगर वो उसकी मदद करती है तो वो उसे रेयर ए ग्रेड फिस्ट एम्परर्स हार्ट पोशन देगा। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो रेजिस्ट नहीं कर पाती, तो वो वहां खुदाई शुरू करती है जहां वो डायरेक्ट करता है। वो उसे ग्रंट वर्क करवाने के लिए कर्स करती है, जबकि प्रोटैगनिस्ट श्रग करता है कि ये फेयर है क्योंकि उसका दिमाग काम करता है जबकि उसकी बॉडी काम करती है। वो स्नैप करती है कि उसकी सारी ट्रेनिंग सैंड खोदने के लिए नहीं थी, अनफेयरनेस के बारे में चिल्लाते हुए। अचानक एक डेफनिंग रोर उठता है जैसे ही ट्विस्टेड ग्रीन आइड क्रीचर्स की एक टाइड होराइजन से फ्लड करती है। वो डिमांड करती है कि ये क्या है और वो उन्हें मैकेनिकल ज़ॉम्बीज नाम देता है, एक वंस ग्रेट सिविलाइजेशन के म्यूटेटेड रेमिनेंट्स जो वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई थी। एना उन तक पहुंचने से पहले रिट्रीट अर्ज करती है, पर वो कामली बैठा रहता है और उसे खुदाई जारी रखने को कहता है। मैकेनिकल ड्रोन्स उसके कमांड पर बैटल में वर्ल करते हैं, होड को श्रेड करते हुए जैसे ही वो काम करती है। वो एडवांस्ड मशीन्स को शॉक में घूरती है, बड़बड़ाते हुए। वो ऑलमोस्ट बिलीव कर सकती है कि वो फ्यूचर से आया है, पर वो सिर्फ उसे अगले डिग पॉइंट के लिए ऑर्डर्स के साथ रीडायरेक्ट करता है। एग्जॉस्टेड वो सैंड में लड़खड़ाती है, उसे हार्टलेस कैपिटलिस्ट बोलकर कर्स करती है जो उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। वो डिमांड करती है कि उसे कब तक खोदना होगा, पर वो उसके प्रोटेस्ट इग्नोर करता है। फ्रस्ट्रेटेड वो उसका नाम चिल्लाती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अचानक उसके बगल में अपीयर होता है, पूछता है कि वो उसे इतने इंटीमेटली क्यों बुला रही है। वो वापस स्नैप करती है कि वो उसे कभी मिस नहीं करेगी, चिल्लाते हुए कि उसे लगा कुछ हो गया था। वो उसे बताता है कि उसने काफी देर खोद लिया और अब अगले स्टेप का वक्त है। जब वो पूछती है कि आगे क्या, लू फोंग ग्लोइंग मैप को काम फोकस के साथ स्टडी करता है, फिर जमीन की तरफ इशारा करता है और डिक्लेयर करता है कि टारगेट यहाँ है। जैसे ही ज़ॉम्बीज की वेव्स उनकी तरफ स्वॉर्म करती है, एना कंफ्यूजन में घूरती है और डिमांड करती है कि ये क्या है, चीखते हुए कि वो उन सबको अंदर क्यों खींच रहा है और एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है। आग सैंड पर स्वीप करती है जैसे ही ज़ॉम्बीज जिंदा जल जाते हैं और आग साइट में सब कुछ निगल लेती है। ड्यून्स आगे क्रैक हो जाते हैं और एक मैसिव शिप डेजर्ट के नीचे से ऊपर उठता है। एना वाइड आइड घूरती है और हाँपती है, पूछती है कि क्या वो पहले से जानता था कि ये यहाँ है, और लू फोंग जवाब देता है कि उसने उसे लोकेशन ढूंढने के लिए खुदवाया था। जमीन कांपती है जैसे ही एक ह्यूज शैडो उठती है। शैडो वर्ल्ड का बॉस वेस्टलैंड के ऊपर टावर कर रहा है और हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बेरीड वेसल की तरफ खींचता है। हल पर वो सील डो के साथ स्ट्रगल करती है जब तक वो एक ग्लोइंग डिवाइस उस पर प्रेस नहीं करता। पीछे देखता है और उसे अपना कदम संभालने को कहता है जैसे ही ब्लू लाइट एंट्रेंस अनलॉक करती है। वो ग्लोइंग हैच के थ्रू साथ में गिरते हैं। एना उसके ऊपर लैंड करती है। फ्लस्टर्ड वो स्क्रैम्बल करके दूर हटती है और पूछती है कि क्या उसे वो मिल गया जो वो ढूंढ रहा था। हमारा बॉय कंफर्म करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि उनका टारगेट एक एक्स रैंक आर्मर है, एक टॉप ग्रेड डिफेंसिव आइटम। जैसे ही वो डिम कॉरिडोर्स में मूव करते हैं, वो उसे बताता है कि 3 तरह के शैडो वर्ल्ड्स होते हैं, इन्फिनिट जो रिपीट होते हैं,
हिडन जो सिर्फ एक बार अपीयर होते हैं और लिमिटेड जो सिर्फ सेट नंबर ऑफ टाइम सर्फेस होते हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि एलियन स्टार रूइंस जिसके अंदर वो है वो पहले ही 2 बार सर्फेस हो चुका है और ये तीसरी और आखिरी बार है जब ये कभी अपीयर होगा। बहुत पहले किसी भी जनरेशन से परे एक सूट ऑफ आर्मर बनाया गया था ह्यूमैनिटी के वापस लड़ने के आखिरी चांस के रूप में, पर शिप जो उसे कैरी कर रहा था वो डिलीवर होने से पहले डिस्ट्रॉय हो गया आर्टिफैक्ट को इस डेजर्ट के नीचे दफन करते हुए। मैकेनिकल रेस को हराने में असमर्थ इंसानों ने एनाहिलेशन चुना, दुनिया को ही खत्म कर दिया और इसलिए आर्मर सदियों तक शिफ्टिंग सैंड्स के नीचे खोया रहा। वो पैर आगे बढ़ाता है जब तक कॉरिडोर एक वास्ट चेंबर में नहीं खुलता जहां एक सिंगल पेडेस्टल सेंटर में ग्लो कर रहा है। लू फोंग रुकता है और कहता है वो पहुंच गए हैं। स्टैंड के ऊपर एक ब्लैक क्यूब रखा है और एना फ्राउन करती है, सोचते हुए कि आर्मर ऐसा क्यों दिखता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, इसकी सरफेस लॉक्ड है और शिफ्टिंग पैटर्न्स हैं जिन्हें एक्टिवेशन से पहले सॉल्व करना होगा। वो क्यूब उठाता है और जल्दी से इसे वर्कआउट करता है। ब्लू लाइट चेंबर में फैलती है जैसे ही आर्टिफैक्ट हम करके जिंदा हो जाता है। बाहर बेरिड शिप जागता है, उसका डोरमेंट सिस्टम एक बार फिर स्टर करता है। क्यूब फ्रैगमेंट्स में शैटर हो जाता है और लाइट कन्वर्ज होती है एक टावरिंग ब्लैक सूट फॉर्म करते हुए जिस पर ग्लोइंग लाइंस ट्रेस्ड हैं। एना की आंखें शॉक में फैल जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि शिप खुद बैटल सूट का हिस्सा है। इंटरफेस कंफर्म करता है एसएसएस ग्रेड वेंचरस अडैप्टिव बैटल सूट, नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल और मोड्स के बीच शिफ्ट होने के काबिल आर्मर से स्पेसक्राफ्ट तक। वो पूछती है कि क्या किसी ने इसे पहले कभी क्लेम किया है और वो उसे बताता है कि एक शख्स ने किया था, पर वर्ल्ड बॉस के एनर्जी क्रिस्टल के बिना आर्मर यूजलेस है। जायंट बॉस पूरी तरह इमर्ज होता है, उसकी प्रेजेंस डेजर्ट को रेजिंग स्टॉर्म में बदल देती है और एना पैनिक करती है, इंसिस्ट करते हुए कि वो एस्केप करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमारा प्रोटैगनिस्ट काम रहता है। एक प्रोजेक्शन उसके सामने लाइट अप होता है जैसे ही वो डिक्लेयर करता है कि कोई जरूरत नहीं है। डेजर्ट वायलेंटली वर्ल करता है जैसे ही स्कॉचिंग हीट बाहर फैलती है और सैंड आर्टिफिशियल सन के चारों तरफ ट्विस्ट करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सोलर फर्नेस है जो एवलॉन से चुराया गया था, सन की पावर सिमुलेट करने के काबिल, पर वो वार्न करता है कि इसे एक्टिवेट होने में वक्त लगता है। एना रियलाइज करती है कि यही वजह है कि वो पहले गायब हुआ था। दूर ऑब्जर्वेशन हॉल में अवेकनर्स पैनिक करते हैं जब वो रात के आसमान में सूरज उगता देखते हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। स्टॉर्म स्ट्रांग होता जाता है। वर्ल्ड बॉस ब्लेजिंग लाइट के खिलाफ दहाड़ रहा है और फिर एक गोल्डन क्रिस्टल हवाओं से नीचे ड्रिफ्ट करता है। लू फोंग इसे कैच करता है और क्रिस्टल को वेटिंग आर्मर के चेस्ट में प्रेस करता है, इसका एक्टिवेशन शुरू करते हुए। गोल्डन क्रिस्टल जगह पर लॉक हो जाता है, कोर ग्लो करता है और प्लेट शिफ्ट होकर सील हो जाती हैं, उसके चारों तरफ टाइटली रैप होते हुए जब तक कि पूरा सूट जिंदा नहीं हो जाता। एना उसे ऑ में घूरती है। हमारा बॉय एक्सप्लेन करता है कि सोलर फर्नेस जल्द ही एक्सप्लोड होगा और उन्हें तुरंत निकलना होगा। आर्मर शिफ्ट होता है एक स्लीक मोटरसाइकिल में ट्रांसफॉर्म होते हुए और वो उसे सीट पर खींच लेता है। वो तेजी से निकल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डेजर्ट उनके पीछे इरप्ट होता है और एक सिस्टम अनाउंसमेंट गूंजती है डिक्लेयर करते हुए कि एलियन रूइंस का फाइनल बॉस मारा जा चुका है और सभी अवेकनर्स 1 मिनट में बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे।